मेरे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं यहाँ एक कहानी लेकर आया हूँ। अगर आपको यह पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसे जारी रख सकूँ। दोस्तों, प्लीज इस चैनल को सपोर्ट करें और वीडियो के लिए सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। चलिए शुरू करते हैं। अध्याय 316 हंटू गैलेक्सी वर्महोल बेस 37। मुनरू किंग जंगटू ने चमकदार आंखों से वीडियो स्क्रीन को देखा। स्क्रीन 2 ब्रह्मांडीय दिन पहले वर्महोल बेस 39 पर हुई लड़ाई दिखा रही थी। इसे सुपरनेट के माध्यम से साझा किया गया था। एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन वांग ये मुन्नू राजा जंगटू की नजर वांग ये पर सफेद बिजली के कवच पर केंद्रित थी। उसने अपनी आंखों में चाहत नहीं छिपाई। यह एक सर्वोच्च खजाना, एक अविनाशी कलाकृति थी। इसकी तुलना में उसने युगोतों से जो खजाना प्राप्त किया था वह बस कचरा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि जिस महिला समुद्री डाकू को उसने फायर चाइम्स से पकड़ा था वह इतनी बड़ी मछली पकड़ लेगी। वह व्यक्ति है जिसकी 5 ब्रह्मांडीय देशों के परिवार तलाश कर रहे हैं। मुझे उसके यहाँ होने की उम्मीद नहीं थी। मुन्नू राजा जंगटू ने अपना हाथ अपने होठों पर रखा और ध्यान से सोचा। हालांकि उसके पास महिला समुद्री डाकू थी, लेकिन वह जानता था कि वांग ये बहुत चालाक था। अब जब उसने इसके बारे में सोचा तो दूसरे पक्ष को शायद पहले से ही पता था कि महिला समुद्री डाकू उसके हाथों में थी, इसलिए वह खुद को नहीं दिखा सकता था। हालांकि चूंकि वह इस क्षेत्र में था, वांग ये के पास भागने की कोई जगह नहीं थी। कुछ ही समय हुआ था कि उन्होंने घेरा सीमित कर लिया और उसे पकड़ लिया। और यदि वह जानता हो कि यह एक जाल है और फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के आ जाता है। फिर जैसा कि लेडी क्विंग ने कहा था, वह एक कामुक भेड़िया है। मुन्नू राजा जंगटू के मुंह के कोने मुड़ गए। समय आने पर वह महिला समुद्री डाकू का इस्तेमाल उसे धमकाने के लिए करता था। उसे यह चिंता करने की जरूरत नहीं होगी कि दूसरा पक्ष हार नहीं मानेगा। जहां तक सीधे टकराव की बात है, सफेद बिजली के कवच के बिना वह सिर्फ एक साधारण डार्क एनर्जी स्तर का योद्धा है। उसे मारना मेरे हाथ उछालने जितना आसान होगा। मुन्नू राजा जंगटू महत्वाकांक्षा से भर गया जब उसने अपने दाहिने हाथ पर एम्बर अंगूठी रगड़ी। अचानक तारों वाला आकाश कंगन चमक उठा। मछली ने चारा ले लिया है। खड़े होकर मुन्नू किंग जंगटू ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच ली। उनका लंबा और भव्य शरीर राजसी आभा बिखेर रहा था। नेट वापस लेने का समय। वर्महोल के सामने सन हार्मनी, जिसकी यात्रा सुचारू थी, धीरे धीरे रुक गई। खुला और वांग ये प्रकट हुए। यह बहुत शांत है। बिल्कुल भी कोई हलचल नहीं है। वांग ये मुस्कुराए। क्या वे दुश्मन को सचेत करने से डरते हैं? वह यहाँ था, हालांकि उसे पता था कि यह एक जाल है। यह दोस्ती, प्रतिबद्धता और आत्मविश्वास के कारण था। जब उसने ब्लू प्लेनेट छोड़ा तो यूमिन ने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे अपने साथ ले लिया और उससे कुछ भी नहीं मांगा। आज वह यूमिन को भी बचाएगा और कुछ नहीं मांगेगा। वाह! वांग ये तेजी से आगे बढ़े। वर्महोल बेस धीरे धीरे उसकी आंखों में दिखाई देने लगा। विशाल इमारत ब्रह्मांड में एक महल की तरह थी जो वर्महोल की कसकर रक्षा करती थी, किसी को भी प्रवेश करने की अनुमति नहीं देती थी। वर्महोल में प्रवेश करने का केवल एक ही रास्ता था। बजरा, बाहर आओ! वांग ये चिल्लाया। बूम! सफेद बिजली 9 शार्प सेबर पर संघनित हुई और वर्महोल बेस की ओर विस्फोटित हुई। उसने लड़ाई शुरू करने के लिए सबसे बर्बर और दबंग तरीके का इस्तेमाल किया। चर्चा, चर्चा, चर्चा। सफेद बिजली ने कहर बरपाया और वर्महोल बेस का अलार्म तुरंत बज उठा। डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों का एक बड़ा समूह बेस से बाहर चला गया। उनकी प्रतिक्रियाएं तेज थी और उनकी आभा उग्र थी। यह स्पष्ट था कि वे लंबे समय से प्रतीक्षा में पड़े थे। 2 सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञ जो दूसरों की तुलना में बहुत मजबूत थे, एक के बाद एक सामने आए। एक छोटे कद का हृष्टपुष्ट व्यक्ति था जिसके हाथ में काले रंग का हल्का विशाल हथौड़ा था। उसके शरीर की मांसपेशियां उभरी हुई थी और लाल रोशनी चकाचौंध कर रही थी। दूसरी, एक महिला, छोटे आदमी से लगभग 2 गुनी लंबी थी। उसने हरा, नीला और लाल वस्त्र पहना था और 2 गोल सिरों वाली एक छोटी छड़ी पकड़ रखी थी। यह कोई आम हथियार जैसा नहीं लग रहा था। एक सुपरस्टार स्तर का योद्धा और एक सुपरस्टार स्तर की क्षमता वाला उपयोगकर्ता। हाँ, इस बच्चे का काला खजाना मेरा है। एमएन किंग डोए ने बढ़त बनाई। विशाल हथौड़े से काली रोशनी निकली और अंधेरे पदार्थ की शक्ति भारी थी। हालांकि वह छोटा था, उसकी आभा मजबूत थी जो आसपास के डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञों को कुचल रही थी। एक अतुलनीय शुद्ध योद्धा। उसके भौतिक शरीर को काले पदार्थ द्वारा बार-बार परिष्कृत किया गया था, जिससे वह ब्रह्मांड की सबसे कठोर धातु के समान हो गया था। बढ़ती युद्ध ऊर्जा तुरंत आकाश में उड़ गई, जिससे एक प्राकृतिक युद्ध क्षेत्र का निर्माण हुआ जो टूट-फूट से डरता नहीं था। बूम! वांग ये चकमा देने में असमर्थ था। युद्ध क्षेत्र का हर कोना एमेंग राजा डोए का क्षेत्र था। आना भाई तब ही ओब्लिवियन कवच के साथ वांग ये निडर थे क्योंकि उनकी युद्धक ऊर्जा बढ़ गई थी। पृथ्वी की आग से उत्पन्न स्वर्गीय बिजली की तरह गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति भड़क उठी प्रतीत होती है। भयानक शक्ति तेजी से काली रोशनी वाले विशाल हथौड़े से फैल गई और फिर एमेंग किंग डोए पर हमला कर दिया। गर्जन! एमेंग किंग डोए गुस्से से चिल्लाए। उसका चेहरा सुर्ख था और उसका शरीर और भी अधिक परिष्कृत और मजबूत था। उसके माथे पर एक टोटेम टैटू गहरा था और उसकी रक्तरेखा फूट पड़ी थी। उसने सफेद बिजली के हमले को नजरअंदाज कर दिया और इसे अपने शरीर पर झेल लिया। एक योद्धा जो भौतिक शरीर के मार्ग में माहिर था। प्रभावशाली, वांग ये ने गुप्त रूप से प्रशंसा की। ब्रह्मांडीय मनुष्यों ने शायद ही कभी भौतिक शरीर के पथ पर ध्यान केंद्रित किया, जिसके लिए व्यक्ति को बार-बार अपने शरीर को काले पदार्थ से तड़का लगाने की आवश्यकता होती थी। आखिरकार यह न केवल कठिन था, बल्कि इसमें किसी के रक्त और भौतिक शरीर की अत्यधिक आवश्यकताएं भी थीं। दुर्भाग्य से दूसरा पक्ष उसका मुकाबला नहीं था। वांग ये उसे जल्दी से खत्म करने ही वाला था कि उसका दिल कांप उठा। ऐसा लगा जैसे वह किसी सपने में आ गया हो। उसकी आंखें चौंधिया गईं। आसपास अनगिनत खूबसूरत महिलाएं प्रकट हुईं, मानो स्वर्ग से आ रही हों। एक खूबसूरत वसंत उद्यान में रास्ते अज्ञात स्थानों की ओर जाते थे और पानी बहता था। फूलों की भीनी-भीनी खुशबू हवा में घुलकर लोगों को मदहोश कर रही थी। ब्रह्म मंत्र? नहीं, यह कोई साधारण ब्रह्म मंत्र नहीं था। इसे सुपरस्टार स्तरीय रिलीज प्रकार क्षमता मंत्र, रियलम आइटम स्पेल के साथ भी जोड़ा गया था। ब्रह्म मंत्र के साथ जुड़कर चेतना के साथ वास्तविक जीवन रूपों का निर्माण श्वेत क्षेत्र की ऊर्जा के साथ हुआ। वांग ये के समृद्ध अनुभव के साथ ये सभी खूबसूरत महिलाएं वास्तविक थीं। प्रत्येक के पास लंबी महिला की चेतना का एक छोटा सा हिस्सा था। वे न सिर्फ लोगों की सेवा करना जानते थे, बल्कि उनके पास काफी अनुभव भी था। दुर्भाग्य से यह उसके खिलाफ बेकार था, जिसके पास दृढ़ दिल और चौंकाने वाली इच्छा शक्ति थी। यह असंख्य रेस वेश्यालय जितना अच्छा भी नहीं है। एक नियमित अतिथि के रूप में वांग ये अपने दिल को विकसित करने और महिलाओं द्वारा प्रभावित न होने के प्रयासों में नियमित रूप से जाते थे। उसका सितारा कोर चमक उठा और उसके सफेद क्षेत्र में काली ऊर्जा फूट पड़ी। उसके सामने का ब्रह्म एक धमाके के साथ टूट गया। ये सब पलक झपकते ही हो गया। क्या लेडी किंग की अभिव्यक्ति थोड़ी बदल गई? उसने नहीं सोचा था कि वह इस मानव युवक को ब्रह्म मंत्र से मार सकती है, लेकिन जब तक वह एक पल के लिए झिझकता, एमेंग किंग डोए के लिए उसे खत्म करने के लिए पर्याप्त होगा। अप्रत्याशित रूप से यह मानव युवा इतना समर्पित था। उसने सुंदरता की ओर आंखें मूंद ली और महिला समुद्री डाकू को बचाने के लिए एक बड़ा जोखिम भी उठाया। कितनी ईर्ष्यालु! लेडी किंग की आंखें ईर्ष्या से भर गईं। उसके हाथ में क्षमता उपयोगकर्ता हथियार से आग की लपटें निकलीं और अग्निकोर ने प्रकाश उत्सर्जित किया। अधेरी ऊर्जा संघनित हुई और अग्नि ऊर्जा की उत्पत्ति बढ़ी। आग ने वांग ये और एमेंग किंग डोए के बीच तीव्र लड़ाई को जला दिया। वांग ये, जो ब्रह्म जादू से बच गया था, अब बाध्य नहीं था। बैटल डोमेन बनाम बैटल डोमेन।
स्पेसलॉक बैटल डोमेन की लड़ाकू ऊर्जा ने एमेन किंग डोए के बैटल डोमेन को दबा दिया। भले ही यह युद्ध क्षेत्र का स्तर, क्षेत्र या ऊर्जा हो, वांग ये का पूर्ण दबदबा था। एमेन किंग डोए का युद्ध क्षेत्र, जिसमें वह सबसे अधिक कुशल था, नष्ट कर दिया गया। घृणित बव्वा, एमेन किंग डोए का चेहरा तमतमा गया। न केवल उनका वंश निम्न था, बल्कि उन्हें अपमानित भी किया गया। एक डार्क एनर्जी स्तर के बच्चे ने उसे कुछ ही राउंड में दबा दिया था। दूसरी पार्टी बहुत ताकतवर थी। यदि उसका शरीर मजबूत न होता तो वह बहुत पहले ही मारा गया होता। और अब वह ज्यादा देर तक विरोध भी नहीं कर सका। गड़गड़ाहट की भयानक सफेद उत्पत्ति हर हमले के साथ उसकी शारीरिक सुरक्षा को खा रही थी। जब उसकी रक्त संबंधी शक्ति समाप्त हो जाती थी, तो वह जल्द ही एक निराशाजनक स्थिति में आ जाता था। किंग का यंग फायर एरे यहाँ है। एमेन किंग डोए और लेडी किंग के बीच एक दूसरे के प्रति गहरी समझ थी और पहले वाले को दूसरे के अद्वितीय कौशल का पता था। इल्यूजन स्पेल और रियलम आइटम स्पेल के अलावा लेडी किंग को अपने हाथ में यंग फायर रॉड पर गर्व था। एक बार जब कोई यंग फायर एरे में फंस गया तो वह भागने में असमर्थ होगा, क्योंकि आग की लपटें हड्डियों में कीड़ों की तरह होंगी। बस एक छोटी सी खामी के साथ युवा आग लक्ष्य के शरीर में प्रवेश कर जाएगी। यह न केवल उसकी आंतरिक दुनिया को नष्ट कर देगा, बल्कि यह उसकी आत्मा को भी जला देगा। यह बेहद डरावना था। एकमात्र दोष यह था कि आक्रमण धीमा था और संघनन का समय बहुत लंबा था। उससे मिलो, एमेन किंग डोए ने अपना काला प्रकाश वाला विशाल हथौड़ा उठाया और एक बार फिर आने वाले हमले का सामना किया। उन्होंने वांग ये के स्पेसलॉक बैटल डोमेन में स्पैटियल लॉक की उपेक्षा की और इसका विरोध करने के लिए अपनी रक्तरेखा का उपयोग किया। इस छोटी अवधि की तो बात ही छोड़िए, इससे थोड़ी देर भी कोई समस्या नहीं होगी। हालांकि इस मानव युवक के पास काले दायरे का खजाना था, लेकिन उसकी आक्रमण शक्ति कुछ भी नहीं थी। अपने शरीर और सुरक्षा के साथ एमेन किंग डोए ने सदमे में अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। इससे पहले कि विशाल हथौड़ा गिर पाता, उसकी छाती पर लगे कवच में छेद हो गया था। प्रकाश का एक सफेद बिंदु जो जेड मन के जैसा दिखता था, कहीं से प्रकट हुआ। एक पल में गड़गड़ाहट की भयानक सफेद उत्पत्ति को एक रास्ता मिल गया और उसके शरीर में विस्फोट हो गया। भयावह शक्ति के लगातार गड़गड़ाने से बड़े पैमाने पर झटके लग रहे थे। ची 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 पलक झपकते ही भाई तवहील ओरिजिन के 3 और मोती उसके शरीर में उड़ेल दिए। वांग ये एमेन किंग डोए के पास से गुजरे क्योंकि उनके भाई तवहील ओब्लिवियन कवच से शानदार रोशनी निकल रही थी। भाई तवहील ओरिजिन के 4 मोतियों ने कवच के मूल प्रभाव को बनाए रखा, जबकि 4 अन्य भाई तवहील ओरिजिन इंटेंट द्वारा नियंत्रित घातक हथियारों में बदल गए। मूल ऊर्जा प्रस्फुटित हुई। टकराना। सफेद बिजली के साथ हुए एक भयानक विस्फोट ने एमेन किंग डोए को चकनाचूर कर दिया, जो भौतिक शरीर के मार्ग में विशेषज्ञ थे। हर तरफ खून बिखरा हुआ था। भले ही उसका रक्तवंश उत्तम हो, फिर भी वह ऐसी भयानक शक्ति का सामना करने में सक्षम नहीं होगा। उसके शरीर के टुकड़े टुकड़े हो गए और वह मर चुका था। असंभव। लेडी किंग का खूबसूरत चेहरा बदल गया और उसका शरीर कांपने लगा। जैसे ही उसने एमेन किंग डोए को मारा हुआ देखा, उसके हाथ में मौजूद यंग फायर रॉड ने आग की उत्पत्ति को संघनित करना समाप्त कर दिया और विस्फोट हो गया। यंग फायर एरे ने वांग ये पर हमला किया, जो डार्क एनर्जी स्तर के गार्डों से गिरा हुआ था। मित्र और शत्रु की उपेक्षा कर युवा अग्नि उतरी। अनगिनत डार्क एनर्जी स्तर के गार्डों ने दयनीय चीखें निकाली। युवा आग हर जगह थी और यहाँ तक कि उनकी आत्माएं भी जलकर शून्य हो गईं। फिर भी आग की लपटों के लिए वांग ये के करीब जाना मुश्किल हो रहा था। बूम बूम बूम। सफेद बिजली और युवा आग टकराई और एक हिंसक विस्फोट हुआ। डार्क एनर्जी स्तर के सभी विशेषज्ञों की मौके पर ही मौत हो गई। इस स्तर की लड़ाई कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे वे झेल सकें। चाहे उनकी रक्षा कितनी भी मजबूत क्यों न हो, वे 2 तत्वों में से एक को भी संभाल नहीं सके। दोनों का सामना हुआ। भगवान भी उन्हें नहीं बचा सके। वाह! जवानी की आग बुझ गई। सफेद बिजली की विशाल ऊर्जा और शक्तिशाली उत्पत्ति का सामना करते हुए यंग फायर एरे जिस पर लेडी क्वीन को बहुत गर्व था, वह बनने से पहले ही नष्ट हो गई थी। मौलिक क्षमता उपयोगकर्ताओं के बीच लड़ाई में सबसे मजबूत तत्व वाला व्यक्ति जीतेगा। उच्च आयामी ऊर्जा के साथ दमन। यह एक अविनाशी कलाकृति है। जब वांग ये ने एमेन किंग डोए को मार डाला, तो लेडी क्वीन को इसका अंदाजा पहले ही हो गया था। और इस समय वह 100% आश्वस्त थी। उसकी आंखों में घबराहट झलकने लगी। वह भागना चाहती थी, लेकिन उसके लिए 1 इंच भी आगे बढ़ना मुश्किल हो गया था। पिंग। स्पेसलॉक बैटल डोमेन। आसपास की जगह को सील कर दिया गया। भयानक मानव युवा लेडी किंग के सामने प्रकट हुआ और उसके हाथों में सफेद बिजली चमक उठी। मरना। वांग ये की आवाज उसके कानों में घुसी। उसका त्रिरंगीय वस्त्र वज्र के श्वेत उद्गम को उसके शरीर में प्रवेश करने से रोकने में असमर्थ था। रोशनी कम हो गई और वह धूल में बदल गई। बूम। लेडी किंग का शरीर फट गया। स्पेसलॉक बैटल डोमेन गायब हो गया। वांग ये तारों भरे आकाश में खड़ा था और आसपास का वातावरण शांत था। उसने अपना हाथ उठाया और भाई तवहील ओरिजिन के 4 मोती भाई तवहील ओब्लिवियन कवच में लौट आए। वह अकेला था, अपनी आभा से दृश्य को दबा रहा था। जाल, घात। जब तक वह काफी मजबूत था, वह इसे कुचल सकता था। वांग ये ने निडर होकर वर्महोल बेस में कदम रखा। क्या मुन्नू राजा जंगतु स्तब्ध रह गए। निगरानी वीडियो को देखकर उनके विचार उलझन में थे। चाहे वह मेन किंग डोए का शक्तिशाली शरीर हो या लेडी क्विंग की क्षमता का जादू, उन्हें वांग ये पर लगाम लगाने में सक्षम माना जाता था। फिर भी सेना में शामिल होने के बाद भी दोनों को आसानी से मार दिया गया। क्या वह सचमुच डार्क एनर्जी स्तर पर था? एक और काले दायरे का खजाना। मुन्नू राजा जंगतु अपनी आंखों में ईर्ष्या को छिपा नहीं सका। वह लालची और डरपोक दोनों था। यहाँ तक कि मुन्नू परिवार का सबसे अच्छा खजाना भी वांग ये के किसी भी खजाने से तुलना नहीं कर सकता। जब उसने टीम एम्बर को मारा था, तब से वह कहीं अधिक मजबूत है। मुन्नू राजा जंगतु बहुत झिझक रहे थे। वह मूल रूप से बहुत आश्वस्त था, लेकिन वांग ये द्वारा 2 सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञों को मारने के बाद वह डगमगाने लगा। क्या उसे जोखिम लेना चाहिए? निगरानी स्क्रीन पर वांग ये अकेले वर्महोल बेस में घुस गए और सभी को मार डाला। मुन्नू राजा जंगतु ने अपना जबड़ा और मुट्ठियां भींच लीं। फिर उसने दरवाजा खोला और बड़े कदमों से बाहर चला गया। परिवार के नेता के रूप में अगर वह इस तरह भाग जाते, तो भविष्य में चिमकंग परिवार में खड़े होने के लिए उनके पास क्या चेहरा होता? यह अपमान उसे जीवन भर हंसी का पात्र बना देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वांग ये को मारने का इनाम बहुत बड़ा था। 50% की तो बात ही छोड़ दें, भले ही उसके पास केवल 30% या 40% आत्मविश्वास हो, फिर भी उसे वांग ये को हराने की कोशिश करनी चाहिए। वर्महोल बेस में डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ एक-एक करके आगे बढ़े। वांग ये ने कोई दया नहीं दिखाई, प्रत्येक स्लैश साफ कर दिया। टकराना, टकराना, टकराना। बेस के आग्नेयास्त्रों से गोलीबारी की गई, लेकिन वांग ये ने कहर बरपाना जारी रखा, जिससे वर्महोल बेस उल्टा हो गया। चिमेंग परिवार के ये साधारण रक्षक चींटियों की तरह थे, जो एक भी झटका नहीं झेल सकते थे। सारी जमीन पर लाशें बिखरी हुई थीं। खून की तीखी गंध वर्महोल बेस की हवा में फैल गई, जो आग्नेयास्त्रों की जली हुई गंध के साथ मिश्रित थी। यह एक जीवित नरक के समान था। जब कोई नहीं बचा, तभी लड़ाई धीरे-धीरे रुकी। वांग ये ने आगे देखा। भव्य आभा वाला एक व्यक्ति बेस की दूसरी मंजिल पर लंबा और सीधा खड़ा था। उसकी बाघ जैसी आंखें चमकीली थीं। उसके बगल में यूमिन थी, जो विशेष बेड़ियों से बंधी हुई थी और उसका मुंह बंद था। वांग ये को देखकर यूमिन की खूबसूरत आंखें सदमे से चौड़ी हो गईं। वह द्रवित और चिंतित दोनों थी, स्वयं के लिए दोष से भरी हुई थी, जिसमें मिठास का संकेत भी मिला हुआ था। उसकी भावनाएं बेहद जटिल थीं।
एक सुपरस्टार स्तर का विशेषज्ञ इस तरह की घृणित और बचकानी पद्धति का उपयोग करने के बारे में नहीं सोचेगा, है ना? वांग ये हंसे। जब तक विधियां उपयोगी हैं, तब तक अच्छा या बुरा जैसी कोई चीज नहीं होती, नहीं घृणित जैसी कोई चीज होती है। आप इतने बचकाने तो नहीं हैं, है ना? मुनरू किंग जंगटू की आवाज धीमी थी। उसे जाने दो और मैं तुम्हें जीवित रहने दूंगा, वांग ये ने शांति से कहा। मुनरू राजा जंगटू ने उधर देखा। ऐसा लगता है कि आप स्थिति को समझ नहीं रहे हैं। इस समय मैं सत्ता में हूँ, आप नहीं। आप वह हैं जो स्थिति को नहीं समझते हैं, वांग ये ने उपहास किया। ब्रह्मांड में जीवित रहना ताकत पर निर्भर करता है। तुम्हें जीवित रहने की इजाजत देकर मैं पहले से ही तुम पर बहुत बड़ा उपकार कर रहा हूँ। दरार। मुन्नू राजा जंगटू की तलवार यूमिन की लंबी और गोरी गर्दन पर लगी और खून की बूंदें बहने लगीं। क्या तुम्हें सच में डर नहीं लगता कि मैं उसे मार डालूंगा? मुन्नू किंग जंगटू ने वांग ये को ऐसे देखा जैसे वह उसकी अभिव्यक्ति से कुछ देखना चाहता हो। यदि आपके पास क्षमता है तो उसे मार डालो, वांग ये ने कहा। न केवल तुम मरोगे बल्कि तुम्हारे परिवार और कुल के लोग भी मरेंगे। मैं मुन्नू ग्रह पर जाकर तुम्हारे मुन्नू परिवार को नष्ट कर दूंगा, उसके साथ दफन होने के लिए। उनकी उदासीन आवाज अतुलनीय आत्मविश्वास से भरी थी, जिससे मुन्नू राजा जंगटू का हाथ बेवजह कस गया। आप मुझे जानते हैं? मुन्नू राजा जंगटू की व्याग्र दृष्टि तेज थी। बेशक, मुन्नू परिवार के पारिवारिक नेता मुन्नू राजा जंगटू। आपने बार-बार मेरा शिकार करने के लिए अपने कुल के लोगों को भेजा, वांग ये ने कहा। मैं तुम्हें कैसे नहीं जान सका? मुन्नू राजा जंगटू। हालांकि आपकी स्थिति के साथ आपके लिए मेरे अस्तित्व के बारे में न जानना सामान्य बात है। आखिरकार, वांग ये ने कहा। मैं मुन्नू परिवार के शासन के तहत एक छोटे से कॉलोनी ग्रह से आया एक घटिया इंसान हूँ। मुन्नू राजा जंगटू स्तब्ध रह गए। वांग ये एक कॉलोनी ग्रह का मानव था। इसके अलावा वह मुन्नू परिवार के कॉलोनी ग्रह से था। क्या मजाक? उसे क्यों नहीं पता? बूम। तुरंत ही मुन्नू राजा जंगटू को झटका लगा, वांग ये ने तुरंत हमला बोल दिया। जैसे ही नाइन शार्प सेबर ने हवा को छेदा, सफेद बिजली हवा में भर गई। उनके दाहिने हाथ में मौजूद स्पेसलॉक सेबर ने भारी मात्रा में ऊर्जा उत्सर्जित की और इसकी रहस्यमय नक्काशी उज्ज्वल थी। उसी समय श्वेत क्षेत्र की काली ऊर्जा प्रकट हुई और एक अवरोध बनाते हुए यूमिन पर उतरी। जब तक मुन्नू राजा जंगटू वास्तव में अपनी सुरक्षा की परवाह नहीं करता और यूमिन के साथ मिलकर नष्ट नहीं होना चाहता, वह निश्चित रूप से बंधक को छोड़ देगा और उसके साथ लड़ेगा। चाहे कुछ भी हो, वह अभी भी एक सुपरस्टार स्तर का योद्धा था। हम एक पल के लिए झिझकने के बाद मुन्नू राजा जंगटू ने निर्णायक रूप से यूमिन को त्याग दिया। तलवार की रोशनी ने अंधेरे पदार्थ को संघनित किया जबकि प्रकाश और छाया प्रतिच्छेद करते थे। प्रतीत होता है कि धीमा हमला तुरंत पहुंच गया। समय का पथ। चर्चा चर्चा चर्चा। वाइट व्हील ओब्लिवियन कवच जल उठा और वांग ये ने निर्णायक रूप से जवाब दिया। थंडर फ्यूजन तकनीक एक फ्रंटल हमला था और स्पेसलॉक सेबर का युद्ध डोमेन दिखाई दिया। बूम। लड़ाकू ऊर्जा का विस्फोट हुआ और स्पेसलॉक बैटल डोमेन फैल गया। इसका मुन्नू राजा जंगटू पर अधिक प्रभाव नहीं पड़ा क्योंकि वह अंतरिक्ष की राह में कुशल नहीं था। तलवार की परछाइयां ओवरलैप हो गईं और जोरदार शक्ति समय के पथ के साथ मिश्रित हो गई। तलवार तकनीक की अवधारणा एक उभरती हुई पेंटिंग की तरह गहरी थी। हम एक और झटक के बाद वांग ये को अचानक कुछ एहसास हुआ। गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति से प्रतिक्रिया मुन्नू राजा जंगटू को प्रभावित नहीं कर सकी। दूसरा पक्ष उस छोटे और मजबूत आदमी से अलग था जिसे उसने पहले मारा था, जिसने हमले का सामना करने के लिए अपने रक्त और गहरे पदार्थ वाले शरीर का इस्तेमाल किया था। मुन्नू राजा जंगटू ने अपने हाथ पर एम्बर रिंग पर भरोसा किया, जो सफेद बिजली की मूल ऊर्जा को अवशोषित कर सकता था। मुन्नू राजा जंगटू की तलवार तकनीक ने बढ़त हासिल कर ली थी। आदान प्रदान के केवल 3 दौर में उन्हें पहले ही पता चल गया था कि भाई तभी ओब्लिवियन आर्मर की खामी कहाँ थी। बूम। जिस क्षण मुन्नू राजा जंगटू की तलवार उनके शरीर पर गिरी, वांग ये ने भाई तभी ओरिजिन को सटीक रूप से नियंत्रित किया और वह अचानक बाहर निकल गई, सीधे पूर्व की ओर बढ़ गई। वाह! मुन्नू किंग जंगटू की आकृति एक भूत की तरह थी और वह वास्तव में इसे चकमा देता था। समय के पथ पर उनकी उपलब्धियां अत्यंत ऊंची थीं। दुर्भाग्य से भले ही युद्ध क्षेत्र के भीतर समय का रास्ता सील नहीं किया जा सका, दूसरे पक्ष का स्थान वांग ये के लिए स्पष्ट था। आभासी छवि मंत्र के साथ वांग ये 2 भागों में विभाजित हो गया और सीधे मुन्नू राजा जंगटू के पास गया, जिसे विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ा। तलवार की तकनीक ने आभासी छवि को भेद दिया और तेज तलवार की ऊर्जा ने इसे नष्ट कर दिया। मुन्नू राजा जंगटू पर हमला करते हुए थंडर के क्षति विरोधी प्रभाव की सफेद उत्पत्ति एक बार फिर से शुरू हो गई थी। अत्यंत उत्तम गति तकनीक और समय का पथ होने के कारण मुन्नू राजा जंगटू ने इसे आसानी से चकमा दे दिया। वांग ये समझ गए, यदि दूसरे पक्ष की उंगली पर एम्बर अंगूठी वास्तव में गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति को अवशोषित कर सकती है, तो उसे चकमा देने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होगी। पाबंदियां थीं या यूं कहें कि एक सीमा थी। बूम बूम बूम। वांग ये ने गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति को बिना किसी रोक-टोक के जारी किया और अब पीछे नहीं हटे। युद्ध क्षेत्र के भीतर भाइटवक्कल ओरिजिन के 8 मोतियों ने असीमित सफेद बिजली छोड़ी, जिसने उस क्षेत्र को कवर किया जहां मुन्नू राजा जंगटू थे। वे हर जगह थे और छिपने की कोई जगह नहीं थी। वांग ये कदम दर कदम बंद हुए। थंडर फ्यूजन तकनीक के साथ मिलकर सफेद बिजली ने उसके हमलों को और भी भयंकर बना दिया। मुन्नू परिवार के पारिवारिक नेता के खिलाफ उनका पलड़ा भारी था। भले ही मुन्नू राजा जंगटू की तलवारबाजी बेहद गहरी थी, वह वांग ये के सामने असहाय थे, जिनके पास भाई तभी ओब्लिवियन कवच था जो उनकी रक्षा कर रहा था, जिससे उन्हें अपने हमलों को नजरअंदाज करने की अनुमति मिल गई थी। चर्चा चर्चा चर्चा। सफेद बिजली उसके शरीर में चुभ गई। उसके हाथ पर एम्बर अंगूठी चमक रही थी, लेकिन यह अब गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति का थोड़ा सा भी अवशोषित नहीं कर सका। हद हो गई थी। पिंग। मुन्नू राजा जंगटू थंडर फ्यूजन तकनीक से प्रभावित हुए थे। वज्र की सफेद उत्पत्ति मुन्नू राजा जंगटू के युद्ध कवच पर रेंग गई, जिससे उनकी युद्ध ऊर्जा और शक्ति कम हो गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया और अत्यंत कुरूप हो गया। वह भी अपनी सीमा पर पहुंच गया था। वह बहुत मजबूत है। मुन्नू राजा जंगटू घबरा गया। वांग ये ने वीडियो में जो देखा था उससे कहीं अधिक मजबूत था। उनके पास युद्ध कौशल, इच्छाशक्ति और बिना किसी डर के मारने की अदम्य इच्छाशक्ति थी। उनमें न केवल एक उच्च कोटि के मानव की प्रतिभा थी, बल्कि एक कॉलोनी ग्रह के मानव की दृढ़ इच्छाशक्ति भी थी। उससे निपटना बेहद कठिन था। करीपान प्रकाश ने युद्ध क्षेत्र को घेर लिया। मुन्नू राजा जंगटू ने गुड़गुड़ाया और दर्द भरी अभिव्यक्ति प्रकट की। उनका सुपरस्टार स्तर का शरीर गड़गड़ाहट की भयानक सफेद उत्पत्ति का सामना नहीं कर सका, जिससे वह घायल हो गए और वापस लौटने को मजबूर हो गए। जी। मुन्नू राजा जंगटू की तलवार वांग ये की रक्षा के माध्यम से टूट गई और उसे चकनाचूर कर दिया, लेकिन उसी समय गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति ने हमला किया। एक पल में भाई तभी ओब्लिवियन कवच पर भाई तभी ओरिजिन ने पूर्व के शरीर में प्रवेश किया और गड़गड़ाहट की भयानक सफेद उत्पत्ति उसके शरीर में विस्फोट हो गई। हर जगह खून बिखरा हुआ देखकर मुन्नू राजा जंगटू ने जोर से चीख निकाली। वह बुरी तरह घायल हो गया था। झपट्टा मारना। वांग ये का टूटा हुआ शरीर बरामद हुआ। उसी समय भाई तभी ओरिजिन के अन्य 2 मोती मुन्नू राजा जंगटू के शरीर में गिर गए। बूम बूम। दोहरी तोप फट गई। जमीन पर गिरते ही मुन्नू राजा जंगटू का चेहरा खून से लथपथ हो गया। घोर पराजय। मुन्नू राजा जंगटू अनिच्छा और निराशा से भर गया था। वांग ये अपनी करीपान के साथ पहुंचे। वह हवा में मड़राया और मुन्नू परिवार के पारिवारिक नेता की ओर देखा। दूसरा पक्ष ऊंचा और शक्तिशाली हुआ करता था, परंतु अब वह मिट्टी के समान नीच था। ब्लू प्लेनेट के लिए मुन्नू परिवार बहुत शक्तिशाली था।
परिवार के नेता की तो बात ही छोड़िए, यहाँ तक कि सामान्य कुलवासी और लौकिक मनुष्य भी ऐसे अस्तित्व थे जो पहुंच से बाहर प्रतीत होते थे। लेकिन अब बस ऐसा वैसा वांग ये ने मुनरो किंग जंगटू की छाती पर कदम रखा। नीले ग्रह के साथ खेल रहे हैं, वह अब मर सकता है। आप भाग नहीं सकते। वांग ये मुनरो राजा जंगटू ऐसे पागल हो गया था जैसे वह पागल हो गया हो। उसका चेहरा खून से लथपथ था और वह चिल्ला रहा था, 5 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवार मुझसे बदला लेंगे। वांग ये ने भावहीन होकर अपना हाथ उठाया। उस पल में मुनरो राजा जंगटू के शरीर में भाई तबहीर उत्पत्ति के 3 मोती चमक उठे जैसे कि गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति फूट पड़ी। बूम बूम बूम। सफेद बिजली ने मुनरो राजा जंगटू के शरीर को अपनी चपेट में ले लिया और उसे चकनाचूर कर दिया। वांग ये ने अपना खजाना हटा दिया और तुरंत यूमिन को रिहा कर दिया। बाद वाली का सुंदर चेहरा अभी भी सदमे से भरा हुआ था क्योंकि उसने वांग ये को ऐसे देखा जैसे वह उसे नहीं जानती हो। क्या यह वांग ये मानव युवक था जो एक कॉलोनी ग्रह से भाग गया था और फिर मुनरो परिवार द्वारा उसका शिकार किया गया था? उन्होंने एक सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञ को परेशान किया था। यहाँ तक कि उसका 16वां भाई भी मुनरो राजा जंगटू के हाथों मर गया था और उसे कैद कर लिया गया था। न केवल बदला लेने की कोई उम्मीद नहीं थी बल्कि वह बर्बाद भी हो गई थी। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह दोबारा दिन का उजाला देख पाएगी। मुझे लगता है कि उसे बचाने वाला व्यक्ति वांग ये था। यहाँ मेरा इंतजार करो, मैं जल्द ही वापस आऊंगा। वांग ये ने जाल में फंसी मछली को साफ कर दिया। वह वर्महोल बेस में बह गया और चिमेंग परिवार के सभी गार्डों को मार डाला जिससे पूरा बेस नष्ट हो गया। लूटपाट के एक दौर के बाद वह यूमिन के साथ चला गया। चर्चा चर्चा चर्चा। गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति ने वर्महोल बेस को विस्फोटित कर दिया। वांग ये हैरान यूमिन के साथ वे प्रवाही सेशन हार्मनी में लौट आए। जारी रखना। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवार क्रोधित थे, विशेषकर रेड रिवर कॉस्मिक नेशन जिसके सुपरस्टार स्तर के योद्धा लगातार मारे गए थे। यह विशेष रूप से अपमानित महसूस हुआ। धिक्कार है, उसे भागने मत दो। वह हम 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के साथ ऐसा व्यवहार कर रहा है जैसे उसने कुछ नहीं किया। अगर हमने उसे इस तरह भागने दिया तो हम भविष्य में अपना सिर उठाना भूल सकते हैं। वह भाग नहीं सकता। हमारे सभी लोग बाहर हैं। सैन्य शिविर ने लगभग पूरी तरह से हंटू गैलेक्सी का पता लगा लिया है। जब तक प्राकृतिक वर्महोल सील है वह बच नहीं पाएगा। अधिक से अधिक वह कृत्रिम वर्महोल के आसपास घूम सकता है। देर सवेर वह हमारे द्वारा पकड़ा जाएगा। लेकिन क्या आपने किसी समस्या के बारे में सोचा है? हालांकि वह अपनी मौजूदा ताकत के साथ हमारी नजरों से बच नहीं सकता है। वर्महोल्स को सील करने वाले सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञों में से कौन उसे रोकने में आश्वस्त है? 5 लौकिक राष्ट्रों के परिवारों के मुखियाओं ने एक दूसरे को देखा और चुप हो गए। वास्तव में यह डार्क एनर्जी स्तर का मानव बहुत डरावना था। विशेष रूप से अविनाशी कलाकृतियों के साथ जुड़ने के बाद उसकी ताकत और भी अधिक विस्फोटक हो गई थी। वर्महोल अड्डों की सुरक्षा के प्रभारी केवल सामान्य सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञ थे। वे उसे रोक नहीं सके। सामान्यतया ये सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञ काले क्षेत्र के डार्क एनर्जी स्तर के मनुष्यों से निपटने के लिए पर्याप्त थे। उन्हें ऐसे राक्षस के प्रकट होने की आशा नहीं थी। किसी को तुरंत यहाँ बुलाओ। परिवार में बहुत सारे विशेषज्ञ हैं, लेकिन उन्हें यहाँ पहुंचने में समय लगेगा। चिंता मत करो, पहले उसे घेर लो। आसपास की आकाशगंगाओं का अभी सैन्य शिविर द्वारा पता लगाया गया है। वह बिना मानचित्र के नहीं जा सकता। सही, सैन्य शिविर पास में ही है। आप में से किसके साथ उनके अच्छे संबंध हैं? जाओ और उनसे कुछ लोगों को उधार लो। 10 लौकिक दिन बाद। चर्चा चर्चा चर्चा। हंटू गैलेक्सी में वर्महोल बेस 45 में विस्फोट हो गया। वांग ये बिना पीछे देखे चले गए। वह अपने काले दायरे में डार्क एनर्जी स्तर के उपकरणों के कई और टुकड़े जोड़कर सन हार्मनी में लौट आया। इस बिंदु पर वह बार-बार वर्महोल बेस के माध्यम से स्वीप करने के बाद अपने लाभ के प्रति सुन्न हो गया था। केबिन का दरवाजा खुला जिसमें लंबे लाल बालों वाली यूमिन और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान दिखाई दी। उसने वांग ये को शाबाशी दी। 10 दिन बीत चुके थे और वह धीरे-धीरे अपने 16वें भाई की मृत्यु के दुहक से बाहर आ गई थी। मास्टर बहुत अद्भुत है। आशेंग जो सन हार्मनी की मरम्मत कर रहा था ने उसकी चापलूसी की। वांग ये मुस्कुराए और रडार मानचित्र खोला। यूमिन चुपचाप झुक गया और उसके पास बैठ गया। क्या तुम नहीं जीते? आप किस विषय में चिंतित है? यूमिन ने वांग ये की खूबसूरत आंखों में प्रशंसा के साथ देखा। लौकिक समुद्री डाकू ताकतवर की पूजा करते थे, इस बात का जिक्र नहीं करते थे कि वांग ये उनके रक्षक थे। यूमिन को लंबे समय से उससे प्यार हो गया था। वह बहुत अद्भुत था। केवल 10 ब्रह्मांडीय दिनों में वांग ये ने अकेले ही 3 वर्महोल अड्डों को नष्ट कर दिया और अन्य 5 सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञों को मार डाला। वांग ये ने कहा, बहुत कम जानकारी है। वर्महोल बेस के नेटवर्क को पहचान की आवश्यकता है, इसलिए हम प्रवेश नहीं कर सकते। स्पिरिट स्पेल द्वारा एकत्र की गई जानकारी बहुत कम है। हम अब भारी मुसीबत में हैं। पुनः यूमिन को समझ नहीं आया। कैसी परेशानी? 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों की घेराबंदी, क्या हम उन सभी पर टोल नहीं लगा सकते? लौकिक समुद्री डाकू सरल स्वभाव के थे। वांग ये ने कहा, समस्या यह है कि हम उन सभी पर टोल नहीं लगा सकते। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवारों को सैन्य शिविर से जानकारी मिलती है। घेरा हमारी उम्मीद से ज्यादा बड़ा है। हमने लगातार 3 वर्महोल अड्डों को पार किया है और वे सभी सुरक्षित हैं। इसका मतलब यह है कि पीछे के वर्महोल संभवतः समान हैं। लेकिन अगर वे हमारे ठिकाने जानते हैं तो उन्होंने हमें पकड़ क्यों नहीं लिया? यूमिन को समझ नहीं आया। ऐसा नहीं है कि वे ऐसा नहीं करना चाहते, लेकिन उनमें ऐसा करने की क्षमता नहीं है। वांग ये ने कहा, 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवारों ने अब तक जो रक्षक स्थापित किए हैं वे मुझे परेशान नहीं कर सकते। क्या हमें दूसरा रास्ता अपनाना चाहिए? यूमिन ने पूछा। वांग ये ने अपना सिर हिलाया। इसका कोई फायदा नहीं है। हम खुले में हैं और वे अंधेरे में हैं। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र जानते हैं कि हम कहाँ हैं। यदि वे एक अलग रास्ता चुनते हैं तो दुश्मन अपनी रक्षा की दिशा पूरी तरह से बदल सकता है। जब तक कि काले क्षेत्र के आसपास कोई ऐसा क्षेत्र न हो जिसे उन्हें अभी तक तलाशना था और वह इस क्षेत्र के बारे में सारी जानकारी जानता था, अन्यथा वह जाल में तैर रही मछली की तरह होता। चाहे वह कहीं भी तैरे, जाल वहीं रहेगा। इसके अलावा यह जाल सिकुड़ रहा था, उसे पकड़ना चाह रहा था। उन्होंने जाल नहीं खींचा क्योंकि उनके पास कोई विशेषज्ञ नहीं था जो उसे कुचल सके। समय समाप्त हो रहा है, वांग ये बहुत अच्छी तरह से जानता था। हंटू गैलेक्सी, वर्महोल बेस 77, रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के वे कायर वास्तव में एक डार्क एनर्जी स्तर के बच्चे से डरते हैं। कितना शर्मनाक! सिल्वर जेड कॉस्मिक नेशन के सुपरस्टार स्तर के योद्धा लू जियाओयोंग ने बेस पर गश्त करते समय व्यंग्य किया। 4 सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञों और लगभग 100 डार्क एनर्जी स्तर के गार्डों ने एक बड़ी संरचना में उसका पीछा किया। क्या तुम वही नहीं हो? एक माथहत ने मन ही मन उत्तर दिया। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं होता कि आपके द्वारा खींची गई लॉटरी के कारण आपको इस आधार की रक्षा करने के लिए मजबूर किया गया था, तो क्या आप आते? इस तरह के गठन और उपकरणों के साथ यह अग्रिम पंक्ति में राक्षसों और शैतानों से लड़ने के लिए पर्याप्त था। डार्क एनर्जी स्तर के मानव को नष्ट करने की बात तो दूर की बात है। अचानक बीम बीम बीम, अचानक बेस का अलार्म बज उठा। लू जियाओयोंग की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। दहाड़ते-दहाड़ते उसकी आवाज एक समय कर्कश हो गई थी। सतर्क रहें, तुरंत सावधान रहें, बिना दया के अतिचारियों को मार डालो। बूम बूम बूम। बेस की रक्षात्मक आग्नेयास्त्रों ने स्वचालित रूप से घुसपैठियों का पता लगाया और गोलीबारी शुरू कर दी।
तोपखाने की आग और लेजर बीम को बिना रुके दागा गया, लेकिन डार्क एनर्जी स्तर के गार्डों की चीखें अंतहीन थीं। वर्महोल का आधार आग का समुद्र था। बिजली चमकी और लू जियाओयोंग के नेतृत्व में सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञों की अभिव्यक्ति में भारी बदलाव आया। वज्र की श्वेत उत्पत्ति। सफेद बिजली यम के हस्ताक्षर। जाओ, तुम सब आक्रमण करो। लू जियाओयोंग का चेहरा तमतमा गया था। उसके सामने धुएं और आग के बीच सफेद बिजली से ढकी एक आकृति हाथों में 2 करीपान लिए निकली। डार्क एनर्जी स्तर के गार्ड एक के बाद एक गिरते गए और कोई भी जीवित नहीं बचा। सफेद बिजली यम। यह उपाधि कब 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवारों में फैलनी शुरू हुई, पता ही नहीं चला। इस उपाधि को धारण करने वाले व्यक्ति ने विभिन्न आकारों के 10 से अधिक वर्महोल बेसों के साथ-साथ अनगिनत सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञों का वध किया था। विशेषज्ञ चाहे किसी भी लौकिक राष्ट्र परिवार के क्यों न हो, बच नहीं सकते थे। एक डार्क एनर्जी स्तर के मानव ने सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञों को एक के बाद एक मार डाला था, जिससे इन परिवारों को, जो आमतौर पर उच्च और शक्तिशाली थे, चेहरा खोना पड़ा। शुरुआत में ही उन्होंने दूसरे दल को रोकने के लिए शक्तिशाली सुपरस्टार स्तर के योद्धाओं को भेजा। और अब 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवार बारी-बारी से वर्महोल अड्डों की रक्षा करते हैं। सभी ने वांग ये को ऐसे देखा मानो वे नर्क के राजा को देख रहे हों। उन्होंने उसे भर्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन वांग ये नहीं माने और अंततः वे मारे गए। हर कोई, थोड़ी देर और रुको, वह बच नहीं सकता। जिउंगडान परिवार के मध्यवर्ती सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञ जिउंगबा अगले 10 ब्रह्मांडीय दिनों में पहुंचेंगे। एक मध्यवर्ती सुपरस्टार स्तर का विशेषज्ञ, क्या वह पर्याप्त है? मेरे यिनहांग परिवार ने व्हाइट लाइटनिंग यम को मारने के लिए एक उन्नत सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञ को भेजा है। उसे कम से कम 7 ब्रह्मांडीय दिन लगेंगे। ऐसे उन्नत सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञ को रखने का क्या फायदा जो बेकार है? व्हाइट लाइटनिंग यम केवल डार्क एनर्जी स्तर पर है, लेकिन क्या वह सभी स्तरों पर समान रूप से हत्या नहीं कर रहा है? इस बार प्यूर्टे परिवार ने वांग ये के साथ प्रतिस्पर्धा करने के लिए क्षेत्र से स्टार डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ को भेजा है। पांचों लौकिक राष्ट्रों के परिवार आत्मविश्वास से भरे हुए थे। फिलहाल वे वांग ये के साथ कुछ नहीं कर सके, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वे अपनी बुद्धि के अंत में थे। यदि सैन्य शिविर की निर्दयी अस्वीकृति के लिए नहीं, तो दूसरा पक्ष इतना अहंकारी कैसे हो सकता है यदि उन्होंने कुछ जनरलों को भेजा हो? सैन्य शिविर के उन विशेषज्ञों की तुलना में जिन्हें लंबे समय तक युद्ध के मैदान में प्रशिक्षित किया गया था, व्हाइट लाइटनिंग यम कुछ भी नहीं था। बात बस इतनी थी कि बिल्ली दूर थी, इसलिए चूहे खेलते रहे। जब तक उनके लोग पहुंचे, जल्द ही। अच्छा नहीं, सफेद बिजली यम फिर से प्रकट हुई है। वर्महोल बेस 91 गिर गया है। कोई संकेत नहीं है। हम उनसे बिल्कुल भी संपर्क नहीं कर सकते। वे सभी फिर से मारे गए हैं। जिम्मेदारों के चेहरे तमतमाए हुए थे। ये तो बहुत ज्यादा था। सूर्य सद्भाव। आप वापस आ गए। यूमिन, जो खेती कर रहा था, ने खुला देखा और वांग ये को देखकर मुस्कुराया। वह पहले से ही इसकी आदी थी। जैसा कि वांग ये ने कहा था, 5 ब्रह्मांडीय देशों में से कोई भी परिवार लड़ नहीं सकता था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कौन सा वर्महोल बेस था, चाहे कितने भी सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञ हों, उनमें से कोई भी उसे रोक नहीं सका। वर्तमान में उन्होंने पहले से ही अनगिनत डार्क एनर्जी स्तर के उपकरण एकत्र कर लिए थे। हाँ, वांग ये ने यूमिन की ओर सिर हिलाया और रडार दृश्य खोला। उन्होंने स्पिरिट स्पेल से प्राप्त जानकारी के टुकड़े को दर्ज किया और रडार स्क्रीन पर मानचित्र को देखा। वह गहरे सोच में पड़ गया। हवा शांत थी और केवल यूमिन की तलवार चलाने की आवाज ही सुनाई दे रही थी। अचानक वांग ये ने अपनी उंगलियां थपथपाई और रडार का दृश्य बदल गया। वह खड़ा हुआ और कंट्रोल कंसोल की ओर चला गया। मुड़े और 37 डिग्री उत्तर से पश्चिम की ओर चलें। वांग ये की आवाज निर्णायक थी और उनकी अभिव्यक्ति शांत थी। हाँ मास्टर, लुलू ने उत्तर दिया। हम। यूमिन की तलवार कांप उठी और रुक गई। उसने आश्चर्य से अपनी बड़ी-बड़ी आंखों से देखा। फिर उसने अपनी तलवार म्यान में रखी और चल दी। तुमने अचानक दिशा क्यों बदल ली? उसने वांग ये को अपनी खूबसूरत आंखों से देखा। अगर हम इस रास्ते पर चलते रहे, तो यह एक मृत अंत होगा। यह क्षेत्र अज्ञात है, वांग ये ने कहा। हमने इसके बारे में जो जानकारी प्राप्त की है, वह यह भी है कि यह एक तरफा मार्ग है। यदि विशेषज्ञ आगे का रास्ता रोकते हैं, तो हम केवल पीछे हट सकते हैं। हालांकि 5 ब्रह्मांडीय देशों की मानचित्र जानकारी हमसे कहीं अधिक है। जब तक वे हमें पीछे से घेरेंगे, हमारे लिए मुश्किलें खड़ी कर देंगे। यह काफी जांच है। सीमित जानकारी के साथ हमारे लिए 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के घेरे को तोड़ना असंभव है। या यूं कहें कि यह थोड़े समय में असंभव है। लेकिन क्या आपने यह नहीं कहा कि 5 ब्रह्मांडीय देशों के पास कोई सुपरस्टार स्तर का विशेषज्ञ नहीं है जो आपको रोक सके? यूमिन ने सिर हिलाया। अगर हम आगे बढ़ते रहे तो क्या यह ठीक नहीं होगा? जब हम ऐसे क्षेत्र में पहुंचते हैं जहां सैन्य शिविर ने भी खोजबीन नहीं की है, तो क्या हमारे पास मौका नहीं होगा यदि सभी के पास समान मात्रा में जानकारी हो? वांग ये ने कहा, यह पहले संभव था, लेकिन अब नहीं। क्यों? यूमिन ने पूछा। वांग ये ने कहा, क्योंकि जब से हमारा प्रकोप हुआ है, तब से अब तक 20 से अधिक ब्रह्मांडीय दिन बीत चुके हैं। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवार स्वाभाविक रूप से बेकार नहीं हैं। उन्हें पहले से ही सुदृढ़ीकरण मिल गया होगा। यही कारण है कि वे हताहतों की कीमत पर हमें नीचे खींच रहे हैं। उस समय एक सच्चा विशेषज्ञ अवश्य सामने आएगा। दूसरा पक्ष शायद डार्क एनर्जी स्तर या मध्यवर्ती या उन्नत सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञों में सर्वश्रेष्ठ था। या शायद उनके पास कोई खजाना था जो उसे रोक सकता था। वर्महोल ठिकानों को नष्ट करने और सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञों को मारने के उसके वीडियो कोई रहस्य नहीं थे। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के पास वे सभी थे। एक अनुभवी विशेषज्ञ की नजर में उसकी युद्ध कौशलता का स्तर निर्धारित करना और रणनीति बनाना आसान था। अब उनके यहाँ न आने का एकमात्र कारण यह था कि यात्रा बहुत दूर थी। यहाँ तक कि ताशी स्टारफील्ड से सबसे छोटे मार्ग में भी 10 या 20 दिन से अधिक समय लगेगा। 30 कॉस्मिक रे के करीब खतरे का स्तर बढ़ रहा था। एक बार जब वे 30 ब्रह्मांडीय दिनों से अधिक हो गए, तो शक्तिशाली शत्रु किसी भी समय प्रकट होंगे। तो क्या करें? यूमिन चकित था। इस भावना ने उसे अपने 16वें भाई और पूर्व फायर चाइम्स पायरेट्स की याद दिला दी। अजय वर्महोल बेस के सामने एक प्राकृतिक खाई थी और पीछे पीछा करने वाले विशाल तारों भरे आकाश में भागने का कोई रास्ता नहीं था। अंत में वे एक पिंसर हमले में फंस गए, जिसका अंत एक करारी हार के रूप में हुआ। क्या इतिहास खुद को दोहराने जा रहा था? कई तरीके हैं। वांग ये सिर्फ यूमिन को सांत्वना देने का दावा नहीं कर रहे थे। जब उन्होंने काला क्षेत्र छोड़ा, तो वरिष्ठ वू युआन ने वास्तव में उनके लिए एक रास्ता बताया था। दूसरे पक्ष के छोटे भाई वू टैन, जो ब्लैक होल स्तर का विशेषज्ञ है, की तलाश करने के लिए। वह महत्वाकांक्षी व्यक्ति था जिसने 4 सितारा ट्रेजर ट्रोव पायरेट्स का नेतृत्व किया था। ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवार जो उसके चारों ओर थे, अब मजबूत लग रहे थे, लेकिन वास्तव में वे ब्रह्मांडीय राष्ट्रों में सामान्य छोटे से मध्यम आकार के परिवार या बड़े परिवारों की शाखाएं थे। इसमें कोई प्रमुख परिवार या सुपर फैमिली शामिल नहीं थे। आखिरकार उन सभी परिवारों में कई ब्लैक होल स्तर के विशेषज्ञ और यहाँ तक कि अम्र स्तर के विशेषज्ञ भी थे। उन्हें केवल काले दायरे के खजानों की परवाह नहीं थी। यदि वह वुटैन के पास जाता, तो वह मौजूदा संकट से उबरने में सक्षम होता, लेकिन बहुत संभावना थी कि वह स्थिति पर नियंत्रण भी खो देता। उसका भाग्य इस बात पर निर्भर करेगा कि वुटैन किस तरह का व्यक्ति था। इसकी तुलना में वह सर्वोच्च मानव अकादमी से संपर्क करना पसंद करेंगे। स्कूल जाना डरावना नहीं था। अधिक से अधिक उसे छुट्टी के साथ 100 वर्षों के लिए बंद कर दिया जाएगा। उत्कृष्ट प्रदर्शन के कारण वह जल्दी स्नातक भी हो सका।
स्नातक होने के बाद उसे नौकरी ढूंढने में कोई समस्या नहीं होगी और उसकी स्थिति ऊंची होगी। सभी ब्रह्मांडीय राष्ट्र उसे भी भर्ती करने के लिए संघर्ष करेंगे। फिलहाल उसके पास पैसा भी था और ताकत भी। समय के साथ पर्याप्त उपलब्धि अंक जमा होने के साथ यह लगभग निश्चित था कि वह ब्लू प्लैनेट खरीदने में सक्षम होगा। हालांकि जो व्यक्ति केवल कुछ दशकों तक जीवित रहा, उसके लिए 100 वर्षों तक जेल में बंद रहना वास्तव में मानसिक रूप से थोड़ा कठिन था। या क्या उसे लिनाइव के पास जाना चाहिए और लिव इन लो होने का स्वाद चखना चाहिए? इन कुछ दिनों से वांग ये अपने भागने के मार्गों की योजना बना रहा था। तो अब आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? यूमिन स्तब्ध रह गया। जब उसका 16वां भाई निराशाजनक स्थिति में था, तो उसे कोई समाधान नहीं सूझा। लेकिन अब वांग ये के पास वास्तव में बहुत सारे थे। हालांकि वह जानती थी कि वांग ये उससे झूठ नहीं बोल रही थी। सैन्य शिविर में प्रवेश करें, वांग ये के शब्द मधुर थे। सभी विकल्पों पर विचार करने के बाद उन्होंने यह सर्वोत्तम समाधान चुना था। सैन्य शिविर का पूरा नाम मानव जाति का युद्ध सैन्य शिविर था। यह एक अतुलनीय रूप से विशाल मानव गठबंधन गुट था। यह कॉस्मिक एडवेंचरर एसोसिएशन और कॉस्मिक पायरेट किंग्स से भी अधिक शक्तिशाली था, जो ह्यूमन अलायंस गुट भी थे। यह पूरे वर्ष राक्षसों और शैतानों से लड़ता रहा और मानव अभयारण्य द्वारा शासित था। सैन्य शिविर दुश्मन नहीं था। यह एक तटस्थ गठबंधन गुट था जिसने किसी भी ब्रह्मांडीय मानव को निशाना नहीं बनाया। वर्तमान में उनके आसपास जो 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्र परिवार थे, उनका सैन्य शिविर से लगभग कोई संबंध नहीं था। यदि वे इसे बढ़ा रहे होते, तो विभिन्न परिवारों के कुछ कुलवासी सैन्य शिविर में हो सकते थे। लेकिन बस इतना ही था। उन्होंने सैन्य शिविर को चुनने का मुख्य कारण सुरक्षा थी। सैन्य शिविर में प्रवेश करने और मानव अभयारण्य द्वारा संरक्षित होने के बाद भले ही 5 ब्रह्मांडीय देशों के अमर स्तर के योद्धा आए, यह बेकार होगा। दूसरे, सैन्य शिविर में बहुत सारी जानकारी थी और बहुत सारे लोग थे, इसलिए उनकी खोज का स्तर निश्चित रूप से उच्चतम था। यदि वह आकाशगंगा के सबसे गहरे हिस्से में प्रवेश करना चाहता था, खजाने की खोज करना चाहता था और यहाँ तक कि 5000 साल पहले हुए महान युद्ध के बारे में जानकारी प्राप्त करना चाहता था, तो सैन्य शिविर में प्रवेश करना सबसे अच्छा विकल्प था। अंत में उसका प्रारंभिक लक्ष्य सबसे पहले सैन्य शिविर में प्रवेश करना था। बात सिर्फ इतनी थी कि वह तब उतना मजबूत नहीं था। यदि वह लौकिक स्तर पर शामिल हो जाता, तो संभवतः वह तोपचारे के रूप में समाप्त हो जाता। अब हालात अलग थे। यदि वह सैन्य शिविर में शामिल हो गया, तो अपनी वर्तमान ताकत के साथ वह निश्चित रूप से कुछ हासिल करने में सक्षम होगा। राक्षसों और शैतानों से लड़ना भी उसके लिए उपलब्धि अंक अर्जित करने का सबसे तेज तरीका था। कोई दूसरा नहीं था। वन यूमिन स्तब्ध था। यह वास्तव में एक व्यवहार्य मार्ग था। वह सैन्य शिविर के लिए कोई अजनबी नहीं थी। कई ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू सैन्य शिविर में प्रवेश नहीं कर सके और उनके पास डाकू बनने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि सैन्य शिविर में शामिल होना आसान नहीं था। व्यक्ति के पास मजबूत युद्ध कौशल और युद्ध के मैदान में दुश्मनों को मारने की क्षमता होनी चाहिए। वांग ये ने कहा, मुझे हंटू गैलेक्सी में एक सैन्य शिविर के बारे में पता है। अगर सब कुछ ठीक रहा, हम 2 वर्महोल से गुजरने के बाद 5 ब्रह्मांडीय दिनों में उस तक पहुंच सकते हैं। यूमिन ने झिझकते हुए कहा, यह तरीका संभव है, लेकिन आप सैन्य शिविर में प्रवेश नहीं कर सकते। इसके अलावा सैन्य शिविर में प्रवेश के लिए एक एकीकृत परीक्षण है। मैंने कभी किसी के आधे रास्ते में शामिल होने के बारे में नहीं सुना। सिर्फ इसलिए कि हमने इसके बारे में नहीं सुना है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह संभव नहीं है। वांग ये हंसे। यूमिन ने वांग ये की ओर देखा। क्या होगा यदि सैन्य शिविर हमें लेने से इनकार कर दे? क्या हमारे पास जाने के लिए कहीं नहीं होगा? कहीं भी नहीं जाना। बहुत सारे रास्ते थे। चिंता मत करो, हम निश्चित रूप से सैन्य शिविर में प्रवेश करेंगे। वांग ये की आंखें चमकीली थीं। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों का पारिवारिक गठबंधन। यह अजीब है। वर्महोल बेस 109 पर व्हाइट लाइटनिंग यम अभी तक क्यों नहीं दिखाई दिया? हाँ, 3 लौकिक दिन हो गए हैं। तार्किक रूप से कहें तो उसे बहुत पहले आ जाना चाहिए था। वह लड़का बहुत चालाक है। खबर सुनकर शायद उसने खुद को छिपा लिया होगा। कहे, क्या वह अब डर रहा है? येनहांग परिवार का उन्नत सुपरस्टार स्तर का विशेषज्ञ जल्द ही यहाँ आएगा। तब उसे मारना आसान होगा। जियोंगडान परिवार का जियोंगबा भी जल्द ही यहाँ आएगा। उसके लिए छिपना बेकार है। हम इस क्षेत्र के सभी वर्महोल्स को जानते हैं। पास के वर्महोल्स के अड्डे या जासूस हैं। चाहे वह कहीं भी जाए, वह हमारी नजरों से बच नहीं पाएगा। वह कुछ दिनों में अहंकारी नहीं होगा। जल्द ही हम नेट बंद करने में सक्षम होंगे। 5 प्रभारी व्यक्ति आत्मविश्वास से मुस्कुराए। इन दिनों वे वांग ये द्वारा सताए गए थे और उन्हें भारी नुकसान हुआ था। बड़ी मात्रा में जनशक्ति और ऊर्जा खर्च करने के बाद भी उन्हें कुछ नहीं मिला। गुस्सा वाकई दम घोंटने वाला था। और अब वे अंततः इसे प्रकट कर सकते हैं। सफेद बिजली यम। क्या वह अब भी नहीं डरा? क्या वह लड़ने में बहुत अच्छा नहीं था? तो फिर बाहर आओ। वांग ये को मारने और उसके सभी उपकरण और सामान हासिल करने का विचार एक छोटी सोने की खदान खोदने जैसा था। समय आने पर वे सभी खूब धन कमाएंगे। हर कोई हंसे बिना नहीं रह सका। स्थिति नियंत्रण में थी। अचानक रडार स्क्रीन पर एक लाल बिंदु दिखाई दिया और सभी प्रभारी व्यक्ति दंग रह गए। सफेद बिजली यम वहां क्यों थी? कुछ ठीक नहीं है। वह अचानक इस वर्महोल में क्यों प्रकट हुआ? सर, वांग ये की स्टारशिप वर्महोल बेस 55 के पास दिखाई दी। यह असुरक्षित है, एक स्टाफ सदस्य ने सूचना दी। जल्द ही छोटा लाल बिंदु वर्महोल से होकर गुजरा और उत्तर पश्चिम की ओर बढ़ता रहा। भीड़ स्तब्ध थी। इस समय तक श्वेत बिजली यम क्या थी? उसने रास्ता बदल लिया। नहीं, वहाँ एक प्राकृतिक वर्महोल है। यह कहाँ ले जाता है? ऐसा लगता है हंटू गैलेक्सी का सैन्य शिविर N.3। सभी जिम्मेदारों की सांसें फूल गईं। यह किसी के पैर के नीचे से जमीन काटने जैसा था। क्या इसकी कोई आवश्यकता थी? वह क्या कर रहा था? यदि वह उन्हें हरा नहीं सका, तो वह उनके साथ शामिल हो जाएगा। ये तो बहुत ज्यादा था। हम उसे बिल्कुल भी सैन्य शिविर में शामिल नहीं होने दे सकते, 5 लौकिक राष्ट्रों के प्रमुखों ने एक सुर में कहा। वे जानते थे कि एक बार वांग ये शिविर में शामिल हो गए, तो स्थिति उनके नियंत्रण से बाहर हो जाएगी। अपने परिवारों की अल्पशक्ति के साथ उनके पास अपने संबंधित ब्रह्मांडीय राष्ट्रों में भी कोई अधिकार नहीं था। विशाल मानव जाति के युद्ध सैन्य शिविर की तो बात ही छोड़ दें। चिंता मत करो, सैन्य शिविर के अपने नियम हैं। ऐसा नहीं है कि वह सिर्फ इसलिए शामिल हो सकता है क्योंकि वह चाहता है। यह सही है। यहाँ तक कि सैन्य शिविर का मूल्यांकन भी छावनी में नहीं किया जाता है। सैन्य शिविर समान रूप से सैनिकों की भर्ती करता है। यदि वह इसमें शामिल होना चाहता है, तो उसे उचित प्रक्रियाओं का पालन करना होगा, चाहे जो भी हो। चिंता मत करो, वह सैन्य शिविर में प्रवेश नहीं कर सकता। वह बस हताश है और इस विधि को आजमाना चाहता है। यह सही है। जब उसे सैन्य शिविर द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा, तो हमारे परिवारों के विशेषज्ञ लगभग आ चुके होंगे। उस समय हम उससे ठीक से निपटेंगे। हम उसे अपमानित होने का स्वाद चखने देंगे। लानत है। चर्चा। अंतरिक्ष विकृत हो गया और एक तारायान दिखाई दिया। सन हार्मनी अंतिम प्राकृतिक वर्महोल से होकर गुजरी और हंटू गैलेक्सी में प्रवेश कर गई। प्राकृतिक वर्महोल के बगल में एक विशाल ऊर्जा ग्रह था जिसे संशोधित किया गया था। यह हंटू स्टार सिस्टम का सैन्य शिविर पड़ाव नंबर 3 था। आसपास का वातावरण बेस, कार्गो स्टारशिप और लड़ाकू जेट से भरा हुआ था। यह बहुत जीवंत था। पूरी छोटी आकाशगंगा छावनी का एक हिस्सा थी। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवारों द्वारा स्थापित सरल वर्महोल अड्डों की तुलना में अंतर स्वर्ग और पृथ्वी जैसा था।
सैन्य शिविर एक प्रतिबंधित क्षेत्र है, वांग ये स्वाभाविक रूप से सैन्य शिविर में प्रवेश नहीं कर सके। प्राकृतिक वर्महोल के बाहर सैन्य शिविर के रक्षक थे। उसकी कोई बात नहीं, यदि 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवार भी आए तो उन्हें सहयोग करना होगा। एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन, वांग ये सैन्य शिविर के सैनिकों ने वांग ये की पहचान की सावधानीपूर्वक जांच की। दानव जाति और शैतान जाति के जासूसों को घुसने से रोकने के लिए दोनों दासों और यूमिन की पहचान की भी जांच की गई। यह पुष्टि करने के बाद ही कि कोई गलती नहीं है, वे पूछताछ का अगला चरण शुरू करेंगे। आप यहाँ पर क्या कर रहे हैं? सैन्य शिविर में शामिल होने और शैतानों और राक्षसों को मारने के लिए। मैं ब्रह्मांड में अपनी भूमिका निभाना चाहता हूँ। वांग ये का चेहरा धार्मिकता से भर गया था। सिपाहियों ने एक दूसरे की ओर देखा। हालांकि सैनिकों को पता था कि वह झूठ बोल रहा है, लेकिन इसका खंडन करना मुश्किल था क्योंकि दूसरा पक्ष डार्क एनर्जी स्तर का विशेषज्ञ था। एक क्षण रुकिए, मैं जाकर अधिकारी से पूछता हूँ। फिर एक सिपाही चला गया। थोड़ी देर बाद एक भावशून्य दाढ़ी वाला अधिकारी वहां से गुजरा। वांग ये, उसने कवच पहन रखा था और एक हलबर्ड पकड़ रखा था। उन्होंने वांग ये को आकार दिया। आप शिविर में शामिल होना चाहते हैं? इसे मेरे लिए सुविधाजनक बनाएं। वांग ये ने सावधानी से दाढ़ी वाले अधिकारी के हाथों में $1 कॉस्मिक भर दिया। आप मुझे किस तरह का व्यक्ति मानते हैं? दाढ़ी वाले अधिकारी की घंटी जैसी आंखें चौड़ी हो गईं और वह भौंकने लगा। यह एक सैन्य शिविर है, कोई भर्ती शिविर नहीं। यह मत सोचिए कि आप नियमों को सिर्फ इसलिए तोड़ सकते हैं क्योंकि आप डार्क एनर्जी स्तर पर हैं। मैं आपको बता दूं, सैन्य शिविर में उतने ही डार्क एनर्जी स्तर के योद्धा हैं जितने एक बैल पर बाल हैं। भले ही आप। दाढ़ी वाले अधिकारी को अचानक महसूस हुआ कि उसके हाथों में ब्रह्मांडीय डॉलर की संख्या बहुत बढ़ गई है। उसे लगा कि उसका मुंह सूख गया है। यदि आप ईमानदारी से सैन्य शिविर में शामिल होना चाहते हैं, तो आपको पहले आवेदन करना होगा। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद आप एकीकृत स्क्रीनिंग से गुजरने के लिए सैन्य शिविर के परीक्षण बिंदु पर जा सकते हैं। उसके बाद आप आधिकारिक सैनिक बनने से पहले प्रशिक्षण के लिए भर्ती शिविर में प्रवेश कर सकते हैं। हर कोई इससे गुजर चुका है। सभी सैनिक आश्चर्यचकित थे। उनके वरिष्ठ आमतौर पर जोर से दहाड़ते थे। आज उससे क्या गलती हुई? क्या उसका गला सूज गया था? क्या आप कोई अपवाद बना सकते हैं? वांग ये ने राशि बढ़ा दी। दाढ़ी वाले अधिकारी की अभिव्यक्ति थोड़ी अजीब थी। हालांकि उन्होंने इस बार वांग ये के लौकिक डॉलर स्वीकार नहीं किए। यह ऐसा कुछ नहीं है जिस पर मैं निर्णय ले सकता हूँ। मुझे आपकी मदद की जरूरत है। वांग ये ने एक काले क्रिस्टल का टुकड़ा निकाला और उसके ऊपर भर दिया। लेकिन यह देखते हुए कि आप इतने ईमानदार हैं, मुझे इसे आजमाना होगा। इसके साथ ही दाढ़ी वाला अधिकारी पीछे मुड़ा, अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपने पीछे के सैनिकों की ओर घूर कर देखा। आप क्या देख रहे हैं? यह मेरा दूर का भतीजा है जो मेरे साथ शरण लेने आया था। आप सभी हर दिन परेशान पानी में मछली पकड़ते हैं। आप शैतानों से हार गए और अभी भी आत्म सुधार के लिए प्रयास नहीं करते हैं। आप हर दिन केवल वेश्यालय की छोटी लड़कियों के बारे में सोचते हैं। जाओ और प्रशिक्षण लो। जी श्रीमान, जवानों ने राहत की सांस ली। यह वह कमांडिंग ऑफिसर था जिसे वे जानते थे। हालांकि क्या नवागंतुक वास्तव में कमांडर का भतीजा था? वे बिल्कुल भी एक जैसे नहीं दिखते थे। सैनिकों को डांटने के बाद दाढ़ी वाले अधिकारी ने तुरंत अपने स्टारी स्काई ब्रेसलेट पर एक नंबर डायल किया। हाँ सर, वह मेरा दूर का भतीजा है। क्या आप मेरी खातिर कोई अपवाद बना सकते हैं? ओह, क्या ऐसा है? ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं उसे अभी भेजूंगा। धन्यवाद मेरे प्रभु। इतना कहने के बाद दाढ़ी वाले अधिकारी ने राहत की सांस ली और अपने हाथ में काले क्रिस्टल के टुकड़े को पकड़कर उसे बहुत अधिक सहजता महसूस हुई। यदि वह वास्तव में मदद नहीं कर सकता, तो वह इतने सारे उपहार स्वीकार करने में बहुत शर्मिंदा होगा। मेरे पीछे आओ। मैं तुम्हें एक ऐसे स्वामी के दर्शन कराऊंगा जिससे मैं परिचित हूँ। यह लेगेट जो झोंककाई है, भगवान जू। क्या तुमने सुना कि मैंने अभी उससे क्या कहा? दाढ़ी वाले अधिकारी ने फुसफुसाया। मैंने आपकी बात सुनी। मैं आपका भतीजा, दूर का रिश्तेदार हूँ। वांग ये हंसे। हाँ हाँ, दाढ़ी वाला अधिकारी अजीब ढंग से हंसा। यह सिर्फ एक अस्थायी उपाय है। हमने इसे पहली नजर में ही समझ लिया है। इसे दोस्ती समझो। मुझे खुशी हुई। दोनों ने सैन्य शिविर का लड़ाकू जेट लिया और शिविर 3 की ओर चल पड़े। रास्ते में वांग ये ने अपनी समझ को गहरा करने के लिए सैन्य शिविर और छावनी के बारे में बहुत सारे प्रश्न पूछे। दाढ़ी वाले अधिकारी का उपनाम ली गैंगजिंग था, जिसका मतलब सीधा होता था। लड़ाकू विमान छावनी के बाहर रुक गया। फिर वे आगे बढ़े। सैन्य शिविर पर कड़ी सुरक्षा थी और कई चौकियां थीं। भाई ली के नेतृत्व के बिना आगे बढ़ना कठिन होगा। छावनी में मार्शल आर्ट का माहौल बहुत मजबूत था और कई भयंकर युद्ध हुए। ब्रह्मांडीय स्तर के विशेषज्ञ और डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ मिश्रित थे और उन सभी के पास असाधारण युद्ध कौशल था। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के निकम्मे रक्षकों की तुलना में वे कई गुना अधिक मजबूत थे। लगभग हर सैनिक को युद्ध क्षेत्र का अनुभव हो चुका था। कुछ भर्ती शिविर से आए थे, जबकि कुछ युद्ध के मैदान में बच गए थे। प्रत्येक की अपनी ताकतें थीं। उन्होंने तब सही चुनाव किया था। लौकिक स्तर पर यहाँ आकर वह कुछ भी नहीं होगा। अंदर जाओ। लॉर्ड जू अंदर हैं। ली गैंगजेंग ने वांग ये के कंधे को थपथपाया और गंभीरता से कहा, भाई ली केवल यहीं तक आपकी मदद कर सकते हैं। आप सफल होंगे या नहीं यह आप पर निर्भर करता है। ठीक है, वांग ये मुस्कुराए। वांग ये को प्रवेश करते देख ली गैंगजेंग ने गहरे क्रिस्टल का टुकड़ा निकाला और उसका वजन किया। इस छोटे से टुकड़े की कीमत कम से कम कई 100 कॉस्मिक डॉलर थी। यह उनकी कुल संपत्ति से कई गुना अधिक थी। उसने इसे बहुत अमीर बना दिया था। इस बच्चे ने पहले ही काले दायरे में प्रवेश किया होगा और अमीर बन गया होगा। ली गैंगजेंग ने आह भरी। पहले पता होता तो वह भी चला जाता। दुर्भाग्य से वह उस समय शैतानों से लड़ रहा था और नहीं जा सका। अब छुट्टी के लिए आवेदन करना भी बेकार था, भले ही वह ऐसा कर सकता हो। काले क्षेत्र पर लंबे समय से 5 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवारों का एकाधिकार था और इसके खजाने लगभग विभाजित हो गए थे। समय ने इंतजार नहीं किया। तंबू एक गंभीर माहौल से भरा हुआ था। दोनों तरफ डार्क एनर्जी स्तर के निजी गार्डों की एक टीम खड़ी थी। वे कांस्य पुरुषों की तरह अभिव्यक्तिहीन और सूक्ष्म थे। तंबू के बीच में एक मोटा दिखने वाला आदमी चेहरे पर फीकी मुस्कान के साथ उसे घूर रहा था। वांग ये झुके और आगे बढ़ने ही वाले थे कि अचानक बजना बजना। दोनों तरफ के निजी गार्डों ने अचानक अपने अपने पाले पार कर लिए। उनकी हत्या करने की मंशा बढ़ गई। यह वास्तव में 18 कांस्य पुरुष थे। वांग ये की अभिव्यक्ति नहीं बदली। वह स्थिर खड़ा रहा और आगे की ओर देखने लगा। अरे इतने असभ्य मत बनो। तुम जियोली के दूर के भतीजे हो? जो झोंगकाई ने अहंकारपूर्वक पूछा। जियोली? उन्हें संबोधित करने का क्या अनोखा तरीका है। हाँ मेरे प्रभु, वांग ये ने कहा। तुम सच में इसे मत देखो, जो झोंगकाई ने व्यंग्य किया। हम दूर के रिश्तेदार हैं। वांग ये ने दांतों से झूठ बोला। यह महत्वपूर्ण नहीं है, जो झोंगकाई ने अपनी ठुड्डी पकड़कर कहा। सैन्य शिविर के अपने नियम हैं। उन्हें इतनी आसानी से नहीं तोड़ा जा सकता है। हालांकि चूंकि आपके पास जियोली की सिफारिश है, इसलिए मैं आपको मुझे समझाने के लिए 30 सेकंड का समय दूंगा। मैं लड़ सकता हूँ। वांग ये सीधे मुद्दे पर आए। जो झोंगकाई ने व्यंग्य किया। आसपास के निजी गार्डों ने भी उपहास किया। सैन्य शिविर में कौन नहीं कर सका। उन सभी को जीवन और मृत्यु की रेखा पर सम्मानित किया गया था। डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ की युद्ध क्षमता सुपरस्टार स्तर से अधिक नहीं हो सकती। 20 सेकंड बचे हैं। जो झोंगकाई ने उधर देखा। मेरे पास बहुत सारे संसाधन हैं। वांग ये ने अपना तरीका बदल दिया।
आपको क्या लगता है सैन्य शिविर क्या है? जो झोंगकाई ने तिरस्कारपूर्वक कहा। यह कदम जेओली पर प्रभावी है, लेकिन मेरे लिए यह बेकार है। क्या कोई और कारण है? यदि नहीं, तो आप हो सकते हैं। निजी गार्डों ने तिरस्कार के भाव प्रकट किए। वह एक अमीर वंशज थे जो यहाँ अनुभव प्राप्त करने के लिए आए थे। वांग ये ने जो झोंगकाई की ओर देखा, वह उसकी आभा से बिल्कुल भी नहीं डरता था। अचानक उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मैं सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी के सैन्य विज्ञान विभाग का छात्र हूँ। वांग ये ने अपनी अंतिम चाल का इस्तेमाल किया। तंबू खामोश हो गया। निजी गार्ड स्तब्ध रह गए। जो झोंगकाई ने अपनी आंखें चौड़ी की और उठ खड़ा हुआ। मानव जाति के युद्ध सैन्य शिविर के लिए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें शामिल होने वाले सैनिक लड़ सकते हैं या नहीं। आखिरकार सैन्य शिविर में बहुत सारे सैनिक थे जो लड़ सकते थे। यदि यह सुपरस्टार स्तर का विशेषज्ञ होता तो वे इस पर विचार कर सकते थे। लेकिन डार्क एनर्जी लेवल, जब तक कि वे ब्रह्मांडीय प्रतिभाएं न हों जिन्हें 7 सर्वोच्च गुटों द्वारा भर्ती किया जा सके। बेशक उस तरह की प्रतिभा मानव जाति के युद्ध सैन्य शिविर में पीड़ित होने के लिए नहीं आएगी। उनके पास पैसा था या नहीं, या वे शिविर में संसाधन लाए थे या नहीं, यह और भी कम महत्वपूर्ण था। मानव जाति के युद्ध सैन्य शिविर में विशाल ब्रह्मांडीय राष्ट्र संसाधन उपलब्ध करा रहे थे और मानव अभयारण्य सभी खर्चों के लिए जिम्मेदार था। सैन्य शिविर में सैनिकों के लिए उन्हें जितना अधिक युद्ध श्रेय प्राप्त होगा, उनके पास उतना ही अधिक धन होगा। ऐसा इसलिए था क्योंकि सैन्य शिविर में युद्ध की उपलब्धियों का आदान प्रदान लगभग हर चीज के लिए किया जा सकता था। इसलिए हालांकि वांग ये द्वारा उल्लिखित 2 शर्तें जो झोंगकाई के लिए बोनस अंक थी और रंगरूटों के चयन में उपयोगी थीं, अगर वह अपवाद बनाते तो यह अलग बात थी। आखिरकार नियमों के बिना सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। यदि वह एक उत्कृष्ट सेनापति बनना चाहता था तो उसे नियम निर्धारित करने थे और उन्हें यूं ही नहीं तोड़ना था। लेकिन सर्वोच्च मानव अकादमी के सैन्य रणनीति विभाग का एक छात्र, यह शीर्षक बहुत बढ़िया था। यहाँ तक कि जनरल के, जिन्होंने छावनी N0.3 के 100,000 सैनिकों की कमान संभाली थी, सैन्य रणनीति विभाग के छात्रों के लिए समान प्यास रखते थे, अकेले उन्हें एक प्रीफेक्ट को छोड़ दें। दुर्भाग्य से उन्हें ऐसी कोई किस्मत नहीं मिली। अक्सर सैन्य रणनीति विभाग के छात्रों के स्नातक होने से पहले ही वे पहले से ही विभिन्न ब्रह्मांडीय देशों और स्टारफील्ड साम्राज्यों से लड़ रहे थे जो अकल्पनीय स्थितियां पेश करते थे। जब तक उन्हें मानव अभयारण्य या ब्रह्मांडीय राष्ट्रों द्वारा नहीं भेजा गया, सैन्य शिविर में सैन्य रणनीति विभाग के कुछ छात्र मिल सकते थे। आखिरकार ऐसा कोई कारण नहीं था कि वे अपनी संपत्ति और रुतबे का आनंद न उठाए और इसके बजाय सैन्य शिविर में कष्ट सहने आए। क्या आप गंभीर हैं? जो झोंगकाई तुरंत वांग ये के सामने आ गई। उसके विशाल हाथों ने दूसरे पक्ष के कंधों को कसकर पकड़ लिया। वह प्रतिभा का प्यासा लग रहा था। मुझे स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन मैंने अभी तक नामांकन नहीं किया है, वांग ये ने सच्चाई से कहा। इसे छिपाने की कोई आवश्यकता नहीं थी क्योंकि यह सब ऑनलाइन पाया जा सकता था। क्या ऐसा है? जो झोंगकाई की आंखों में निराशा की झलक दिखी जो जल्द ही गायब हो गई। यदि यह सैन्य रणनीति विभाग का स्नातक छात्र होता तो दूसरा पक्ष यहाँ खड़ा भी नहीं होता। स्वीकार किए जाने का मतलब यह था कि दूसरे पक्ष की क्षमता को लेकर कोई समस्या नहीं थी। यदि वह भविष्य में सफलतापूर्वक स्नातक हो गया तो क्या वह एक जीवित सैन्य सलाहकार नहीं होगा? आप कब नामांकन करने की योजना बना रहे हैं? जब जो झोंगकाई ने वांग ये की पहचान की पुष्टि की तो उन्हें गुप्त रूप से खुशी हुई। यह आसमान से गिर रहा खजाना था। यहाँ तक कि किसी ट्रिब्यून में भी सैन्य रणनीति विभाग का कोई छात्र अपने सैन्य रणनीतिकार के रूप में नहीं हो सकता है। उसे अभी अभी प्रीफेक्ट के पद पर पदोन्नत किया गया था और उसके पास पहले से ही एक था। स्वर्ग उस पर नजर रख रहा था। प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा की खोज पूरी करने के बाद वांग ये ने उत्तर दिया। ओह, जो झोंगकाई ने धीरे से कहा, मुझे डर है कि आपके पास पर्याप्त समय नहीं है। भले ही हम इतने भाग्यशाली हों कि हमें आकाशगंगा की गहराई तक जाने वाला एक ब्रह्मांडीय वर्महोल मिल जाए, इसमें कम से कम 10 साल लगेंगे। तब तक आप नामांकन का समय चूक चुके होंगे। मैं बस दोबारा परीक्षा दे सकता हूँ। वांग ये की शांत आवाज निजी गार्डों के दिलों में हथौड़े की तरह थी। कैसा आत्मविश्वास! हालांकि उसके पास ऐसा करने की ताकत और क्षमता थी। परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद वह पढ़ाई के बजाय अज्ञात प्रदेशों का पता लगाने के लिए सैन्य शिविर में आ गए। परीक्षा पूरी होने पर वह परीक्षा दे सका। अरे, क्या यह मजेदार नहीं था? क्या प्राचीन युद्ध क्षेत्र का पता लगाने के लिए सैन्य शिविर में शामिल होना आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है? जो झोंगकाई को थोड़ा संदेह हुआ। ईमानदारी से कहूं तो मेरे पूर्वज की मृत्यु 5000 साल पहले महान युद्ध में हुई थी। मैं उनके अवशेष ढूंढना चाहता हूं और उनकी इच्छा पूरी करना चाहता हूं, वांग ये ने कहा। जो झोंगकाई समझ गए। उसने सराहना में सिर हिलाया। अच्छा, इसके अलावा मैं पहली बार सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी का मूल्यांकन दे रहा था, इसलिए मेरे पास ज्यादा अनुभव नहीं था और मेरे परिणाम भी अच्छे नहीं थे। समय सीमा समाप्त होने पर मैं फिर से परीक्षा दूंगा। वांग ये की आवाज उदासीन थी, लेकिन हर कोई हैरान था। अपने पहले प्रयास में उन्हें पहले ही सुप्रीम ह्यूमन अकादमी के सैन्य रणनीति विभाग में भर्ती करा दिया गया था, जिसमें प्रवेश पाना बेहद कठिन था। जो झोंगकाई स्पष्ट रूप से स्तब्ध था। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, एक बार कोशिश करें। वांग ये ने सिर हिलाया। मैं केवल रैंक सर्वोच्च अकादमी में ही प्रवेश पा सकता हूँ। मैं पदोन्नत होने से पहले 100 साल तक अध्ययन नहीं करना चाहता। मैं सीधे रैंक सर्वोच्च अकादमी या यहाँ तक कि रैंक सर्वोच्च अकादमी में प्रवेश पाना चाहता हूँ। अरे, यह किस तरह का अलौकिक बयान था! इस तरह की शेखी बघाड़ने के साथ एक विद्वान की त्वचा वास्तव में शहर की दीवार से भी मोटी थी। निजी गार्डों ने मन ही मन गुस्से से डांटा। वह सीधे रैंक की सर्वोच्च अकादमी में क्यों नहीं गया या पूरे अंक क्यों नहीं प्राप्त किया? यह बिल्कुल हास्यास्पद था, लेकिन वे इसका खंडन नहीं कर सके। यदि वह पहले ही एक बार उत्तीर्ण हो चुका होता तो वह केवल दूसरी बार बेहतर प्रदर्शन करता। दरअसल इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। जो झोंगकाई ने अपनी आंखें सिकोड़ ली और उसके मुंह के कोने अनजाने में मुड़ गए। भगवान भला करे। भले ही वांग ये डींगे मार रहा हो या नहीं, कम से कम उसकी नींद पहले से ही थी और उसकी ऊपरी सीमा का अनुमान लगाना और भी कठिन था। उसे अंदर ले जाओ। इस बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं थी। नियम तोड़ने के लिए ही बने थे। झांग ली, जो झोंगकाई चिल्लाया। आपका अधीनस्थ यहाँ है। बाईं ओर से एक हृष्टपुष्ट युवक निकला। वह अजगर की तरह बुद्धिमान और अहंकारी था। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और झुक गया। वांग ये को सलाहकार विभाग में लाओ। जो झोंगकाई ने अपना हाथ लहराया। जी महाराज। झांग ही की आवाज तेज और स्पष्ट थी। जरा ठहरिए, वांग ये ने टोक दिया। क्या गलत? जो झोंगकाई ने आश्चर्य से पूछा। क्या मैं कहीं और जा सकता हूँ? मैं सलाहकार नहीं बनना चाहता। वांग ये सीधा साधा था। यहाँ रास्ते में उन्होंने पहले ही ली गैंगजेंग से सैन्य शिविर की स्थिति के बारे में पूछ लिया था। छावनी N0.3 एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन के अधीन था। जनरल के युआनबा के नेतृत्व में 100,000 सैनिक थे। उसके अधीन कुल 10 प्रीफेक्ट थे, जिनमें से प्रत्येक एक सेना का नेतृत्व करता था। जनरल जू उनमें से एक थे और उन्हें अभी अभी पदोन्नत किया गया था। प्रीफेक्ट पहले से ही सामान्य स्तर पर थे। इस प्रकार न केवल उनके सलाहकार हो सकते थे, बल्कि उनके पास 100 निजी गार्ड भी हो सकते थे। सलाहकार बनना बुरा नहीं था क्योंकि यह सुरक्षित था। हालांकि यदि युद्ध का पैमाना छोटा होता तो बड़ी संख्या में उपलब्धि अंक प्राप्त करना मुश्किल होता। वह अभी अभी शामिल हुए हैं और उन्हें किसी महत्वपूर्ण पद पर नहीं रखा जाएगा। वह सलाहकार विभाग के प्रभारी भी नहीं थे और हर जगह तक सीमित रहेंगे। हालांकि वह मानव अभयारण्य और सैन्य शिविर द्वारा संरक्षित होगा और जानकारी भी प्राप्त कर सकता था, लेकिन उसके लिए इधर उधर घूमना असुविधाजनक था और उपलब्धि अंक दुर्लभ होंगे।
इसकी तुलना में शैतान जाति और दानव जाति से लड़ने के लिए अग्रिम पंक्ति में जाना या यहाँ तक कि अज्ञात भूमि की खोज करना बेहतर था। आप सेना में शामिल नहीं हो सकते। जू झोंगकाई ने अपना सिर हिलाया। सैनिकों को औपचारिक प्रक्रियाओं से गुजरकर पंजीकृत होने की आवश्यकता होती है। इसके अलावा कोटा पूरा होने पर आप प्रवेश नहीं कर सकते। मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। मैं भी सेना में शामिल नहीं होना चाहता। वांग ये ने सोचा। सेना ने हर दिन विशेष प्रशिक्षण, व्यूह निर्माण रिहर्सल, युद्ध क्षेत्र अभ्यास और वास्तविक युद्ध अभ्यास पर बहुत समय बिताया। उसके पास खेती करने का समय कैसे हो सकता है? वह सलाहकार विभाग में भी शामिल हो सकते हैं। जनरल जू, मैं आपकी निजी गार्ड टीम जू वुल्फ गार्ड में शामिल होना चाहता हूँ। वांग ये की नजर तंबू में विस्मयकारी निजी गार्डों पर पड़ी। एक पल में शत्रुता की भावना के साथ तीखी निगाहें ऊपर चली गईं। निजी गार्ड में शामिल होने से न केवल उच्च लाभ मिलता था बल्कि उच्च पद भी मिलता था। खेती के लिए छुट्टियां भी होंगी और समय भी। इसके अलावा वह अधिक मिशनों को अंजाम दे सकता है और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकता है। चाहे वह आकाशगंगा की खोज हो या उपलब्धि अंक जमा करना, यह तेज होगा। हा 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 हा। जू झोंगकाई जोर से हंसे और वांग ये की ओर देखा। आप जू वुल्फ गार्ड में सिर्फ इसलिए शामिल नहीं हो सकते क्योंकि आप चाहते हैं। मेरे लिए सहमत होना बेकार है। आपको उनसे पूछना होगा कि क्या वे सहमत हैं। झपट्टा मारना। एक पल में सभी निजी गार्डों ने अपनी आभा छोड़ दी और हत्या के इरादे से भर गए। ऐसा लग रहा था जैसे वह युद्ध के मैदान में था। उसका सामना हथियारों और स्टील के घोड़ों से था। प्रत्येक निजी रक्षक अनुभवी था और उनके हाथ राक्षसों और शैतानों के खून से रंगे हुए थे। कुछ ने सेना में महान योगदान दिया था और उनकी स्थिति एक सेंचुरियन से ऊपर थी। कुछ के पास उत्कृष्ट युद्ध कौशल था और चयनित होने से पहले भर्ती प्रशिक्षण शिविर में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जू वुल्फ गार्ड में से कोई भी कमजोर नहीं था। शिविर में सैनिक कुलीन थे जो आसानी से ब्रह्मांडीय स्तर के मनुष्यों को मार सकते थे, लेकिन जू वुल्फ गार्ड के सदस्य सैन्य शिविर में कुलीन थे। सैन्य शिविर के नियम वास्तविक सौदे को देखने के लिए हैं। वांग ये भीड़ के दबाव से निडर होकर शांत रहे। मैं लगातार 3 राउंड लड़ने को तैयार हूँ। अगर मैं उन सभी को जीतने के लिए पर्याप्त भाग्यशाली हूँ, तो मुझे उम्मीद है कि जनरल एक अपवाद बना सकते हैं और मुझे इसमें शामिल होने दे सकते हैं। अच्छा, तुम्हें दम है? जू झोंगकाई ने सीधे वांग ये की ओर देखा। मैं यह पहले कहूंगा। यह कोई बोझ नहीं है। सैन्य शिविर में वास्तविक मुकाबला प्राथमिकता है। द्वंद्व में जीवन और मृत्यु कोई चिंता का विषय नहीं है। बिल्कुल, वांग ये मुस्कुराए। कौन लड़ने को तैयार है? जू झोंगकाई ने जोर से कहा। उसकी आंखें तेज थीं। बजना, बजना, बजना। जू वुल्फ गार्ड के निजी गार्डों ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपने हथियार दिखाए, अपने कार्यों से अपना रवैया व्यक्त किया। तंबू खून खौलाने वाली हत्या के इरादे से भरा हुआ था और हवा झुलसा देने वाली गर्म थी। मैं तुम्हें एक विशेष उपचार दूंगा। आप स्वयं एक चुने। जू झोंगकाई ने अपना सिर उठाया और वांग ये से कहा। 3 राउंड की कोई आवश्यकता नहीं है। जब तक आप उनमें से किसी एक को हरा सकते हैं और अपनी ताकत साबित कर सकते हैं, मैं आपको जू में शामिल होने की अनुमति दूंगा। वुल्फ गार्ड, तो चलो उसके साथ चलते हैं। वांग ये ने झांग ही की ओर इशारा किया, जो अभी बाहर निकला था। हंगामा मच गया। झांग ही ने अपनी भौहें सिकोड़ ली और वांग ये की ओर उदासीनता से देखा। ध्यान से सोचो। जू झोंगकाई की बाग आंखें चमक उठीं। उन्होंने उसे याद दिलाया, झांग ही जू वुल्फ गार्ड के बीच एक उभरता हुआ सितारा है। डार्क एनर्जी लेवल के बीच उसके लिए एक मैच ढूंढना मुश्किल है। कप्तान स्तर से नीचे के कुछ लोग उसे हरा सकते हैं। कृपया, वांग ये ने झांग ही से कहा। वह किसी कमजोर को नहीं चुन सकता था, लेकिन सबसे मजबूत विकल्प भी नहीं थे। यदि दूसरा पक्ष सुपरस्टार स्तर पर होता तो वह आश्वस्त नहीं होता, लेकिन यदि प्रतिद्वंद्वी डार्क एनर्जी स्तर पर होता तो वह आश्वस्त होता। यह उनकी वर्तमान ताकत के स्तर और सैन्य शिविर में उनकी स्थिति को समझने का एक अच्छा अवसर था। झांग ही ने जनरल जू की ओर देखा। उसकी स्वीकृति पाकर उसने सिर हिलाया। मार्शल आर्ट क्षेत्र में जाओ। जू झोंगकाई चिल्लाया। जू वुल्फ गार्ड का मार्शल आर्ट क्षेत्र। निजी गार्ड जो मूल रूप से खेती कर रहे थे, जब उन्होंने जनरल जू को देखा तो झुक गए। उन्होंने उत्सुकतापूर्वक वांग ये को देखा, जिनसे वे पहले कभी नहीं मिले थे, सोच रहे थे कि क्या हुआ था। तितर-बितर। जू झोंगकाई दहाड़ने लगा। निजी गार्ड तितर-बितर हो गए और एक दूसरे से फुसफुसाए। विशाल मार्शल आर्ट क्षेत्र के केंद्र में केवल वांग ये और झांग ही बचे थे। उनकी आभा संतुलित थी, जैसे कोई ड्रैगन और बाघ लड़ रहे हों। सैन्य शिविर को कम मत समझो। जब झांग ही ने अपनी करीबान खींची तो उसकी निगाह ठंडी थी। एक गर्जना के साथ उसका युद्ध क्षेत्र सक्रिय हो गया। तेज हवा के झोंके की तरह युद्ध की ऊर्जा संघनित हो गई और वांग ये को घेर लिया। वांग ये की आंखें चमक उठीं। अच्छा साथी। सैन्य शिविर में वास्तव में झुके हुए बाघ और छिपे हुए ड्रैगन थे। जू वुल्फ गार्ड के एक यादृच्छिक निजी गार्ड के पास चरण 5 युद्ध डोमेन हो सकता है। यह उस परिवार के नंबर 1 विशेषज्ञ से कहीं अधिक शक्तिशाली था जिसे उसने पहले मार डाला था। दूसरा पक्ष सुपरस्टार स्तर पर था और भौतिक शरीर के मार्ग को विकसित करने में माहिर था, फिर भी उसका युद्ध क्षेत्र केवल चरण 4 था। उसे उसके स्पेसलॉक बैटल डोमेन द्वारा कुचल दिया गया था। बूम। उसी समय वांग ये ने अपना स्पेसलॉक बैटल डोमेन जारी किया, जो पूरी तरह से अलग प्रकार का बैटल डोमेन था। स्पेसलॉक सेबर बेहद चमकीला था। भले ही वांग ये का युद्ध क्षेत्र कमजोर था, लेकिन अंतरिक्ष के साथ संलयन और ऊर्जा की रिहाई झांग ही की तुलना में अधिक मजबूत थी। झांग ही की आंखें तिरस्कार से भर गईं और उसकी आकृति तुरंत वहां से गायब हो गई जहां वह थी। करीपान ने अंतरिक्ष को चीर दिया और प्रभावशाली तरीके से सीधे वांग ये की ओर चला गया। भौतिक शरीर के मार्ग को विकसित करने से वह अत्यंत कठोर हो गया। वह तेज था और उसकी हरकतें अनुभवी थीं। उन्हें लंबे समय तक युद्ध के मैदान में निखारा गया था। जिस क्षण उसने हमला किया उसी क्षण से उसकी ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता था। बजना। अस्त्र शस्त्र भिड़ गए। दोनों ने एक दूसरे को पार किया और मारपीट का आदान प्रदान किया। भले ही युद्ध क्षेत्र के मामले में वांग ये को फायदा था और उन्होंने दोहरे करीपानों का इस्तेमाल किया, लेकिन झांग ही के हमले अधिक भयंकर थे। झांग ही का शरीर स्टील की तरह मजबूत था और विस्फोटक शक्ति से भरपूर था। काला पदार्थ परत दर परत संघनित होता गया। न केवल उनका शरीर मजबूत था, बल्कि उनकी लड़ने की भावना भी ऊंची थी। बूम, बूम, बूम। प्रत्येक हमले में एक मजबूत लड़ाई की भावना और एक निर्णायक आभा थी। स्पेसलॉक बैटल डोमेन का दबाव व्यावहारिक रूप से उसके खिलाफ अप्रभावी था। वह वास्तव में शक्तिशाली है। वांग ये को जल्द ही अपनी कमियों का एहसास हुआ। गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति पर बहुत अधिक भरोसा करने और उसकी ताकत में तेजी से वृद्धि के कारण उसकी करीपान तकनीक की खेती पिछड़ गई थी। हालांकि यह इस स्तर पर बुरा नहीं था, फिर भी इसकी तुलना किसी सच्चे डार्क एनर्जी स्तर के विशेषज्ञ से नहीं की जा सकती। झांग ही की करीपान तकनीक बहुत शक्तिशाली थी। यदि उसके पास स्पेसलॉक सेबर नहीं होता, तो वह एक पल में ही मारा गया होता। ऊर्जा नियंत्रण मंत्र। मूल कोर मंत्र। पानी का परीक्षण करने के बाद वांग ये ने अपना पलटवार शुरू किया। उसके श्वेत क्षेत्र में काली ऊर्जा जारी हो गई और ओरिजिन कोर स्पेल ने गड़गड़ाहट की उत्पत्ति को इकट्ठा किया। लड़ाकू ऊर्जा को परत दर परत एकत्रित और संयोजित किया जाता है। थंडर फ्यूजन तकनीक की ताकत दिखने लगी थी। मूल रूप से एक तरफा स्थिति तुरंत संतुलित हो गई थी। हालांकि झांग ही को अभी भी थोड़ा फायदा था, ऐसा केवल इसलिए था क्योंकि उसके हमले निर्णायक और तेज थे और वह एक बाघ की तरह था। वांग ये की अभेद्य रक्षा और गड़गड़ाहट की उत्पत्ति के पलटवार का सामना करते हुए झांग ही, जिनके पास युद्ध क्षेत्र में लाभ नहीं था, को नियंत्रित किया जाने लगा था। यह बच्चा बुरा नहीं है। इस बिंदु तक भाई के साथ लड़ने में सक्षम होने के लिए वह निष्क्रिय है। उनकी थंडर फ्यूजन तकनीक ठीक है, लेकिन उनकी करीपान तकनीक बहुत घटिया है।
यह बेकार है, भले ही वह करीपान तकनीकों में अच्छा हो। भाई ली ने अभी तक अपने वास्तविक कौशल का उपयोग भी नहीं किया है। एक बार जब वह अपने ब्लैकवेयर ब्लडलाइन को उजागर कर देगा तो यह बच्चा निश्चित रूप से हार जाएगा। इसके बारे में बोलते हुए, क्या आप लोगों ने देखा है कि हालांकि इस बच्चे का स्वभाव किसी ऐसे व्यक्ति जैसा नहीं है जो कई युद्धों से गुजरा हो, लेकिन उसका युद्ध अनुभव बुरा नहीं है। वह भाई ली से ज्यादा कमतर नहीं है। जू वुल्फ गार्ड के निजी गार्डों ने एनिमेटेड चर्चा की। जू झोंगकाई अपनी भुजाएं मोड़कर किनारे पर खड़ा था। उसने खुशी के भाव से युद्ध के मैदान को देखा। प्रतिभा, एक ऐसी प्रतिभा जिसका उन्होंने हमेशा सपना देखा था। सैन्य रणनीति विभाग के एक छात्र को वास्तविक युद्ध में ऐसी उपलब्धियां कैसे मिल सकती हैं? यह काफी आश्चर्यजनक था। बेशक वह बता सकता है कि वांग ये के पास युद्ध का बहुत अनुभव था। दूसरे पक्ष की युद्ध ऊर्जा, युद्ध क्षेत्र और यहाँ तक कि एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उसकी खेती सभी असाधारण थे। हालांकि उनकी करीपान तकनीकें उतनी अच्छी नहीं थीं, कोई भी पूर्ण नहीं था। खामियां तो होनी ही थीं। हालांकि खामियों ने उनकी ताकत को स्पष्ट नहीं किया। यह पहले से ही बहुत दुर्लभ था कि वे समान रूप से मेल खा सके और झांग ही द्वारा अपना दबदबा कायम करने से पहले भी वांग ये का पलड़ा भारी था। थोड़े से पालन पोषण से वह भविष्य में उसका दाहिना हाथ बन सकता है। हालांकि ऐसा लगता है कि मैंने हाल ही में स्पेसलॉक बैटल डोमेन के बारे में सुना है। जो झोंगकाई ने भौहें चढ़ा ली और ध्यान से सोचा। ऐसा प्रतीत होता है कि उसे वांग ये नाम का भी आभास था, हालांकि अब उसे यह याद नहीं आ रहा है कि उसने यह नाम कहां से सुना था। मार्शल आर्ट के क्षेत्र में अचानक स्थिति बदल गई। झांग ही, जो वांग ये के पलटवार से घायल हो गया था, गुस्से में था। वह दहाड़ा और उसका रक्तपात फूट पड़ा। एक काली ज्वाला ने उसे घेर लिया। न केवल उसका घायल शरीर ठीक हो गया, बल्कि एक काला अजगर भी प्रकट हुआ और सभी बचावों को तोड़ दिया। यह जहां भी गया, इसे रोका नहीं जा सका। ब्लैकवेयर ब्लडलाइन, ब्लैक ड्रैगन की लौ से स्पेसलॉक बैटल डोमेन और स्थानिक नियंत्रण सभी टूट गए थे। झांग ही का युद्ध क्षेत्र आगे बढ़ गया और युद्ध के मैदान को घेर लिया। वांग ये की थंडर फ्यूजन तकनीक तुरंत टूट गई। उसकी गड़गड़ाहट और युद्ध शक्ति की उत्पत्ति को भी काले ड्रैगन ने तुरंत तोड़ दिया था। महान हत्या हथियार का विरोध करना कठिन था। झांग ही की करीपान के साथ काले ड्रैगन ने अपना खूनी मुंह खोला और वांग ये के सिर पर काट लिया। जो झोंगकाई की आंखें तेज थीं और वह किसी भी समय कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार था। वह वांग ये को मारने नहीं देंगे। यह एक उच्च कोटि की प्रतिभा थी जो मार्शल आर्ट और सैन्य रणनीति दोनों में कुशल थी। अचानक बूम, इससे भी अधिक भयानक शक्ति प्रकट हुई। वांग ये की करीपान से सफेद बिजली फैल गई। उच्च आयामी ऊर्जा की उपस्थिति ने काले ड्रैगन की लपटों को भस्म कर दिया। यह श्वेत प्रकाश की एक किरण थी जिसमें एक कमजोर वज्र की ऊर्जा समाहित थी। इसने मार्शल आर्ट क्षेत्र को जगमगा दिया और जो झोंगकाई की आंखें चौड़ी हो गईं। वांग ये सफेद बिजली यम, ये झूठा। उन्होंने कहा कि वह ब्रह्मांडीय मानवता में योगदान देने के लिए राक्षसों और शैतानों को मारना चाहते थे और यह भी उल्लेख किया कि वे अपने पूर्वजों के अवशेष ढूंढना चाहते थे और उनकी लंबे समय से चली आ रही इच्छा को पूरा करना चाहते थे। लेकिन वह स्पष्ट रूप से पीछा करने वालों से छिपने के लिए यहाँ आया था। जो झोंगकाई ने अपनी आंखें बंद कर ली और अपना सिर हिलाया। वह स्वाभाविक रूप से वुआन ब्लैक रियलम में हुई घटना के बारे में जानता था जिससे भारी हंगामा हुआ था। उन्होंने व्हाइट लाइटनिंग यम के बारे में भी सुना था जो हाल ही में प्रसिद्ध हो गए थे। हालांकि उन्हें इसकी उम्मीद नहीं थी। वास्तव में दूसरा पक्ष उनके पास आया था। धत तेरी के, उसने उसकी भावनाओं से खेला। वह गलत था। सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी के सैन्य रणनीति विभाग के छात्र के रूप में वांग ये की पहचान वास्तव में प्रामाणिक थी। जो झोंगकाई का दिल उलझन में था। वह एक ईमानदार आदमी की तरह महसूस करता था जिसने एक देवी से शादी की थी, लेकिन बाद में उसे पता चला कि देवी का बहुत गौरवशाली इतिहास था। दूसरी ओर देवी सुंदर दिखने वाली, शानदार आकृति वाली और अपनी गतिविधियों में कुशल थी। हालांकि दूसरा पक्ष ईमानदार नहीं था। क्या उसे लेना चाहिए या स्वीकार करना चाहिए? इसे चुनना बहुत कठिन था। जब जू झोंगकाई अचेतन स्थिति में थी, मार्शल आर्ट क्षेत्र पर लड़ाई पहले ही समाप्त हो चुकी थी। वांग ये के भाई तभी ओब्लिवियन कवच का सामना करते हुए झांग ही इसका विरोध नहीं कर सके। काले अजगर की ज्वाला बुझ गई और वह हार गया। भले ही उसकी युद्ध क्षमता सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञ के बराबर थी, वांग ये बहुत मजबूत था। वास्तव में भले ही वांग ये ने भाई तभी ओब्लिवियन कवच का उपयोग नहीं किया हो, लेकिन उनकी युद्ध क्षमता झांग ही से कमतर नहीं थी। एक बार जब उन्होंने ऐसा किया तो कोई सस्पेंस नहीं रह गया। जू वुल्फ गार्ड के निजी गार्ड सभी हैरान थे। झांग ही 10 सुपरस्टार स्तर के कप्तानों और उपकप्तानों के तहत सबसे क्रूर लोगों में से एक था। फिर भी एक ही मुठभेड़ में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। यह नवागंतुक की ताकत दिखाने के लिए पर्याप्त था। जू वुल्फ गार्ड में आपका स्वागत है। कमांडर यूरेंजे ने जनरल जू की ओर देखा और बिना किसी भाव के परिणाम की घोषणा की। आसपास के निजी गार्ड स्तब्ध रह गए, लेकिन जल्द ही जब उन्होंने वांग ये को एक नई रोशनी में देखा तो तालियों की गड़गड़ाहट गूंज उठी। सैन्य शिविर में केवल ताकत ही मायने रखती थी। इस लड़ाई में झांग ही को हराकर वांग ये ने जू वुल्फ गार्ड की स्वीकृति हासिल करने के लिए अपनी ताकत का इस्तेमाल किया। बूढ़े तू उसे प्रक्रियाओं से गुजरने के लिए ले जाओ, कमांडर यूरेंजे ने एक अनुभवी व्यक्ति से कहा। मुझे तू यूफेन हंसा। आप जू वुल्फ गार्ड में सबसे अनुभवी हैं। आपके पास शानदार करीपान कौशल भी हैं, इसलिए उसे अपने साथ ले जाएं, यूरेंज ने कहा। फिर ठीक है, तू यूफेन खींचकर खड़ा हो गया। वह वांग ये के पास गया और मुस्कुराया। चलो बच्चे, चलो पहले प्रक्रियाएं निपटा लें, फिर मैं तुम्हें शिविर में घुमाऊंगा। ठीक है, वांग ये को कोई आपत्ति नहीं थी। उसने अपनी आंख के कोने से जनरल जू की ओर देखा और समझ गया। कुछ बातें खुलकर कहने की जरूरत नहीं होती। चूंकि जनरल जू ने आपत्ति नहीं जताई, तो जू वुल्फ गार्ड में शामिल होने के बाद उन्हें किसी और चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। तू यूफेन वांग ये के साथ चला गया। मार्शल आर्ट क्षेत्र ने शीघ्र ही अपनी जीवंतता पुनः प्राप्त कर ली। निजी गार्डों ने प्रतिस्पर्धा की और खेती की, ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने अतीत में प्रशिक्षण लिया था। केवल कमांडर यूरेंजे जू झोंगकाई के साथ बचे थे। वह उत्तरार्ध का सबसे भरोसेमंद अधीनस्थ था। जनरल, आप क्या करने की योजना बना रहे हैं? यूरेंजे सीधे थे। आपका क्या मतलब है? जू झोंगकाई हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह जू वुल्फ गार्ड में शामिल हो गया है। उसे कैसे भगाया जा सकता है? क्या हमें इसकी सूचना जनरल के को देने की जरूरत है? यूरेंज ने पूछा। यह सिर्फ एक व्यक्ति को अंदर ले जा रहा है। यह एक छोटा सा मामला है। इसे विशेष रूप से रिपोर्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या आपको लगता है कि 5 महान ब्रह्मांडीय देशों के मात्र परिवार यहाँ आ सकते हैं और परेशानी पैदा कर सकते हैं? जू झोंगकाई ने व्यंग्य किया। यूरेंज ने कहा, उनमें हिम्मत नहीं है। जू झोंगकाई अचानक मुस्कुरा दी। यह सब अच्छा है। इसका मतलब है कि यह बच्चा वास्तव में सक्षम है और उसने सैन्य रणनीति विभाग में जाने के लिए सिर्फ सैन्य रणनीतियों को याद नहीं किया है। डार्क एनर्जी स्तर पर उसके पास 5 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवार हैं जो पक्षियों की तरह इधर-उधर कूद रहे हैं, उन्हें घेरों में खेल रहे हैं, लेकिन वे उसका कुछ नहीं कर सकते। यूरेंज ने कहा, मुझे खबर मिली है कि उन्होंने वांग ये से निपटने के लिए अपने परिवार के विशेषज्ञों को इकट्ठा किया है। वे जल्द ही पहुंचेंगे। जू झोंगकाई स्तब्ध रह गया और फिर हंसा। कोई आश्चर्य नहीं कि यह बच्चा मेरे पास आया। क्या इससे 5 ब्रह्मांडीय देशों के परिवार और अधिक क्रोधित नहीं होंगे? यूरेंज के कठोर चेहरे पर एक अजीब भाव प्रकट हुआ, मानो वह उनके उग्र भावों की कल्पना कर सकता हो।
जब इस बच्चे ने बेस में लोगों को मारा तो उसने कोई दया नहीं दिखाई, लेकिन जब उसका कोई मुकाबला नहीं था तो वह किसी और की तुलना में तेजी से भाग गया। उसने वास्तव में सैन्य रणनीति का सार समझ लिया था। विद्वान वास्तव में भिन्न थे, उनके विपरीत जो केवल लड़ना जानते थे। जू झुंगकाई ने कहा, वह एक अच्छा अंकुर है, उसे अच्छी तरह से विकसित करो। उसने बाहर जो परेशानी पैदा की है उसकी जिम्मेदारी मैं लूंगा। 5 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवारों के उन बेकार लोगों की परवाह करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ जनरल, यू रेंज ने उत्तर दिया। वांग ये और तू यूफेंग ने तुरंत प्रक्रियाएं पूरी की। मानव जाति का युद्ध सैन्य शिविर मानव अभयारण्य की एकीकृत निगरानी में था। ब्रह्मांड के 7 सर्वोच्च गुटों ने धन मुहैया कराया और संयुक्त रूप से उनका प्रबंधन किया। आखिरकार सैन्य शिविर आवश्यक था। ब्रह्मांड की 8 महान जातियां युद्ध में थीं। स्काई रेस और डार्क रेस लगातार युद्ध में थे, जबकि मनुष्य, राक्षस और शैतान क्षेत्र के लिए कभी न खत्म होने वाली लड़ाई में थे। ब्रह्मांड में जहां युद्ध चल रहा था, मानव जाति का युद्ध सैन्य शिविर अपरिहार्य था। तू यूफेंग ने कहा, सैनिकों के लिए सेना में शामिल होने के लिए औपचारिक प्रक्रियाओं का एक सेट है, जहां किसी को मानव आभासी ब्रह्मांड के सत्यापन से गुजरना पड़ता है। अकेले जनरल जू को छोड़ दें, यहां तक कि सर्वोच्च रैंकिंग वाले जनरल के भी इस प्रक्रिया से बच नहीं सकते हैं। जू वुल्फ गार्ड निजी गार्ड हैं। सलाहकार विभाग के साथ हमें जनरल जू का निजी कर्मचारी माना जाता है, इसलिए हम एक शॉर्टकट ले सकते हैं। आमतौर पर आपको इस प्रक्रिया से भी गुजरना पड़ता है, लेकिन जनरल जू ने आपको एक सिफारिश दी और हमारी बहुत सारी मेहनत बचाई। वांग ये ने सिर हिलाया। हालांकि प्रीफेक्ट 3 सामान्य रैंकों में सबसे निचला स्तर था, फिर भी उनके पास बहुत अधिक शक्ति थी। क्या आप यहाँ शरण लेने आए हैं? तू यूफेंग वांग ये को देखकर मुस्कुराया। भाई तू तो कमाल है, वांग ये ने प्रशंसा की। तू यूफेंग हंसा। हाल ही में आपका नाम हंटू गैलेक्सी में सबसे प्रसिद्ध रहा है। कई लोग आपके बारे में बात कर रहे हैं। वे सभी आपको पकड़े जाने का इंतजार कर रहे हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि आप शरण लेने के लिए सैन्य शिविर में आएंगे। एक बड़ा गुट मुझे समायोजित कर सकता है, वांग ये हंसे। बुद्धिमान, तू यूफेंग ने उसे एक अंगूठा दिया। यदि आप लड़ना जारी रखते हैं तो आप निश्चित रूप से पीड़ित होंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे 10 या 20 सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञों को खो देते हैं, नहीं, इससे कोई फर्क पड़ता है कि आप कितनी बार उनका घेरा विफल होने के बाद भागने में सफल होते हैं। यह तब तक पर्याप्त है जब तक वे एक बार सफल हो जाते हैं। हाँ, वांग ये ने आह भरी। इसकी तुलना में उनकी दोष सहनशीलता बहुत कम थी। ज्यादा मत सोचो, आगे बढ़ो। तू यूफेंग बिना किसी परवाह के हंसा। जू वुल्फ गार्ड में शामिल हो और आप हम में से एक हैं। यदि 5 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवार आपको छूने की हिम्मत करते हैं तो हम उन्हें एक साथ नष्ट कर देंगे। बेशक मुझे नहीं लगता कि उनमें हिम्मत है। हालांकि 5 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवारों के खतरे के बिना भी सैन्य शिविर अभी भी काफी खतरनाक है। आपको समझना चाहिए, है ना? समझे ने भी इसे कवर नहीं किया। आखिरकार उसने अनगिनत बार सैन्य शिविर में शामिल होने के बारे में सोचा था। उस समय उनकी ब्रह्मांडीय स्तर की ताकत अपर्याप्त थी, जिससे उनकी मृत्यु की संभावना आसमान छू रही थी, इसलिए उन्होंने इसे अस्थायी रूप से अलग रख दिया था। चारों ओर चक्कर लगाने के बाद भी वह यहीं आ पहुंचा। यह मुख्य रूप से राक्षसों और शैतानों के खिलाफ लड़ना है ना? वांग ये ने कहा। तू यूफेंग ने सिर हिलाया। हाँ, सैनिकों की मौत मूल रूप से उसी के कारण हुई है। अन्वेषण में कुछ खतरा भी होगा, खासकर जू वुल्फ गार्ड के लिए। एक विशिष्ट बल के रूप में हमें अक्सर उच्च जोखिम वाले मिशनों को पूरा करने के लिए भेजा जाता है। भाई तू तो बहुत अनुभवी लगता है, वांग ये दूसरे पक्ष के अनुभवी चेहरे से बता सकते थे। मैं बस भाग्यशाली हूँ, तू यूफेंग ने भावुक होकर आह भरी। दूसरों की तुलना में अधिक चौकस रहने और लालची न होने से कोई स्वाभाविक रूप से लंबे समय तक जीवित रह सकता है। बेशक सैन्य शिविर में सबसे महत्वपूर्ण चीज अभी भी ताकत है। केवल जब आप पर्याप्त मजबूत होते हैं तो आप अपनी रक्षा कर सकते हैं और निराशा की स्थिति में जीवित रहने का मौका पा सकते हैं। मुझे और बताओ, वांग ये ज्ञान की प्यासी थी। रास्ते में तो यूफेंग ने सैन्य शिविर में अपने अनुभव साझा किए। वांग ये ने ध्यान से सुना। वृद्ध लोग मार्गदर्शक बनना पसंद करते थे। जब वे उत्कृष्ट युवाओं से मिलते थे जो सुनने और सीखने के इच्छुक होते थे तो वे अक्सर कुछ संकेत देते थे। जल्द ही वे जू वुल्फ गार्ड के शिविर में लौट आए। जब वे मार्शल आर्ट क्षेत्र से गुजरे तो कई निजी गार्डों ने मुस्कुराते हुए वांग ये का स्वागत किया। तू यूफेंग ने कहा, अब हम सभी एक ही पक्ष में हैं। जू वुल्फ गार्ड जनरल जू की विचारधारा को इस तरह से आगे बढ़ाता है कि ताकतवरों का सम्मान किया जाता है। यहाँ श्रेष्ठ और अधीनस्थ के बीच कोई अंतर नहीं है। यह सब ताकत पर निर्भर करता है। कप्तान और उपकप्तान सिर्फ खाली पदवी हैं, नानी। तो यूफेंग ने वांग ये से कहा, सभी युद्ध क्रेडिट अपने द्वारा अर्जित किए जाते हैं। युद्ध के मैदान पर उन्हें जमा करना तेज है। हालांकि हमें अभी हार का सामना करना पड़ा है, इसलिए हमें कुछ समय के लिए आराम करना चाहिए। आप इस समय का उपयोग सैन्य शिविर की गति के लिए अभ्यस्त होने और अपने करीपान कौशल में सुधार करने के लिए कर सकते हैं। आपकी करीपान तकनीक बेकार है। वांग ये हंसे। भाई तू कृपया मुझे कुछ संकेत दीजिए। कोई बात नहीं, तू यूफेंग तुरंत सहमत हो गया। करीपान तकनीकों का अभ्यास करना मुश्किल नहीं है। यह सिर्फ अभ्यास, समझ और मुकाबला है। यदि आपके पास समय है तो आप और अधिक अभ्यास कर सकते हैं। मार्शल आर्ट क्षेत्र में जाएं और हमारे भाइयों के साथ मुकाबला करें। आप तेजी से सुधार करेंगे। समझा? वांग ये ने सिर हिलाया। तू यूफेंग ने कहा, आपको मिलाकर कुल 97 लोग हैं। पिछली लड़ाई में हमने अपने 1 तिहाई सैनिक खो दिए थे। कई को हाल ही में पदोन्नत किया गया है। नए लोगों के रूप में आप लोगों के लिए कुछ टेम्परिंग मिशन होने चाहिए। अच्छी तरह से तैयारी करें। कैसा मिशन? वांग ये उत्सुक थे। मैं इसके बारे में नहीं जानता, तू यूफेंग ने कंधे उचकाए। हालांकि यह आसान नहीं होगा। जब मेरे पास खबर होगी तो मैं आपको सूचित करूंगा। ठीक है भाई तू, वांग ये ने कहा। और कुछ नहीं है। मैं तुम्हें पहले ही वह सब कुछ बता चुका हूं जो मुझे चाहिए। तू यूफेंग ने आगे की ओर इशारा किया। वे टीम 3 के बैरक हैं। वहां कुल 7 पुरुष और 3 महिलाएं हैं। उनमें से 2 यहाँ नए हैं। हम जाएंगे और उनके बारे में जानेंगे। ठीक है, वांग ये ने सिर हिलाया। ओह ठीक है, गड़बड़ मत करो, तू यूफेंग ने याद दिलाया। चिंता मत करो भाई तू, मैं उस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ, वांग ये ने सही ढंग से कहा। मानव जाति के युद्ध सैन्य शिविर में ब्रह्मांडीय साहसी और ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू राजाओं की तरह पुरुषों और महिलाओं के बीच ज्यादा अंतर नहीं था। यह केवल युद्ध के परिणाम और ताकत पर निर्भर था। फिर भी वे एक ही छत के नीचे रहते हुए भी अलग अलग रहते थे। पड़ाव 3 के बैरक में प्रवेश करते हुए केंद्रीय हॉल विशाल था। 10 कमरे विभिन्न स्थानों पर बिखरे हुए थे और कमरों के बाहर नामों के साथ कमरे की प्लेटें अंकित थीं। वांग ये की नजर पूरे क्षेत्र में गई और उसे अपना कमरा मिला जो एकमात्र खाली था। जू वुल्फ गार्ड की रहने की स्थितियां बहुत अच्छी थीं और उनके पास अपने स्वतंत्र खेती कक्ष थे। शिविर में सैनिक जुड़े हुए कमरों में रहते थे, हालांकि चूंकि ब्रह्मांडीय स्तरों के लिए अब नींद की जरूरत नहीं थी, साझा कमरों का एकमात्र नकारात्मक पक्ष गोपनीयता में कमी थी। इसके अलावा पुरुष सैनिकों को महिला सैनिकों के साथ अकेले रहने की अनुमति नहीं थी, जिससे किसी भी समय दूरी कम हो जाती थी। ठीक है, अभी तुम वहीं रहो, यहाँ बहुत सुरक्षित है, वांग ये ने यूमिन को बुलाया। स्वाभाविक रूप से वह उसके साथ सैन्य शिविर में प्रवेश नहीं कर सकती थी। यहाँ तक कि परिवार के सदस्यों को भी प्रवेश की अनुमति नहीं थी, बेड वार्मर की तो बात ही छोड़िए। हालांकि वह एनकैंपमेंट N0.3 के ठीक बाहर सन हार्मनी में रह सकती थी।
आखिरकार पूरी छोटी आकाशगंगा सैन्य शिविर का क्षेत्र थी और यह बहुत बड़ी थी। आइए टीम 3 के साथियों के बारे में जानें। कॉल समाप्त करने के बाद वांग ये लॉबी में लौट आए। उसकी नजर कमरों में घूम गई और जल्द ही एक कमरे की प्लेट पर जा टिकी जिस पर सुख लिखावट में एक सुंदर नाम लिखा हुआ था, जू बैरो। खटखटाओ खटखटाओ। वांग ये ने 2 बार दरवाजा खटखटाया। कृपया अंदर आएं। कमरे के अंदर से एक धीमी आवाज आई और दरवाजा खटखटाहट के साथ खुल गया। वांग ये ने धीरे से उसे धक्का देकर खोला। फूलों और पौधों की सुगंध उसकी नाक में समा गई। कमरे की मालकिन एक इत्मीनान वाली महिला लग रही थी। कमरा साफ सुथरा था। मेजें और कुर्सियां करीने से लगी हुई थीं। यहाँ तक कि कोई भी जरा भी विचलित नहीं हुआ। दूसरी पार्टी बहुत खास थी। वांग ये ने कमरे में कदम रखा, मडराते हुए और उसे गंदा होने से बचाने के लिए अपने पैरों को जमीन से ऊपर रखा। कमरे में सफेद कपड़े पहने एक मुस्कुराते हुए युवक ने वांग ये की ओर देखा और सिर हिलाया। वांग ये जम गया। उसने चारों ओर देखा और किसी को नहीं देखा। फिर वह कमरे से बाहर चला गया और कमरे की प्लेट को देखकर पुष्टि की कि कोई गलती नहीं हुई है। मैं जू बैरो हूँ। नमस्ते भाई वांग ये। सफेद कपड़े पहने युवक ने अजीबता को तोड़ दिया और वांग ये को देखकर मुस्कुराया। उसकी आवाज कोमल थी, वसंत की हवा जैसा एहसास दे रही थी। उसकी हरकतें सूक्ष्म और सौम्य थीं, बहुत सुंदर, मानो वह किसी अमीर परिवार से आया हो। यहाँ तक कि उसकी शक्ल भी थोड़ी उभेलिंगी थी और उसका नाजुक शरीर एक महिला के समान था। उसका लिंग पुरुष होने के अलावा वह अन्य सभी पहलुओं में लगभग महिला जैसा ही था। हेलो, क्या आप मुझे जानते हैं? वांग ये आश्चर्यचकित थे। व्हाइट लाइटनिंग यम, वांग ये, ना। आपने मैदान पर झांग को हरा दिया, जू बैरो ने सुंदर मुस्कान के साथ कहा। आपने जू वुल्फ गार्ड में काफी हलचल मचा दी। अब हर कोई आपके बारे में जानता है। क्या ऐसा है? वांग ये मुस्कुराए। मैंने भाई तू से सुना कि मेरे जैसे 2 नौसिखिए हैं, एक पुरुष और एक महिला। नाम से मुझे लगा कि आप ही महिला हैं। बैरो कमल के तने का सफेद रंग है जो कीचड़ में प्रवेश करता है। जू बैरो मुस्कुराई। जो मेरा उपनाम है। नाम तटस्थ है। यदि उन्होंने कहा कि यह तटस्थ है, तो ऐसा ही होगा। यह आदमी ऐसे व्यक्ति जैसा लग रहा था जो हर विवरण पर ध्यान देता था और अंत तक बहस करता था। तो दूसरी नवागंतुक यान सैंकी एक महिला है। वांग ये ने मन ही मन सोचा। आप जू वुल्फ गार्ड में कब शामिल हुए? वांग ये ने विषय बदल दिया। जू बैरो ने कहा, मैं अभी कुछ दिन पहले ही आया हूँ। अभी अभी आए हैं? वांग ये आश्चर्यचकित थे। जू बैरो ने धीरे से गुनगुनाया। मुझे भर्ती प्रशिक्षण शिविर में चुना गया था। फिर मैंने एक स्टारशिप ली और मुझे यहाँ भेज दिया गया। वांग ये ने सिर हिलाया। योंगशी गैलेक्सी में शैतान जाति के खिलाफ लड़ाई में जू वुल्फ गार्ड को कई हताहतों का सामना करना पड़ा था। इसके अलावा जनरल जू के कैप्टन लेफ्टिनेंट से प्रीफेक्ट बनने के बाद उनके जू वुल्फ गार्ड में सदस्यों की संख्या बढ़ गई, इसलिए कई नए सदस्य जोड़े गए। केवल सैन्य शिविर के चयन पर निर्भर रहना पर्याप्त नहीं था, इसलिए वह कुछ लोगों का चयन करने के लिए भर्ती प्रशिक्षण शिविर में गया। भाई तूने जो कहा उसके अनुसार 5 से 10 टीमों में कप्तान के अलावा सभी नए लोग शामिल थे। वह जिस तीसरी टीम में थे उसमें अभी भी काफी वरिष्ठ लोग थे, विशेषकर कप्तान भाई तू जो जू वुल्फ गार्ड में सबसे अनुभवी थे। दूसरी पार्टी जू वुल्फ गार्ड के कमांडर यूरेंजे के समान बैच में शामिल हो गई। जैसे ही वे बातें कर रहे थे, अचानक दूर से तेज कदमों की आहट सुनाई दी। दरवाजा एक धमाके के साथ खुला और वांग ये ने जू बैरो के सुंदर चेहरे को विकृत होते देखा। जी भाई, मैंने सुना है कि वह लड़का टीम 3 में शामिल हो गया है। कमरे में जल्दबाजी में छोटे बालों वाली एक महिला दिखाई दी। वह अपने कसे हुए महिला कवच में बेहद आकर्षक लग रही थी। उसका नक्काशी जैसा चेहरा और तेज आंखें तुरंत वांग ये पर टिक गईं। वांग ये ने अपने सैन्य जूतों पर नजर डाली जो रेत और कीचड़ से ढके हुए थे। फिर उसने जू बैरो की ओर देखा। हालांकि दूसरा पक्ष अभी भी मुस्कुरा रहा था, उसकी पीठ के पीछे उसके हाथों की छोटी-छोटी हरकतें किसी को बेवकूफ नहीं बना सकती थीं। वह शायद पहले से ही लड़की के बड़ों को मन ही मन नमस्कार कर रहा था। एक गुलाम। वांग ये का दिल तेजी से धड़कने लगा। छोटे बालों वाली महिला के माथे पर एक स्पष्ट गुलाम का निशान था जो उसकी पहचान दर्शाता था। तुम क्या देख रहे हो? यदि तुम देखते रहे तो मैं तुम्हारी आंखें खोद लूंगा। छोटे बालों वाली महिला पीछे नहीं हटी और उसने वांग ये की ओर घूर कर देखा। नमस्कार, मैं नवागंतुक वांग ये हूँ। कृपया भविष्य में मेरा ख्याल रखें। वांग ये ने अपनी नजरें हटा ली और छोटे बालों वाली महिला की ओर देखकर मुस्कुराया। पताका यान सैंकी ने अहंकारपूर्वक अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। उसकी आवाज सुरीली थी। मुझे सैन्य शिविर से पदोन्नत किया गया था। आपकी युद्ध कौशल खराब नहीं है। जब हमारे पास समय होगा तो एक मैच करेंगे। जू बैरो ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम उसकी बराबरी के नहीं हो सनकी। बकवास। यान सनकी ने अपनी आंखें चौड़ी कीं। झांग ही केवल बाहर से मजबूत है। मैं यान सैंकी जब से सैन्य शिविर में शामिल हुआ हूँ अनगिनत राक्षसों को मार डाला है। हमें लड़ने के बाद ही पता चलेगा कि कौन मजबूत है। जू बैरो ने हंसते हुए कहा, आप वास्तव में उसके लिए उपयुक्त नहीं हैं। वांग ये ने उसकी ओर देखा। जैसा कि अपेक्षित था, उनका व्यक्तित्व प्रतिशोधी था। ऐसा लग रहा था कि उनके बीच अच्छे संबंध थे। ऐसा लग रहा था कि वह अपने कमरे को गंदा करने के लिए यान सैंकी से बदला ले रहा था। कितना षड्यंत्रकारी लड़का है। आओ, चलो बाहर चले और लड़ें। यान सैंकी ने वांग ये की कलाई पकड़ ली और उसे बाहर खींच लिया। वांग ये थोड़ा स्तब्ध रह गए क्योंकि उन्हें अपनी कलाई से बल महसूस हुआ। दूसरा पक्ष काफी ताकतवर था। जू बैरो मुस्कुराहट से भरी थी। उसने यान सैंकी को वांग ये को बाहर खींचते हुए देखा और उनका पीछा किया। दरवाजा बंद करने से पहले पानी की लहरें उठी और फर्श और दरवाजे को साफ कर दिया जिसे यान सैंकी ने गंदा कर दिया था। तभी उसने संतुष्ट होकर दरवाजा बंद कर दिया। जू वुल्फ गार्ड का मार्शल आर्ट क्षेत्र। सैंकी का व्यक्तित्व उग्र है, लेकिन उसका कोई बुरा इरादा नहीं है। भाई वांग ये, कृपया दया दिखाए। जू बैरो ने एक टेलीपैथिक संदेश भेजा। जरूर। वांग ये ने जू बैरो की ओर देखा और सिर हिलाया। ऐसा लग रहा था कि यान सैंकी को दंडित करना उसका एकमात्र लक्ष्य नहीं था। यह आदमी बहुत षड्यंत्रकारी था। जल्दी जल्दी जल्दी। तुम एक आदमी हो, चिंता मत करो। यान सैंकी ने दूर से अधीरता से आग्रह किया। अगर तुम्हें लड़ना है तो जल्दी करो। वांग ये का मुंह हिल गया। जैसा कि सैन्य शिविर की एक महिला से अपेक्षा की जाती थी, वह बहुत असभ्य थी। यूमिन उससे कहीं अधिक सभ्य थी, लेकिन ताकत के मामले में यान सैंकी ने यूमिन को पूरी तरह से पीछे छोड़ दिया। एक पताका। सैन्य शिविर के रैंक स्पष्ट थे और युद्ध योग्यताओं के साथ उनका आदान प्रदान किया जा सकता था। एक पताका एक सेंचुरियन से ऊपर थी और उनकी युद्ध क्षमता कम से कम उन्नत डार्क एनर्जी स्तर पर थी या सुपरस्टार स्तर से भी आगे थी। दूसरी पार्टी झांग ली के समान स्तर पर थी। झगड़ा करना। यान सैंकी ने तेजी से हमला किया। उसके हाथ में युद्ध की तलवार धधकती रोशनी के साथ फूट पड़ी। अग्निसंलयन तकनीक। नहीं, यान सैंकी उतनी निपुण नहीं थी। उसने अपने हमले की शुरुआत अपनी युद्ध तलवार के विशेष प्रभाव के साथ की, जिसमें उत्कृष्ट तलवार तकनीक भी शामिल थी। उसने अपनी ताकत का परीक्षण करने की पहल की। वह जिद्दी और लापरवाह दिखती थी, लेकिन युद्ध में वह सावधानीपूर्वक थी। जैसा कि एक ऐसे ध्वजवाहक से अपेक्षा की जाती थी जो सबसे निचले स्तर के सैनिकों से ऊपर चढ़ा था। वांग ये ने भाई तभी ओब्लिवियन कवच का उपयोग नहीं किया और दूसरे पक्ष से निपटने के लिए अपनी लड़ाकू क्षमता पर भरोसा किया। वह यान सैंकी की वास्तविक युद्ध कौशल को भी जानना चाहता था। वे सभी मुझे दबाने के लिए अपनी तलवार की तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। वार के आदान प्रदान के बाद वांग ये को पीड़ा पहुंचाने वाली सेबर तकनीक की सीमाएं महसूस हुई।
व्यक्तिगत युद्ध कौशल को महत्व देने वाले सैन्य शिविर में उनकी वर्तमान कमजोरी निस्संदेह उजागर हुई थी। मौलिक संलयन तकनीक के अलावा अपने युद्ध कौशल के साथ सैन्य शिविर में लड़ाई में बढ़त हासिल करना उनके लिए मुश्किल था। हालांकि एक क्षमता उपयोगकर्ता के रूप में उनकी ताकत की मदद से यह कोई समस्या नहीं थी। आभासी छवि मंत्र। वांग ये तुरंत 2 हिस्सों में बंट गए और थंडर फ्यूजन तकनीक का इस्तेमाल किया। हालांकि उन्होंने गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति, डार्क एनर्जी कंट्रोल स्पेल से मजबूती और वर्चुअल इमेज स्पेल की विशेषताओं का उपयोग नहीं किया, जिससे स्थिति जल्दी ही बदल गई। छोटी-छोटी तरकीबें। यान सैंकी के छोटे बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी तलवारबाजी झरने की तरह थी। उसकी गति अचानक बदल गई और उसकी तलवार तकनीक ने तुरंत उसे एक ऐसी अवधारणा में ला दिया जिसने उसे घेर लिया। तलवार का इरादा छलक रहा था। इरादे की ताकत। यह ऐसा था जैसे उसने तलवार तकनीक को एक आत्मा दे दी हो। ठीक उसी तरह जैसे भाई तवहील ओरिजिन केवल भाई तवहील ओरिजिन इंटेंट के साथ ही प्रभावी हो सकता है, एक तलवार तकनीक केवल तलवार के इरादे से ही पूरी होगी। स्पेस लॉक बैटल डोमेन। वांग ये ने अपने युद्ध क्षेत्र से जवाब दिया। यदि उसका क्षेत्र अपर्याप्त होता तो वह इसकी भरपाई खजाने से करता। यह कदम मेरे खिलाफ बेकार है। यान सैंकी को इसकी बिल्कुल भी परवाह नहीं थी। उसने खुद को बचाने के लिए युद्ध ऊर्जा को संघनित किया। उसने स्पेस लॉक बैटल डोमेन को नजरअंदाज कर दिया और अपनी तलवार तकनीक की अवधारणा और हमले पर ध्यान केंद्रित किया। फिर भी स्पेस लॉक बैटल डोमेन के अस्तित्व ने अभी भी उसके आंदोलनों को प्रभावित किया और उसकी अंधेरे पदार्थ ऊर्जा कमजोर हो गई थी। लगातार हो रहे हमलों को वांग ये ने रोक दिया था। हाँ, यान सैंकी गंभीर हो गया। उसकी क्षमता प्रसारित हुई और उसकी युद्ध ऊर्जा फूट पड़ी। तलवार के इरादे को लड़ाकू ऊर्जा की शक्ति से पूरक किया गया और इसकी शक्ति एक नए शिखर पर पहुंच गई। विस्फोटक मंत्र। वह वास्तव में मजबूत बनाने वाली प्रणाली में कुशल है। वांग ये ने पहले ही यान सैंकी के सफेद क्षेत्र की ऊर्जा को महसूस कर लिया था। उन दोनों को बमुश्किल एक ही प्रकार का योद्धा माना जा सकता था, लेकिन वह अब लौकिक स्तर पर नहीं था। विस्फोटक मंत्र के विरुद्ध विस्फोटक मंत्र। वांग ये बिल्कुल भी नहीं हारे। एक आदर्श जीवन रूप के रूप में उनमें और भी अधिक लड़ाकू ऊर्जा समाहित थी, बल्कि उसकी स्टेज 8 की उपलब्धि यान सैंकी से भी बेहतर थी। भले ही उसे करीपान तकनीकों के संदर्भ में दबा दिया गया था, स्पेस लॉक बैटल डोमेन के सहयोग से वह जवाबी हमला कर सका। बूम! गिरते उल्का की तरह यान सैंकी का विस्फोटक हमला ध्वस्त हो गया। उसके वन हाइट स्पेल की शक्ति बेहद भयानक थी। हालांकि यह अभी भी अवरुद्ध था। वांग ये ने बहुत कुछ सीखा है। जो बैरो ने बगल से लड़ाई देखी, वह यान सैंकी की क्षमताओं से अच्छी तरह वाकिफ था, लेकिन उसे वांग ये के इतने शक्तिशाली होने की उम्मीद नहीं थी। उसने दिखा दिया था कि वह कई क्षमताओं वाले मंत्रों में पारंगत था। भले ही उसने अब अपनी घातक चाल का उपयोग नहीं किया हो, फिर भी यान सैंकी का पलड़ा भारी नहीं था। हालांकि अगला कदम थोड़ा मुश्किल हो सकता है। जो बैरो यान सैंकी के व्यक्तित्व को अच्छी तरह से जानती थी। एक बार फिर वांग ये से पराजित होने के बाद उसकी लड़ाई की भावना अपने चरम पर पहुंच गई थी। वह अपनी अंतिम चाल का उपयोग करने जा रही थी। बूम! यान सैंकी का चेहरा लाल हो गया था और उसके छोटे बाल खड़े थे। उसने अपने श्वेत क्षेत्र की सारी काली ऊर्जा को सक्रिय कर दिया और अपने ऊर्जा नियंत्रण मंत्र को अधिकतम तक पहुंचा दिया। उसके शरीर में एक शक्तिशाली और भयानक शक्ति फैल गई। उसने अपना जबड़ा भींच लिया और उसकी आंखों में लड़ने का जोश भर आया। उसका भौतिक शरीर परिष्कृत होने वाले स्टील की तरह बदल गया। उसका शरीर जो काले पदार्थ से विलीन हो गया था, एक बार फिर से काली ऊर्जा से भर गया। फिर उसकी आभा पूरी तरह से मुक्त हो गई। सुपर बॉडी मंत्र। एक डार्क एनर्जी स्तरीय सुदृढ़ीकरण प्रकार की क्षमता मंत्र। इसने व्यक्ति को शरीर की मूल सीमाओं को पार करने और भी अधिक शक्ति के साथ विस्फोट करने की अनुमति दी। झपट्टा मारना। वांग ये की आंखें उज्ज्वल थीं। उसने दोनों ब्लेडों को पकड़ लिया और जैसे ही उसने भाई तवहील ओरिजिन इंटेंट को नियंत्रित किया और अपनी लड़ाकू ऊर्जा को संघनित किया, सफेद बिजली चमक उठी। यान सैंकी की बढ़ती लड़ाई की भावना और हमलों का सामना करते हुए एक प्रतिद्वंद्वी के रूप में वह उसे जो सबसे अच्छी प्रतिक्रिया दे सकता था, वह थी अपनी पूरी ताकत लगाना। चर्चा, चर्चा, चर्चा। सुपर बॉडी स्पेल बनाम थंडर फ्यूजन तकनीक। शक्तिशाली ऊर्जा के उतार-चढ़ाव ने मार्शल आर्ट क्षेत्र में अन्य जुगुल्फ गार्ड का भी ध्यान आकर्षित किया, जिन्होंने आश्चर्य से कहा, इस स्तर की छीनटाक्षी और वास्तविक लड़ाई देखना बेहद दुर्लभ था। भीड़ में एक तेज नजर वांग ये के भाई तवहील ओब्लिवियन कवच पर टिकी थी। बूम! बूम! यह हीरे के मुकाबले हीरे जैसा था। यान सैंकी का हमला झांग ही से अधिक मजबूत नहीं था, लेकिन उसकी लड़ाई की भावना और यहाँ तक कि उसकी रक्त पिपासा भी झांग ही से अधिक मजबूत थी। यह एक प्रकार की जिद और अडिगता थी। उसके दिल में गहरी एक ताकत थी। टकराना। यान सैंकी का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसे फिर से नीचे गिरा दिया गया। उसके मुंह के एक कोने से खून बह रहा था और उसका शरीर जोर-जोर से कांप रहा था। उसके श्वेत क्षेत्र की ऊर्जा लगभग समाप्त हो गई थी और उसका शरीर ढहने के कगार पर था। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, लेकिन उसका वर्तमान वास्तव में वांग ये से कमतर था। चलो सब बाहर चलें। यान सैंकी ऐसी लग रही थी मानो वह पागल हो गई हो। उनकी डिक्शनरी में हार मानने जैसी कोई बात ही नहीं थी। भले ही उसका उससे कोई मुकाबला न हो, फिर भी वह अंत तक लड़ेगी। इस समय वांग ये का हमला आसमान से उतरा। सफेद बिजली चमकी और वह अजय था। अचानक पानी लहर उठा। इसने यान सैंकी के शरीर को एक कलकल करते झरने की तरह ढक दिया, जिससे उसे सुरक्षा और स्वास्थ्य लाभ मिला। उसी समय वांग ये के सामने लहरों की परतें दिखाई दी, जैसे उग्र युद्ध के मैदान में ठंडे पानी की एक बाल्टी डाली गई हो। आप दोनों बहुत मजबूत हैं। ड्रा के बारे में क्या ख्याल है? जो बैरो ने मुस्कुराते हुए कहा। हार तो हार होती है। क्या मैं हार स्वीकार नहीं कर सकता? यान सैंकी ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसने अपनी तलवार से अपने सामने पानी गिराया और वांग ये की ओर देखा। बस आप इंतजार करें, मैं अगली बार जीतूंगा। इतना कहने के बाद उसने अपनी खून से सनी बांह खींची और टपकते खून को नजरअंदाज करते हुए जाने के लिए मुड़ी। अर्जाना। वांग ये ने यान सैंकी के जाते समय उसकी ओर देखा और चुपके से उसकी प्रशंसा की। उसके बारे में सब कुछ अच्छा था, बस वह थोड़ी अश्लील थी। वह निश्चित रूप से उस प्रकार की थी जो काम करते समय आदमी को गति बढ़ाने के लिए कहती थी। यह सिर्फ उसका व्यक्तित्व है। उस पर ध्यान मत दो। जो बैरो वांग ये को देखकर कड़वाहट से मुस्कुराई। बात सिर्फ इतनी है कि उसका स्वभाव बुरा है। वह बुरी इंसान नहीं है, बल्कि वह बहुत वफादार है। शैतान जाति के साथ युद्ध के दौरान वह हमेशा सबसे आगे थी। वह अपने अधीनस्थों के लिए ब्लेड लेने को भी तैयार थी। ऐसा लगता है कि आप उसे बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वांग ये ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। दूसरा पक्ष केवल कुछ दिनों के लिए जुगुल्फ गार्ड में शामिल हुआ था, लेकिन उसने पहले ही यान सैंकी के व्यक्तित्व का पता लगा लिया था। यह आपके लिए भी वैसा ही है। जो बैरो वांग ये को देखकर मुस्कुराए। वी आर रूकीज ऑन द सेम टीम। वी विल हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज टू फाइट साइड बाय साइड। वी हैव टू फिगर आउट ईच अदर्स पर्सनैलिटीज एंड स्ट्रेंथ्स सो दैट वी कैन वर्क टुगेदर बेटर। वांग ये ने कहा, तो आपने सैंकी को मुझसे लड़ने के लिए उकसाया। मैं इसे भाई वांग ये से नहीं छिपा सकता। जो बैरो बहुत ईमानदार थे। As far as I know, there will be training missions for us rookies very soon. Although I don't know what type it is, SANQI, you and I are on the same team. The probability of us having to work together is very high. आप बहुत आगे की सोचते हैं। वांग ये ने जो बैरो को एक अलग नजरिए से देखा। यह षड्यंत्रकारी लड़का न केवल चतुर और दूरदर्शी था, उनकी ताकत अथाह थी।
Although he had only shown a corner of it, from the fact that he could separate the intense battle between him and YNSANQI, it could be seen that he was hiding very deeply. जुबैरो मुस्कुराए और विषय बदल दिया। भाई वांग ये, आपने अभी तक सुपर बॉडी स्पेल नहीं सीखा है। नहीं, वांग ये ने सच कहा। सुदृढ़ीकरण प्रकार की क्षमता वाले मंत्र हमेशा सरल, अपरिष्कृत और प्रभावी होते थे। सुपर बॉडी स्पेल डार्क एनर्जी स्तर का एक क्षमता मंत्र था और यान सैंकी के प्रदर्शन ने अभी-अभी अपनी शक्ति दिखाई थी। हालांकि यह उनकी वर्तमान लड़ाई शैली में फिट नहीं था। To increase his combat prowess as quickly as possible, he had chosen to cultivate things that would allow him to use the WHITEWHEL Oblivion Armor and the WHITEWHEL Origin Beater. उन दोनों को मूल में रखते हुए उन्होंने अन्य पूरक खेती तकनीकों को जोड़ा। एनर्जी कंट्रोल स्पेल और ओरिजिन कोर स्पेल सहित बाकी सब कुछ भाई तभी ओरिजिन के इर्द-गिर्द घूमता था। प्रभाव बहुत स्पष्ट था। हालांकि दूसरों की नजर में उसने ऐसी ताकत पाने के लिए केवल खजाने की शक्ति उधार ली थी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। एक युद्ध कौशल के संदर्भ में केवल दो संभावित परिणाम थे, मजबूत या मजबूत नहीं। परिणाम सबसे महत्वपूर्ण था। To return to the normal path of cultivation, he needed to pick up the super body spell, saber technique cultivation, saber intent comprehension, and special attainment step by step. उसे काफी समय और अभ्यास की आवश्यकता थी। सैन्य शिविर एक अच्छी जगह थी। भाई तब ही ओब्लिवियन कवच की शक्ति केवल अस्थायी थी। केवल एक नींव रखने और कदम दर कदम अपनी क्षमताओं में सुधार करने से ही कोई मजबूत बन सकेगा। हंटू गैलेक्सी, बोहन ग्रह, पांचों लौकिक राष्ट्रों के परिवारों के मुखिया एकत्र हुए, उनके भाव कुरूप थे। उन्हें खबर पहले ही मिल चुकी थी। व्हाइट लाइटनिंग यम सफलतापूर्वक सैन्य शिविर में शामिल हो गया था। यह कैसे हो सकता है? सैन्य शिविर के नियमों के बारे में क्या वह सिर्फ इसलिए शामिल हो सकता है क्योंकि वह चाहता है? रेड रिवर कॉस्मिक नेशन का प्रमुख क्रोधित था। वे वही थे जिन्हें व्हाइट लाइटनिंग यम के घेरे में सबसे बड़ा नुकसान हुआ था। उनके सुपरस्टार स्तर के लगभग 10 विशेषज्ञ मारे गए थे। Rules are just shackles for mediocre people. The SILVERJDE cosmic nations have said lazily. The white lightning yum's abilities are there for all to see. Naturally, there will be generals who value him and are willing to make an exception for him. It's already a fact. What's the use of saying this? What should we do now? Our family members have all arrived, and we are going to ask them to head back now. बिल्कुल, हम ऐसा नहीं कह सकते। यह एक व्यर्थ यात्रा करने के लिए बहुत अधिक है। Then what else can we do? Go to the military camp to find Wen Ye. I don't have any objections, but ask your family's super STRLEVEL experts. Do they dare? सब चुप हो गए। हिम्मत कौन करेगा? Not to mention how great the backing of the human race's war military camp was, just the strength of each senior general was extremely shocking. उनमें से प्रत्येक के पास ब्लैक होल स्तरीय युद्ध कौशल था। क्या उनके लिए अपने परिवार के विशेषज्ञों को मारना एबीसी जितना आसान नहीं होगा? वांग ये वर्तमान में जुबुल्फ गार्ड में थे, जो नए प्रीफेक्ट जुझोंगकाई के निजी गार्ड थे। जुझोंगकाई कौन थे? एक सुपर प्रोटेक्टिव जनरल। योंगशी गैलेक्सी की लड़ाई में उन्होंने सभी सुपर स्टार स्तर के शैतान जनरलों को मार डाला और कई युद्ध क्रेडिट प्राप्त किए। वह ब्लैक होल स्तर के शैतान कमांडर इन चीफ के बराबर भी था और उसके नाम ने शिविर को हिलाकर रख दिया था। भले ही एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन अंत में शैतान जाति से हार गया और हंटू गैलेक्सी में हार गया, फिर भी उसका प्रदर्शन और लड़ाई का श्रेय बेहद आकर्षक था। अंत में उन्होंने वरिष्ठ जनरल चेंगफेंग का स्थान लिया, जो शैतान जाति द्वारा मारे गए थे, और उन्हें नए प्रीफेक्ट के रूप में पदोन्नत किया गया था। जुझोंगकाई के निजी रक्षकों के कमांडर यूरेंजे भी थे, जो हमेशा उनके साथ रहते थे। वह पहले ही कैप्टन लेफ्टिनेंट के पद तक पहुंच चुके थे और 5000 सैनिकों का नेतृत्व कर सकते थे। फिर भी वह अभी भी जुझोंगकाई के पक्ष में रहा और बेहद वफादार होकर जुबुल्फ गार्ड के कमांडर के रूप में कार्य किया। फिर जुबुल्फ गार्ड की तीसरी टीम के कप्तान तो यूफेंग थे, जो वांग ये के थे। उनकी सैन्य रैंक सेकंड लेफ्टिनेंट थी और उनकी युद्ध कौशल भी अथाह थी। सैन्य शिविर में वांग ये की हत्या, क्या मजाक? लेकिन मैं इसे ऐसे ही जाने नहीं दे सकता। रेड रिवर कॉस्मिक नेशन के मुखिया ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, नसें बाहर निकल आईं। उसकी भूमिका एक डार्क एनर्जी स्तर के भगवान ने निभाई थी और अब वे अपने अपने ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के लिए हंसी का पात्र बनने वाले थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वांग ये के पास कई खजाने थे। न केवल उसका अपना, बल्कि सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञों द्वारा लूटे गए सभी काले खजाने उसकी जेब में समा गए थे। उसके पास सफेद बिजली कवच जैसी अविनाशी कलाकृति भी थी। वह बस एक चलता फिरता खजाना था। यदि वे वास्तव में उसे हरा नहीं सके, तो ऐसा ही होगा। लेकिन अब वे बस एक कदम दूर थे। मांस पहले से ही उनके मुंह में था, लेकिन वे उसे निगल नहीं पा रहे थे। यह सबसे असुविधाजनक बात थी। एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन के प्रमुख ने कहा, मुझे खबर मिली है कि जुबुल्फ गार्ड के नवागंतुकों को जल्द ही खुद को बेहतर बनाने का मिशन मिलेगा। यह हमारा मौका हो सकता है। कौन सा मिशन? क्या हस्तक्षेप करने का कोई मौका है? सभी की आशा तुरंत प्रज्वलित हो गई और वे इच्छा से भर गए। उनमें से प्रत्येक एक छोटी सी फिल्म में एक अतिरिक्त की तरह था, जो बंदूक से लड़ना चाहता था। मैं अभी तक नहीं जानता। चलो इंतजार करते हैं। हमें कब तक इंतजार करना होगा? लगभग 30 ब्रह्मांडीय दिन। जुबुल्फ गार्ड के शिविर में बैरक 3। वांग ये को जुबुल्फ गार्ड में शामिल हुए कुछ ही दिन हुए थे, लेकिन वह पहले से ही अपने साथियों से परिचित थे। कैप्टन तू, डिप्टी कैप्टन होंग, प्यारा लिलिथ, पुरुष टीम के साथी जिनके नाम वह नहीं बता सके, साथ ही वह खुद यान सैंकी और षड्यंत्रकारी लड़का। भाई तू और बहन होंग ने लंबे समय तक जनरल जू का अनुसरण किया था, जब से वह सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन लेफ्टिनेंट और अंततः योंगशी गैलेक्सी की लड़ाई के बाद प्रीफेक्ट थे। दूसरों की योग्यताएं अलग-अलग थीं। आखिरकार सैन्य शिविर में मृत्यु दर अधिक थी और जुबुल्फ गार्ड के सदस्यों ने बैच दर बैच बदल दिया था। उस वांग ये ने अपनी खेती समाप्त कर दी। डार्क एनर्जी लेवल 5 योद्धा 3%, डार्क एनर्जी लेवल 3 क्षमता उपयोगकर्ता 80%। एक डार्क एनर्जी स्तर के योद्धा के रूप में उनकी उन्नति तब हुई जब उन्हें 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवारों ने घेर लिया था। उस अवधि के दौरान वह क्षमता मंत्र विकसित करने या अन्य चीजों को समझने के लिए शांत नहीं हो सका, इसलिए वह केवल विकास तकनीकों की खेती कर सका। वज्र की श्वेत उत्पत्ति से उसकी शक्ति बहुत तेजी से बढ़ने लगी। दक्षता में 6% की दैनिक वृद्धि के साथ वह जल्दी ही वे स्तर तक पहुंच गया। हालांकि स्तर 5 से 6 तक प्रगति धीमी थी। प्रतिदिन केवल 3% की प्रगति के साथ स्तर 6 तक पहुंचने के लिए 30 ब्रह्मांडीय दिनों की आवश्यकता थी, जो एक ब्रह्मांडीय वर्ष के करीब था। From level 6 to 7, the second threshold of the dark energy level, time was far from enough. As such, he began to cultivate as an ability user instead, and now he was close to breaking through. He would first cross the first hurdle and let his white realm undergo a minor transformation. 3 से 4 लौकिक दिन पर्याप्त होने चाहिए। When he didn't immediately practice his saber technique or ability spells. पहले उसकी शक्ति को स्थिर करने में कोई हानि नहीं थी। वह उठा और दरवाजे से बाहर चला गया। The atmosphere of cultivation outside was very thick. Right outside the barracks was the martial arts field. Members of the ex-Wolf Guard could be seen sparring all the time to improve their individual combat prowess. They knew very well that the battlefield had always been about strength. The 5 great cosmic nations, families seemed to have given up. There's no movement. वांग ये हर दिन यूमिन से संपर्क करते थे। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवार शांत थे।
They didn't even come to the military camp as if they had given up. If he were in their shoes, the 5 cosmic nations families indeed couldn't think of any good ideas. हालांकि काले दायरे के बाहर नाकाबंदी और पीछा नहीं रुका. Even with one less prey, there were still many fish that escaped the net. Many were hiding in the space between two wormhole bases, waiting for the 5 cosmic nations families to leave. वे बहुत भोले थे. Every black realm treasure was worth more than 100 million. यहाँ तक कि अगर 5 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवार जमीन में 3 फीट भी खोदें तो भी वे इससे नहीं चूकेंगे. वे तो बस मौत का इंतजार कर रहे थे. अचानक वांग ये का दिल हिल गया और उसने पलट कर देखा. From afar, a charming woman dressed in red with an extraordinary aura walked over. वह मुस्कुराई और उसकी ओर हाथ हिलाया. आप वहाँ हैं, जियोये. मैं बस आपको ढूंढने के लिए आपके कमरे में जाने ही वाला था. जियागो होंगे, जिन्हें सिस्टर होम के नाम से भी जाना जाता है, टीम 3 की उपकप्तान और सब लेफ्टिनेंट थीं. वह लगभग 1.9 मीटर लंबी विशाल थी. उनका फिगर विस्फोटक था. उसके हल्के और मुलायम कवच ने उसके अतिरंजित कर्व को उभार दिया, जिससे लोग एक नजर में उसकी उम्र भूल गए. वह पहले से ही 10,000 साल से अधिक पुरानी थी. हालांकि डार्क एनर्जी स्तर के प्राणियों के लिए जो 100,000 साल तक जीवित रह सकते थे और जिनकी औसत आयु 50,000 साल से अधिक थी, वह अपनी युवावस्था और सबसे भावुक उम्र के चरम पर थी. वांग ये को बिल्कुल भी आपत्ति नहीं हुई. When he was training in the Myriad Races brothel, he had even encountered a 9000 elf. क्या वह उतनी ही खूबसूरत नहीं थी? विशेषज्ञों के लिए उम्र महज एक संख्या थी. बहन होंग, क्या आपको मुझसे कुछ चाहिए? वांग ये मुस्कुराए और आगे बढ़ गए. लिलिथ, जो सुंदर थी और सनकी, जो झुकने के बजाय टूटना पसंद करती थी, की तुलना में उसके मन में सिस्टर होंग की सबसे अच्छी छाप थी. उसने एक परिपक्व महिला का आकर्षण प्रदर्शित किया. डिप्टी कैप्टन और सब लेफ्टिनेंट की उपाधि ने उन्हें और भी विशिष्ट बना दिया. आपका बैच. जियागो होंगे ने अपनी उंगलियों के बीच एक चमकदार बैच पकड़ रखा था. उसने वांग ये का हाथ पकड़ा और मुस्कुराते हुए बैच उसकी हथेली में रख दिया. Here, the identity verification has passed. जियागो होंगे की आंखें चमक उठी और उसने उसकी हथेली पर एक रेखा खींच दी, जो किसी चीज की ओर इशारा कर रही थी. अब आप अपने बैटल क्रेडिट की जांच कर सकते हैं और बैटल क्रेडिट वॉल्ट में प्रवेश कर सकते हैं. यदि कोई बात तुम्हें समझ में न आए तो तुम आज रात आकर मुझसे पूछ सकते हो. इतना कहने के बाद जियागो होंगे के लाल होंठ मुस्कुराहट में बदल गए और वह जाने के लिए मुड़ी. वांग ये ने बैच अपने हाथ में पकड़ रखा था. कोमल स्पर्श उसकी हथेली पर बना हुआ था. उसने पके हुए आड़ू को देखा जो धीरे धीरे निकल रहा था और तुरंत समझ गया और मुस्कुराहट प्रकट की. आखिरकार उसे समझ आ गया कि भाई तूने उससे ऐसा क्यों कहा था. सैन्य शिविर कितनी अच्छी जगह थी. कैंप के बैटल क्रेडिट ऑफिस में जो वुल्फ गार्ड के कई सदस्य आते जाते रहे. सैनिक बैच में मानव आभासी ब्रह्मांड से एक विशेष चिप शामिल थी, जो किसी को पहचान सत्यापन की आवश्यकता के बिना मानव जाति के युद्ध सैन्य शिविर की छोटी आभासी दुनिया में प्रवेश करने की अनुमति देती थी. बेशक चिप में स्वयं एक पहचान कार्य था. मानव आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश करते समय उनकी पहचान फिर से सत्यापित की जाएगी. जानकारी भरने के बाद सत्यापन के अलावा पहचान सत्यापन के 3 चरण थे. अन्य जातियों के जासूसों को घुसने से रोकने के लिए ब्रह्मांडीय मानव सैन्य शिविर में प्रत्येक सैनिक की पहचान के सत्यापन के बारे में सावधानीपूर्वक थे. वांग ये ने 2 दिन पहले इसकी जानकारी दी थी. जनरल जू की सिफारिश के बाद भी उन्हें अभी भी इस प्रक्रिया से गुजरना पड़ा. दरार. एक अलग कमरे का दरवाजा खुला. वांग ये ने प्रवेश किया और ताला लगाने से पहले दरवाजा स्वचालित रूप से बंद हो गया. बैटल क्रेडिट वॉल्ट में प्रवेश की पूरी प्रक्रिया निजी थी. वांग ये ने अपना बैच निकाला और उसे अपने सामने मशीन के डेंट में रख दिया. सबसे निचले सैनिक बैच के अलावा कमांडर सिग्नेट, सामान्य टोकन, टाइगर तावीज और कमांडर इन चीफ सील भी थी. वे मानव जाति के युद्ध सैन्य शिविर में 5 प्रमुख उपाधियों के अनुरूप थे. बीम. मशीन ने सत्यापन प्रक्रिया शुरू कर दी. उसके चारों ओर एक पारदर्शी रोशनी दिखाई दी, जिसने बेलनाकार क्षेत्र को सील कर दिया और वांग ये को ढक दिया. उसके सामने स्क्रीन पर पहचान संबंधी जानकारी की तुलना प्रदर्शित हुई और फिर हरे शब्द दिखाई दिए, जो दर्शाता है कि प्रमाणीकरण सफल था. एक होलोग्राफिक हेलमेट धीरे धीरे नीचे उतरा और वांग ये ने उसे पहन लिया. उसके चारों ओर की रोशनी जल्द ही उसे मानव जाति के युद्ध सैन्य शिविर की आभासी दुनिया में ले आई. वांग ये, पुरुष. नागरिकता, एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन. कार्य शीर्षक, सैनिक. लड़ाई श्रेय, ओ. व्यक्तिगत जानकारी की एक श्रृंखला प्रदर्शित की गई और वांग ये ने इसे ध्यान से जांचा. जानकारी में उसका बायोडाटा, युद्ध में भागीदारी, मिशन पूरा करना आदि शामिल था. यह पदोन्नति के उपाय के रूप में मानव जाति के युद्ध सैन्य शिविर में उनके सभी प्रदर्शनों को रिकॉर्ड करेगा. मानव जाति के युद्ध सैन्य शिविर में सब कुछ युद्ध क्रेडिट पर आधारित था, जिसमें किसी की उपाधि भी शामिल थी. उपाधियों को सैनिक स्तर, सैनिक, सार्जेंट, डिक्यूरियन, लेफ्टिनेंट स्तर, सेंचुरियन, एनसाइन, सब लेफ्टिनेंट, सामान्य स्तर, सेकंड लेफ्टिनेंट, कैप्टन लेफ्टिनेंट, लेफ्टिनेंट कर्नल, वरिष्ठ सामान्य स्तर, प्रीफेक्ट, ट्रिब्यून, लेगेट और कमांडर इन चीफ स्तर, एडमिरल, मार्शल, ग्रैंड मार्शल में विभाजित किया गया था. सैनिक स्तर, लेफ्टिनेंट स्तर और सामान्य स्तर के 3 निचले स्तरों में से उनकी समीक्षा करने की आवश्यकता नहीं थी. जब तक किसी के पास पर्याप्त युद्ध क्रेडिट है, तब तक वह उपाधि के लिए आवेदन कर सकता है. हालांकि सैनिक से लेफ्टिनेंट बनने के लिए अनुभव की आवश्यकता होती है. लेफ्टिनेंट से जनरल बनने के लिए किसी को सेना का नेतृत्व करने का अनुभव आवश्यक था. जब एक जनरल वरिष्ठ जनरल बन जाता है, तो सभी पहलुओं को तौला जाता है. छावनी नंबर 3 में काफी लोग लेफ्टिनेंट कर्नल के पद तक पहुंच गए थे, लेकिन केवल 10 वरिष्ठ जनरल थे जो स्वतंत्र रूप से सैनिकों का नेतृत्व कर सकते थे और एक क्षेत्र पर हावी हो सकते थे. वन उपलब्धि बिंदु के लिए 10000 युद्ध क्रेडिट का आदान प्रदान किया जा सकता है. वांग ये ने इसे एक सचेंज विंडो में देखा. ऊपर एक अधिसूचना भी थी, जिसमें लिखा था 1 वे एक्सचेंज. दूसरे शब्दों में, उपलब्धि अंकों का युद्ध क्रेडिट के बदले आदान प्रदान नहीं किया जा सकता. अगर मैं अपनी वर्तमान ताकत के साथ युद्ध में भाग ले सकता हूं, तो मेरे लिए 10000 युद्ध क्रेडिट प्राप्त करना मुश्किल नहीं होगा. वांग ये को अब सैन्य शिविर के बारे में बहुत कुछ पता चल गया था. जिन लोगों ने लड़ाई या मिशन में भाग लिया, उन्हें युद्ध क्रेडिट प्राप्त होगा, जिसकी गणना मिशन की कठिनाई और खतरे के आधार पर समान रूप से की जाएगी. उदाहरण के लिए, किसी युद्ध को लें, युद्ध क्रेडिट को 3 प्रकारों में विभाजित किया गया था: मूल युद्ध क्रेडिट, अतिरिक्त युद्ध क्रेडिट और इनाम युद्ध क्रेडिट. जब तक कोई जीवित लौटता है, वे बुनियादी युद्ध क्रेडिट प्राप्त करने में सक्षम होंगे, भले ही उन्होंने किसी दुश्मन को न मारा हो. अतिरिक्त युद्ध क्रेडिट वे थे जो वास्तव में प्राप्त युद्ध क्रेडिट की कुल राशि निर्धारित करते थे और वे हत्या से प्राप्त किए गए थे. उदाहरण के लिए, योंगशी गैलेक्सी में शैतान जाति के खिलाफ युद्ध में एक ब्रह्मांडीय स्तर के राक्षस योद्धा को मारने पर 1 से 10 युद्ध क्रेडिट मिलेंगे. एक डार्क एनर्जी स्तर 100 से 10,000 युद्ध क्रेडिट देगा और एक सुपर स्टार स्तर 100,000 से 10,000 युद्ध क्रेडिट देगा. जब तक कोई बैच पहनता है, मानव आभासी ब्रह्मांड उसे मारे गए शैतान योद्धाओं के आधार पर उचित युद्ध क्रेडिट देता है, साथ ही किसी की ताकत, स्थिति और युद्ध पर प्रभाव का व्यापक मूल्यांकन भी करता है. यदि कुछ लोगों ने एक लक्ष्य को मार गिराया, तो लड़ाई का श्रेय उनके बीच विभाजित हो जाएगा. यदि किसी ने हत्या में सहायता की, तो उसे युद्ध क्रेडिट का एक हिस्सा प्राप्त होगा. 1000 बैटल क्रेडिट से किसी को सेंचुरियन के रूप में पदोन्नत किया जा सकेगा. सेकंड लेफ्टिनेंट को 1 मिलियन बैटल क्रेडिट. वांग ये ने इस पर भरोसा नहीं किया. उसके लिए युद्ध क्रेडिट प्राप्त करना कठिन नहीं था, लेकिन अतिरिक्त आवश्यकताएं इतनी सरल नहीं थीं.
उदाहरण के लिए डिक्यूरियन से सेंचुरियन तक की पदोन्नति में एक सैनिक से लेफ्टिनेंट के रूप में संक्रमण शामिल था। किसी के नेतृत्व में सैनिकों की संख्या में बड़ी वृद्धि के लिए एक निश्चित मात्रा में अनुभव की आवश्यकता होती है और जितनी बार उसने लड़ाई में भाग लिया था, उनकी योग्यताएं पर्याप्त नहीं थीं। लेफ्टिनेंट स्तर से लेकर सामान्य स्तर तक किसी को भी सैनिकों की कमान संभालने में अनुभव की आवश्यकता होती है। मूलतः किसी को अर्हता प्राप्त करने से पहले सीढ़ी पर चढ़ने के लिए सेना नेतृत्व करने वाले सेंचुरियन होने पर निर्भर रहना पड़ता था। यदि वह जुवुल्फ गार्ड में रहता तो वह अधिक से अधिक सब लेफ्टिनेंट बन सकता था। सामान्य स्तर पर पदोन्नति की कोई आशा नहीं थी। ऐसा कहा जा रहा है कि उन्होंने लंबे समय तक सैन्य शिविर में रहने की योजना नहीं बनाई थी, नहीं वह एक वरिष्ठ जनरल बनना चाहते थे जो सैनिकों की कमान संभाले या एक भव्य मार्शल जो आकाशगंगा में घूमता हो। उपलब्धि अंक ही उसका सच्चा लक्ष्य था। ब्लू प्लैनेट को खरीदने के लिए आवश्यक उपलब्धि अंक थे 10000 अंक। युद्ध क्रेडिट के संदर्भ में यह 100 मिलियन युद्ध क्रेडिट है। वांग ये ने आह भरी। यह लगभग असंभव मिशन था। बहुत अधिक युद्ध क्रेडिट। इससे उन्हें पहले ही लेफ्टिनेंट कर्नल की उपाधि मिल सकती थी, जो वरिष्ठ जनरल स्तर से नीचे का सर्वोच्च पद था। योंगशी गैलेक्सी में लड़ाई से पहले जनरल जो केवल एक लेफ्टिनेंट कर्नल थे। मैं जितना हो सके उतने युद्ध क्रेडिट जमा करूंगा। समय आने पर मैं अन्य तरीकों के बारे में सोचूंगा। वांग ये लालची नहीं थे। प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा की इस यात्रा पर उसे बस अपने लक्ष्य का 10% हासिल करने की आवश्यकता थी। 10,000,000 युद्ध क्रेडिट। फिर वह आसानी से आकाशगंगा की गहराई में प्रवेश करेगा, खजाना प्राप्त करेगा या जियायु का मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। इतना ही काफी था। वांग ये को बैटल क्रेडिट वॉल्ट के खजाने में बहुत दिलचस्पी नहीं थी। किसी चीज में ऐसा क्या दुर्लभ था जिसे पैसे से खरीदा जा सकता था। उसने उन्हें युद्ध क्रेडिट के साथ खरीदने से इनकार कर दिया। बेशक अधिकांश सैनिकों के लिए खेती की तकनीक, खजाने या धन का आदान प्रदान युद्ध क्रेडिट का सबसे अच्छा उपयोग था। अगर उन्हें उपलब्धि अंक मिले तो क्या फायदा। लड़ाई का श्रेय बचाना और उन्हें अपनी ताकत बढ़ाने के लिए युद्ध शक्ति या खेती की तकनीकों में न बदलना सबसे मूर्खतापूर्ण काम था। यदि कोई मर गया तो उसे पछताने की कोई जगह नहीं होगी। इसके बाद वांग ये ने मानव जाति के युद्ध सैन्य शिविर की छोटी सी दुनिया में सैर की। खेती और युद्ध अनुकरण के लिए कई स्थान थे, लेकिन कोई मनोरंजन गतिविधियां नहीं थीं और असंख्य दौड़ वेश्यालय में कोई प्रवेश द्वार नहीं था। खराब समीक्षा। लौकिक नागरिक की पहचान रखने वाले के लिए यह पूर्णतः अनाकर्षक था। बेशक वह खेती की स्थितियों का जिक्र कर रहे थे, चाहे वह प्राइमर्डियल स्टार, मार्शल एक स्ट्रीम डोजो, बेबेल के एबिलिटी टॉवर या मुख्य वर्चुअल वर्ल्ड N0.1 में हो, वहां खेती की दक्षता यहां रहने की तुलना में बहुत अधिक थी। मेरा होलोग्राफिक हेलमेट अभी भी सन हार्मनी में है। मैं भाई ली से इसे भेजने के लिए कहूंगा। सैन्य शिविर में वांग ये ने अपनी क्षमता वाले मंत्रों और करीपान तकनीकों का अभ्यास करने की योजना बनाई, जिसमें करीपान इरादे, अंतरिक्ष धारणा आदि शामिल थे। मानव आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश करने से उसे आधे प्रयास के साथ दोगुना परिणाम प्राप्त करने की अनुमति मिल सकती है। बैटल क्रेडिट ऑफिस छोड़ने के बाद वांग ये ने ली गैंगजिंग को एक संदेश भेजा। सैन्य छावनी में शामिल होने के बाद कोई भी अपनी इच्छा से छावनी नहीं छोड़ सकता था। रात हुई। जैसे जैसे वांग ये ने खेती की, समय बीतता गया। जल्द ही सिस्टर होंग का उनसे मिलने का समय आ गया। वांग ये ने आह भरी और खिड़की से बाहर देखा। मार्शल आर्ट का मैदान अभी भी जगमगा रहा था। जुवुल्फ गार्ड के प्रत्येक सदस्य ने अपनी ताकत में सुधार करने के लिए दिन रात अभ्यास किया। कैंप में माहौल बहुत गर्म था। यह खेती के लिए बहुत उपयुक्त था। सिस्टर होंग। वांग ये मुस्कुराई। यह इतना स्पष्ट संकेत था। वह नौसिखिया नहीं था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था। लेकिन यह बहुत नकली था। यदि भाई तूने पहले संकेत नहीं दिया होता तो शायद उसने सोचा होता कि सिस्टर होंग प्यास सहन करने में असमर्थ है, या शायद वह एक ताजा और सुंदर युवा महिला का विरोध नहीं कर सकती। लेकिन क्या सचमुच ऐसा था? संभावना बहुत छोटी थी। यह सैन्य शिविर था और दूसरा पक्ष जनरल जू का निजी रक्षक था। उन्हें सौंपी गई जिम्मेदारियां और कार्य अक्सर सबसे महत्वपूर्ण होते थे। यह सिर्फ एक कमजोरी परीक्षण था। सबसे महत्वपूर्ण बात, सिस्टर होंग की हरकतें कुछ ज्यादा ही जानबूझकर की गई थीं। असल इशारा ऐसा नहीं था। टीएल। हालांकि सिस्टर होंग वास्तव में एक स्टनर है। वांग ये के दिमाग में पीछे उभरी और उन्हें गहरा अफसोस हुआ। काश यह सच होता। वह वास्तव में किसी 10,000 वर्ष पुराने व्यक्ति की क्षमताओं का परीक्षण करना चाहता था। हालांकि हमेशा एक मौका रहेगा। बैरक 3। जियागो होंगे, जो लाल वस्त्र पहने हुए थे, ने समय देखा। हर कमरे में हलचल को भांपते हुए वह जानबूझकर मुस्कुराई। वांग ये गुजर चुके थे। जियागो होंगे ने अपनी ठुड्डी उसके हाथ पर टिका दी और बिस्तर के सामने झुक गई। उसकी खूबसूरत आंखें खिड़की से बाहर दिख रही थीं और उसके लाल होंठ मुड़े हुए थे। जनरल जू वांग ये के बारे में बहुत सोचते हैं। ऐसा लगता है कि वह उसे एक भरोसेमंद सहयोगी के रूप में विकसित करना चाहते हैं। जियागो होंगे मुस्कुराए। वह बहुत छोटा है, फिर भी बहुत व्यवहार कुशल है। वह लो प्रोफाइल रहते हैं। इसके अलावा उसके पास सैन्य रणनीति में इतनी क्षमता और प्रतिभा है। चूंकि वह सुंदरता से आंखें मूंद सकता है, वह स्वाभाविक रूप से भविष्य में सुकुबी और लोंडी राक्षसों के प्रलोभन का विरोध कर सकता है। वह वास्तव में एक दुर्लभ प्रतिभा है। ऐसा कहा जा रहा है। जियागो होंगे ने अपने लाल होंठ थपथपाए। उसके हाथ में एक अजीब सी रोशनी दिखाई दी जो दर्पण की तरह उसके खूबसूरत चेहरे को प्रतिबिंबित कर रही थी। वह थोड़ी हैरान थी और कुछ निराश महसूस कर रही थी। क्या मैं बूढ़ा हो रहा हूँ या क्या मैं अभी भी उतनी सुंदर नहीं हूँ? हम ऐसा लगा मानो कुछ हुआ ही न हो। जब वे दोबारा मिले तो कोई अजीबता नहीं हुई और उन दोनों ने इस मामले का दोबारा जिक्र नहीं किया। वांग ये और जियागो होंगे अभी भी वही थे, बल्कि वे और भी बेहतर ढंग से घुल मिल गए। जुवुल्फ गार्ड शिविर में जीवन सरल और संतुष्टिदायक था। खेती के अलावा वह अभी भी खेती कर रहा था। 4 लौकिक दिनों के बाद वांग ये सफलतापूर्वक डार्क एनर्जी स्तर की क्षमता वाले उपयोगकर्ता के रूप में स्तर 4 तक पहुंच गए। उसका श्वेत क्षेत्र बदल गया और काली ऊर्जा बढ़ गई। श्वेत क्षेत्र जो दूसरे स्तर से आगे बढ़ गया था वह अधिक स्थिर और परिपूर्ण था और स्टार कोर को भी परिष्कृत और मजबूत किया गया था। ऊर्जा नियंत्रण मंत्र पर प्रभाव और वांग ये का नियंत्रण बढ़ गया। उनके मानस की गुप्त ऊर्जा को महसूस करने और अवशोषित करने की क्षमता उच्च आयामी स्तर के करीब थी। वह अब डार्क एनर्जी स्तर की क्षमता वाले मंत्रों को और भी तेजी से समझ सकता है। वांग ये के पास अपनी खेती के लिए एक योजना थी। सुदृढ़ीकरण प्रणाली का सुपर बॉडी मंत्र उसकी करीपान तकनीकों में महारत हासिल करने के बाद ही विकसित किया जा सका। तभी इसका पूरक प्रभाव होगा। परिवर्तन प्रणाली के डार्क पावर मंत्र का मौलिक प्रणाली के साथ अतिव्यापी प्रभाव था, इसलिए वह फिलहाल इसे नहीं चुनेंगे। नियंत्रण प्रकार की दास्ता मंत्र का युद्ध शक्ति बढ़ाने पर बहुत कम प्रभाव पड़ा, इसलिए उन्होंने इसे खारिज कर दिया। रिलीज सिस्टम का ब्रह्म मंत्र, यह प्रतीकरण मंत्र पर आधारित था। इच्छा शक्ति जितनी मजबूत होगी वह उतनी ही मजबूत शक्ति प्रकट कर सकता है। उन शत्रुओं के विरुद्ध जिनकी इच्छा शक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं थी, यह अप्रत्याशित प्रभाव डाल सकता था। एक समर्थन हमले के रूप में यह तब सबसे अच्छा काम करता था जब वह अन्य साथियों के साथ होता था। एकांत खेती। वांग ये ने मानव आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश किया। बेबेल के एबिलिटी टॉवर में उन्होंने ब्रह्म मंत्र को समझा। रिलीज सिस्टम की क्षमता मंत्रों के बीच ब्रह्म मंत्र को समझने की कठिनाई छोटी नहीं थी, क्योंकि यह एक बिल्कुल नई शाखा थी। सुपर स्टार स्तरीय रियलम आइटम स्पेल और इल्यूजन स्पेल समान थे और दोनों का संयोजन और भी अधिक शक्तिशाली था। फिर भी उनकी प्रतिभा अद्वितीय थी।
इस सफलता के साथ डार्क एनर्जी पर उनका नियंत्रण एक नए स्तर पर पहुंच गया। ब्रह्म मंत्र मुख्य रूप से ऊर्जा नियंत्रण मंत्र, डार्क एनर्जी और इच्छाशक्ति का एक संयोजन था। वर्तमान उनके लिए यह मुश्किल नहीं था। 3 दिनों में ब्रह्म मंत्र की रूपरेखा स्थापित की गई थी। 5 दिन बाद उसकी इच्छाशक्ति उसमें विलीन हो गई। 7 दिन बाद ब्रह्म मंत्र ने अपना प्रभाव दिखाना शुरू कर दिया। 10वें दिन उसकी आंखों के सामने एक बिल्कुल नई दुनिया दिखाई दी। यह भ्रामक होते हुए भी वास्तविक था। यह अंधकारमय ऊर्जा द्वारा निर्मित श्वेत क्षेत्र की तरह था, जो अंधकारमय ऊर्जा और इच्छाशक्ति से भरा हुआ था। आह भरते हुए वांग ये की आंखें चमक उठीं। ब्रह्म मंत्र शुरुआती चरण। 10 दिनों तक लगातार सेवन के बाद वह मानसिक रूप से थक गया था। जैसे ही वह झपकी लेने वाला था, उसने अपना स्टाररी स्काई ब्रेसलेट खोला और कई संदेश उसमें आ गए। वांग ये ने हैरानी से कहा और उठ खड़ा हुआ। क्या हुआ? जुबैरो, मिशन खत्म हो गया है। लिलिथ, मुझे आप लोगों से बहुत ईर्ष्या हो रही है। आप लोग बाहर जा सकते हैं और खेल सकते हैं। जियागु होंगे, बच्चे, एक अच्छी शुरुआत सुनिश्चित करो। जाने से पहले आना याद रखना। तू यू फैंग, जल्दी आओ। वांग ये ने सभी संदेशों को स्कैन किया। जानकारी की मात्रा पहले से ही बहुत पूर्ण थी। इसे 2 शब्दों में संक्षेपित किया जा सकता है, रूकी मिशन। यह अंततः यहाँ है। वांग ये उठ खड़े हुए। निजी गार्डों और विशेष बलों के नौसिखिए सैन्य शिविर के सैनिकों से भिन्न थे। सैन्य शिविर में सैनिक 3 चरणों से गुजरे, भर्ती प्रशिक्षण शिविर, युद्ध क्षेत्र ड्रिल और अंत में वे सीधे युद्ध क्षेत्र में चले गए। योग्यतम की उत्तरजीविता सरल और व्यावहारिक थी। जो लोग जीवित रह सके वे स्वाभाविक रूप से नवागंतुक होने की दहलीज पार कर गए। नए निजी रक्षकों की ताकत सामान्य सैनिकों की तुलना में कहीं अधिक थी। न्यूनतम आवश्यकता डार्क एनर्जी स्तर थी और विशेष बलों में कई सुपरस्टार स्तर के अस्तित्व भी थे। जिस सैनिक को पदोन्नत किया गया वह आमतौर पर सेंचुरियन या उससे ऊपर का होगा और उसके पास बहुत अनुभव होगा। वे सभी सैन्य शिविर में कुलीन वर्ग के लोग थे। इसलिए उनके लिए अक्सर उपयुक्त कठिनाई वाले मिशनों की व्यवस्था की जाएगी ताकि वे धीरे-धीरे पर्यावरण के अनुकूल ढल सके और कदम दर कदम आगे बढ़ सकें। उन्हें तुरंत राक्षसों और राक्षसों से लड़ने के लिए नहीं भेजा जाएगा क्योंकि यह बर्बादी होगी। चलो पहले भाई तू से मिलें। वांग ये के सिस्टर होम के साथ बेहतर संबंध थे, लेकिन उन्हें सार्वजनिक हितों को निजी हितों से अलग करने में ईमानदार रहना पड़ा। उसे अभी भी पहले अपने वरिष्ठ से मिलना था। उसने दरवाजा खोला और एकांत खेती में परेशान न करें का बोर्ड हटा दिया। फिर वांग ये ने अपने स्टाररी स्काई ब्रेसलेट को सक्रिय किया और भाई तू से संपर्क किया। मार्शल आर्ट क्षेत्र के किनारे पर तू फैंग, जिसने अपनी जेब में हाथ डाला हुआ था, संतुष्ट भाव के साथ आगे बढ़ा। आखिरकार आप बाहर आ गए। यदि आप बाद में होते तो मैं लात मारकर दरवाजा खोल देता। तू यू फैंग ने वांग ये को संतुष्टि के साथ देखा। बहुत अच्छा, आपने मेरी बात को दिल से लगा लिया। युवाओं को ऐसी ही सोच रखनी चाहिए। वांग ये मुस्कुराए। वह जानता था कि भाई तू का क्या मतलब है। कड़ी मेहनत करें, टीम के साथियों से परिचित हों, सैन्य शिविर में जीवन को अपनाएं और फिर गड़बड़ न करें। नौसिखिया मिशन क्या है भाई तू? वांग ये सीधे मुद्दे पर आए। तू यू फैंग ने कहा, आकाशगंगा की खोज करना बहुत बेकार नहीं है। हालांकि लड़ाई का श्रेय अधिक नहीं है, कठिनाई और खतरा मध्यम है। यह आप जैसे अनुभवहीन रंगरूटों के लिए सबसे उपयुक्त है। यह अच्छा लगा। सैन्य शिविर में कई मिशन थे और वे मूल रूप से विशेष बलों और निजी गार्डों के लिए ही थे। एक सैनिक का कर्तव्य युद्ध करना था, हमला, बचाव, समर्थन इत्यादि। निजी गार्डों के पास कई जिम्मेदारियां थीं, जैसे स्काउटिंग, भूमि साफ करना, खोजबीन करना, लोगों को बचाना इत्यादि। सैन्य शिविर मिशनों के लिए अक्सर मजबूत व्यक्तिगत युद्ध क्षमता की आवश्यकता होती है। बेशक संबंधित युद्ध क्रेडिट अक्सर काफी अधिक होते थे। हेटो गैलेक्सी, वांग ये ने पूछा। ओह, आपने अपना होमवर्क भी कर लिया? तू फैंग आश्चर्यचकित था। वांग ये मुस्कुराए। हंटू गैलेक्सी 4 आकाशगंगाओं के निकट है। योंगशी गैलेक्सी पर शैतानों ने कब्जा कर लिया है। पाबाला गैलेक्सी डारिंग मिल्की वे आर्मी के रास्ते पर है। केवल हेटुओ गैलेक्सी और वुटाटा गैलेक्सी ही बची हैं। वुटाटा गैलेक्सी योंगशी गैलेक्सी और एओटो गैलेक्सी से जुड़ी हुई है। एक की रक्षा शैतान सेना द्वारा की जाती है और दूसरे की रक्षा राक्षस सेना द्वारा की जाती है। यह बेहद खतरनाक है। वे संभवतः हमें वहां अन्वेषण के लिए जाने नहीं दे सकते, है ना? तो यूफैंग ने प्रशंसा की, जैसा कि सैन्य रणनीति विभाग के एक छात्र से उम्मीद की गई थी। 7 लौकिक दिन पहले एज्योर माउंटेन मिल्की वे आर्मी की नेक्टर ब्लू टीम, जो रास्ता तलाशने के लिए जिम्मेदार थी, हेटुओ ग्रह पर पहुंची। हालांकि यह 7 सितारा जीवन वाला ग्रह 5000 साल पहले एक बड़े विस्फोट में नष्ट हो गया था। वांग ये ने अपने दिल में आह भरी। 5000 वर्ष पहले किस प्रकार का युद्ध हुआ था? आकाशगंगा में 10 7 सितारा जीवन ग्रहों में से आधे से अधिक नष्ट हो चुके थे। वर्तमान में एक के बाद एक कृत्रिम वर्महोल स्थापित किए गए हैं। एनसीटीएचईआरबीएलयू टीम ने हेतुओ ग्रह के आसपास केंद्रित एक बड़े क्षेत्र की खोज की है और अभी तक कोई खतरा नहीं मिला है। वरिष्ठ जनरल के ने 3 दिन पहले पूरी सेना को हेतुओ आकाशगंगा पर कब्जा करने के लिए तैयार होने का आदेश दिया है, तो यूफैंग ने कहा। हेतुओ आकाशगंगा में मूल 1 सितारा जीवन ग्रहों के निर्देशांक की पुष्टि की गई है। क्षेत्रों का विभाजन पूरा हो चुका है। उन्हें पहली सेना से 10वीं सेना के बीच विभाजित किया गया है। जो वुल्फगार्ड 99701 क्षेत्रों तक 6 सितारा जीवन आकाशगंगाओं के लिए जिम्मेदार है। टीम 3 मुख्य रूप से 6 सितारा जीवन आकाशगंगा नंबर 101 पिपिनो गैलेक्सी की खोज कर रही है। आप जुबैरो और यानसेन की प्रभारी होंगे। आप कप्तान हैं। वांग ये स्तब्ध रह गए। जो वुल्फगार्ड की तीसरी टीम में केवल 3 नौसिखिए थे। हालांकि वरिष्ठता, उपाधि और सैन्य शिविर के साथ परिचितता के संदर्भ में यानसेन की, जिन्हें सेंचुरियन से एनसाइन तक पदोन्नत किया गया था, स्पष्ट रूप से इस मिशन के लिए अधिक उपयुक्त कप्तान थे। क्यों उसे ऐसा लगता है कि तो यूफैंग ने वांग ये की उलझन को समझ लिया है। उन्होंने अर्थपूर्ण ढंग से कहा, आपके अच्छे प्रदर्शन के लिए स्वाभाविक रूप से पुरस्कार मिलेगा। कप्तान के रूप में आपका पद जनरल जू द्वारा व्यक्तिगत रूप से नियुक्त किया गया था। वह आपके प्रदर्शन से बहुत संतुष्ट हैं। वांग ये समझ गए। कोई आश्चर्य नहीं। सिस्टर होम के मामले से वह अभी भी आश्चर्यचकित था क्योंकि भाईतू को ऐसा नहीं लग रहा था कि वह उसकी परीक्षा लेगा। इसके अलावा क्या उसका परीक्षण करने से पहले उसे सचेत करना अनावश्यक नहीं था। तो यह जनरल जू का काम था। अपनी घनी बाहें और बड़ी-बड़ी आंखों के कारण वह बहुत सारे विचारों वाला था। जनरल जू चाहते हैं कि आप उनसे बाद में मिलें, तो यूफैंग ने वांग ये के कंधे को थपथपाया। अच्छा काम करो। यदि आप इस नौसिखिया मिशन में अच्छा प्रदर्शन करते हैं, तो जनरल जू निश्चित रूप से आपको महत्वपूर्ण कार्य सौंपेंगे। आपका भविष्य असीमित है। भाईतू, कृपया मुझे कुछ संकेत दें। वांग ये हंसे। चलते समय उन्होंने भाईतू से बातचीत की और मिशन के विवरण के बारे में पूछा। फिर वांग ये तुरंत जू वुल्फगार्ड के मुख्य तंबू में गए। विशाल तंबू में केवल जनरल जू और कमांडर यू ही कुछ चर्चा कर रहे थे। यह देखकर कि वह आ गया है, उन्होंने तुरंत बातचीत बंद कर दी। जनरल, कमांडर, वांग ये झुके। आप कुछ दिनों में जा रहे हैं। तैयारी कैसी चल रही है? जनरल जू मुस्कुराए। कोई दमनकारी दबाव नहीं था और वह बहुत करीब महसूस करता था। यह उनकी पहली मुलाकात से बिल्कुल अलग था। मैंने खुद को मानसिक रूप से तैयार कर लिया है, लेकिन मैं अभी भी अनुभवहीन हूं और थोड़ा झिझक रहा हूं। मुझे डर है कि मैं आपको निराश कर दूंगा, जनरल जू, वांग ये ने कहा। जनरल जू खिलखिलाकर हंसे। भूमि पुनर्ग्रहण मिशन जटिल नहीं है। आपको बस इसे चरण दर चरण पूरा करना होगा। एकमात्र अंतर पूर्णता दर का है।
यह सिर्फ एक छोटा सा परीक्षण है। आराम करें और इसे बहुत गंभीरता से न लें। यदि मिशन के बारे में आपके कोई प्रश्न है, तो आप जुबैरो से पूछ सकते हैं। वह बहुत स्मार्ट और बेहद प्रतिभाशाली है। वह एक प्रतिभा है जिसे जी ने भर्ती प्रशिक्षण शिविर में पाया था। कमांडर यूरेंजे ने सिर हिलाया। उनकी अभिव्यक्ति कठोर और मुस्कुराहट रहित थी। आप यानसांकी से सैन्य शिविर के अन्य पहलुओं के बारे में पूछ सकते हैं। हालांकि वह एक गुलाम है, वह दशकों से सैन्य शिविर में है और सैनिकों के सबसे निचले स्तर से ऊपर आई है। वह बहादुर है और सैनिकों को कमांड करने का अनुभव रखती है। वह वास्तविक युद्ध के लिए एक प्रतिभा है। जनरल जू ने मुस्कुराते हुए वांग ये की ओर देखा। इन दोनों का अच्छी तरह से उपयोग करें। भविष्य में ये आपके बाएं और दाएं हाथ होंगे, ठीक मेरे लिए जी और वेनहान की तरह। धन्यवाद जनरल जू। वांग ये का दिल गर्म हो गया। यह पता चला कि जब से वह तीसरी टीम में शामिल हुए, जनरल जू ने पहले ही उनके लिए व्यवस्था कर दी थी। मुझे धन्यवाद देने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ आपके लिए मार्ग प्रशस्त कर रहा हूँ। आप प्रतिभावान बन सकते हैं या नहीं, यह आप पर निर्भर करता है। जनरल जू की आंखें प्रशंसा से भर गईं। मैंने इस अवधि के दौरान आपका प्रदर्शन देखा है। ये बुरा नहीं है। इसे बनाए रखना जारी रखें। हाँ जनरल। वांग ये ने अपना सिर नीचे कर लिया। जनरल जू ने फिर कहा, कमांडर यू के पास आपके लिए कुछ है। वांग ये आश्चर्यचकित थे। सावधानीपूर्वक कमांडर यू धीरे धीरे आगे बढ़ा और एक प्राचीन पुस्तक निकाली। मैंने यह किताब तब लिखी थी जब मैं पहली बार जुबुल्फ गार्ड में शामिल हुआ था। इसमें कुछ नोट्स हैं। यदि आपकी रुचि हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं। धन्यवाद कमांडर। वांग ये ने इसे लिया और उन्हें धन्यवाद दिया। उनके लिए यह उन्हें हथियार और उपकरण देने से कहीं अधिक व्यावहारिक था। अब उसके पास केवल अनुभव की कमी थी। कुछ शब्दों के बाद वांग ये चले गए। आप उसके बारे में क्या सोचते हैं? जू झोंगकाई ने अपने भरोसेमंद अधीनस्थ की ओर देखा। विनम्र, अहंकारी नहीं, व्यवहार कुशल और सिद्धांतवादी। हालांकि मैं सैन्य रणनीतियों में उनकी प्रतिभा नहीं देख सकता, लेकिन उनकी क्षमता उत्कृष्ट है। वह निश्चित रूप से पालन पोषण के लायक है। यूरेंजे ने टिप्पणी की। जू झोंगकाई ने वांग ये को वापस जाते हुए देखा और अपनी आंखें सिकोड़ लीं। वह अकेले ही 5 महान ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के घेरे से बाहर निकलने में सक्षम था। उनके पास रणनीति और ताकत दोनों हैं। उनमें काफी संभावनाएं हैं और वह मार्शल आर्ट और पढ़ाई दोनों में कुशल है। वह मेरे जैसा ही है। क्या वह अध्ययनशील था? यूरेंजे ने जू झोंगकाई पर नजर डाली और कुछ नहीं कहा। इस स्तर पर उसे प्राचीन युद्ध क्षेत्र आकाशगंगा में खुद को संयमित करने दें। उसके बाद उसे सैन्य रणनीति विभाग में भेज दें। 100 साल बाद वांग ये सुप्रीम ह्यूमन एकेडमी से स्नातक होंगे। उस समय मैं निश्चय ही एक ट्रिब्यून बन जाऊंगा और वह मेरा सैन्य सलाहकार होगा। जू झोंगकाई महत्वाकांक्षी थी। वेनहान के बारे में क्या? यूरेंजे ने पूछा। उसे सुंदरता से कोई विरोध नहीं है। जू झोंगकाई थोड़ा निराश था। उन्होंने अपना सिर हिलाया और कहा, भविष्य में राक्षसों और राक्षसों के साथ युद्ध में वह कमजोरी बनने की संभावना है जिसे दुश्मन निशाना बनाता है। वह सैन्य सलाहकार बनने के लिए भी योग्य नहीं है। उसकी ऊपरी सीमा ऊंची नहीं है। वांग ये अलग है। वह अपनी प्रियतमा को बचाने के लिए वर्महोल बेस पर अकेले हमला करने का साहस करता है, भले ही दूसरा पक्ष एक ब्रह्मांडीय समुद्री डाकू है। सैन्य शिविर में प्रवेश करने के बाद वह प्रलोभन के प्रति उदासीन है और अपनी ईमानदारी बनाए रखता है। वह मेरे जैसा ही है, एक समर्पित व्यक्ति। कितना वफादार आदमी है। मैं सहमत हूँ। यूरेंजे ने सिर हिलाया। आप किस बात से असहमत हैं? जू झोंगकाई ने उसकी ओर देखा। यूरेंजे अवाक थे। रात में वांग ये ने सिस्टर होंग के कमरे को छोड़ दिया। अनुभवी सिस्टर होंग ने उसे बहुत सारा ज्ञान सिखाया था, जिससे वह एक ही पल में बहुत आगे बढ़ गया। जहां तक भूमि पुनर्ग्रहण का सवाल है, एक नवागंतुक के रूप में उनके पास शून्य अनुभव था। फिर भी उन्हें कप्तान का पद संभालना पड़ा। यह कहना झूठ होगा कि उन्हें कोई चिंता नहीं थी। इसीलिए उसे ज्ञान प्राप्त करने की आवश्यकता थी। हालांकि वांग ये कभी चुनौतियों से नहीं डरे। चूंकि जनरल जू उसे एक मौका देने को तैयार था, इसलिए उसने इसे समझने का साहस किया। हालांकि यह सिर्फ एक भूमि सुधार मिशन है, फिर भी यह एक बहुत बड़ा मिशन है। वांग ये ने सिस्टर होंग से बहुत कुछ सीखा। एज्योर माउंटेन मिल्की वे सेना को योंगशी गैलेक्सी में करारी हार का सामना करना पड़ा था और वे दबे हुए गुस्से से दम तोड़ रहे थे। इस बार वे हेटुओ गैलेक्सी प्राप्त करने के लिए दृढ़ थे। सारी सेना संगठित कर दी गई। जुबुल्फ गार्ड की तीसरी टीम जिसका उन्होंने नेतृत्व किया, उसे न केवल जुबुल्फ गार्ड की अन्य टीमों से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, बल्कि अनिवार्य रूप से अन्य सेनाओं के निजी गार्डों के साथ भी प्रतिस्पर्धा करनी पड़ेगी। वह चेहरा नहीं खो सका। यदि पूर्णता दर और रैंकिंग ऊंची होती, तो अन्वेषण से मिलने वाले पुरस्कारों के अलावा अतिरिक्त पुरस्कार भी मिलते। सैन्य शिविर की पहली लड़ाई को खत्म करो। वांग ये की आंखें तेज थीं। यह जनरल जू द्वारा दिया गया एक मिशन और परीक्षण दोनों था। उसे न केवल इसे पूरा करना था, बल्कि इसे बहुत अच्छी तरह से करना था। अगले दिन जुबुल्फ गार्ड का स्टारशिप ड्रॉप किया गया। वांग ये ने तीसरी टीम को विदाई दी और तरोताजा जुबैरो और ठंडे यान सैंकी के साथ स्टारशिप पर चढ़ गए। बंद हो गया और निर्देशांक की पुष्टि हो गई। केबिन पायलटों, रखरखाव कर्मियों और अन्य बुनियादी कर्मचारियों से सुसज्जित था। यह बहुत संपूर्ण था। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। तारायान हवा में उठ गया। वांग ये मुख्य नियंत्रण स्थिति में खड़े थे, ऊर्जावान दिख रहे थे। प्रस्थान करें। हेटुओ गैलेक्सी, हंटू गैलेक्सी, बोहन ग्रह। 5 ब्रह्मांडीय राष्ट्रों के परिवारों के नेता एक बार फिर एकत्र हुए। वांग ये के बारे में खबर है? एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन के नेता ने शांति से कहा। एज्योर माउंटेन मिल्की वे आर्मी हेटुओ गैलेक्सी की खोज कर रही है। जुबुल्फ गार्ड की तीसरी टीम, जो वांग ये से संबंधित है, 6 सितारा जीवन आकाशगंगा नंबर 101 पिपिनो गैलेक्सी की प्रभारी है। गैलेक्सी बिंदु और निर्देशांक स्क्रीन पर दिखाई दिए, जो सिकुड़कर एक रडार छवि बन गए। अन्य 4 लौकिक राष्ट्र नेताओं की आंखें चमकने से बच नहीं सकीं। पिपिनो गैलेक्सी हेटुओ गैलेक्सी के बाहरी घेरे में दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। यह मूल हेटुओ ग्रह से 685 प्रकाश वर्ष दूर है और वुटाटा आकाशगंगा के निकट है। एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन के नेता ने प्रकाश स्थान की ओर इशारा किया। वुटाटा गैलेक्सी के एक हिस्से का पता लगाया गया है, जहां प्राकृतिक वर्महोल पाए गए हैं। हम हेटुओ ग्रह को बाईपास कर सकते हैं और बिना किसी को बताए वुटाटा गैलेक्सी के चारों ओर घूम सकते हैं। नेताओं ने जमकर चर्चा की। यह स्पष्ट था कि यह एक अवसर था। हालांकि इसमें बहुत बड़ा जोखिम और अनिश्चितता थी। अगर वे वांग ये के असाधारण खजाने चाहते थे, उन्हें जुआ खेलना पड़ा। क्या इससे सैन्य शिविर नाराज हो जाएगा? एंड माउंटेन कॉस्मिक नेशन के नेता ने पूछा। हम वुटाटा गैलेक्सी से आगे बढ़ रहे हैं, सैन्य शिविर मार्ग से नहीं। यह महज एक संयोग था कि हमारी मुलाकात वांग ये से हुई। एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन प्रतिनिधि ने उत्तर दिया। तो फिर हम वांग ये को कैसे मारेंगे? हमें केवल 5 सितारा जीवन ग्रह पर घात लगाने और वांग ये के आने का इंतजार करने की जरूरत है। क्या होगा यदि इस 5 सितारा जीवन ग्रह का पहले ही पता लगाया जा चुका है? हमारे पास एक से अधिक विशेषज्ञ हैं। हम 4 समूहों में विभाजित हो जाएंगे और घात लगाएंगे। हम निश्चित रूप से वांग ये को पकड़ने में सक्षम होंगे। हमारी किस्मत इतनी बुरी नहीं होगी। 4 समूह। संदेह से बचने के लिए एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन इस ऑपरेशन में भाग नहीं लेगा। सभी ने सिर हिलाया। यह उचित था। आखिरकार एज्योर माउंटेन कॉस्मिक नेशन ने पहले ही जानकारी प्रदान कर दी थी। अगर वे भविष्य में इस मामले को आगे बढ़ाएंगे तो यह बहुत परेशानी भरा होगा। यह तब तय हो गया है। हम विवरण पर बाद में चर्चा करेंगे। 4 परिवारों के विशेषज्ञों को इकट्ठा करो और तुरंत निकल पड़ो।
इस बार हमें वांग ये को मारना होगा। पॉलवुल्फ N0.3। तो यह एक मूल ऊर्जा स्टारशिप है। वांग ये नियंत्रणों से परिचित थे। एक स्टारशिप जो कॉस्मिक वॉर्ड स्टारशिप से एक स्तर ऊंचा था। मूल ऊर्जा स्टारशिप में शुद्ध अंधेरा पदार्थ था। जहाज न केवल स्थिर था बल्कि इसकी सुरक्षा भी बेहद मजबूत थी, जो अंतरिक्ष की अशांति का सामना करने में सक्षम थी। उच्च आयामी ऊर्जा के साथ इसे आत्मसात करने से यह कम समय में ब्रह्मांड में प्रकाश की गति को पार करने में सक्षम हो गया। यह एक सीमित स्टारशिप थी जिसकी शुरुआती कीमत 1 डार्क क्रिस्टल थी। हाँ, जो बैरो इस समय व्यस्त थे। उनकी अभिव्यक्ति थोड़ी बदसूरत थी और बिल्कुल भी सुरुचिपूर्ण नहीं थी। उसने अभी-अभी स्टारशिप के कोनों की सफाई पूरी की थी और अब वह जहाज पर वस्तुओं को व्यवस्थित करने की अपनी क्षमता का उपयोग कर रहा था। बहुत ज्यादा, बहुत गंदा। और वे सभी संरेखित नहीं थे। पायलट और नाविक अपनी सीटों पर बैठे रहे, हिलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। वांग ये ने जो बैरो की ओर देखा, जो बुरे मूड में लग रहा था। स्टारशिप वास्तव में काफी साफ सुथरी थी। हालांकि जुनूनी बाध्यकारी विकार वाले पूर्णतावादियों के लिए बहुत सारी खामियां थीं। पंखे में अंधेरा था। हर कोने में धूल थी। फ्लोरोसेंट स्क्रीन बंद पड़ने के बाद धूल की एक पतली परत थी। सबसे बुरी बात यह थी कि मुख्य नियंत्रण कक्ष में केवल एक ड्राइवर की सीट थी, जो बेहद असंतुलित थी। हिलना मत, जो बैरो ने अचानक अपना सिर घुमाया और भौंकने लगा। उसकी निगाहें मार सकती थीं। इंजीनियर और रखरखावकर्मी जो स्टारशिप के ऊर्जा केबिन का निरीक्षण करने वाले थे, वे इतने भयभीत थे कि वे लड़खड़ा गए। वे केबिन के दरवाजे के सामने झुक गए जैसे कि उनके पैरों में सीमेंट भर दिया गया हो। हिलने की हिम्मत नहीं हो रही थी। जाओ शू कवर पहन लो, वांग ये ने सुझाव दिया। हाँ सर। इंजीनियर और मिस्त्री को ऐसा लगा मानो उन्हें माफ कर दिया गया हो। उन्होंने अपना पसीना पोंछा और भाग गए। कौन सा जूता कवर करता है? शयनकक्ष का दरवाजा खुला। यान सैंकी, जो हल्के महिला लड़ाकू सूट में बदल गई थी, बाहर चली गई। उसका चेहरा अभी भी ठंडा था और उसका स्वर थोड़ा मैत्रीपूर्ण नहीं था। वांग ये ने नजर घुमाई और यान सैंकी को काले लड़ाकू जूते पहने देखा। जब वह फर्श पर पैर रख रही थी जो दर्पण की तरह साफ था, तो उसके जूतों के तलवे रेत और धूल से ढके हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो वह जो बैरो के दिल पर कदम रख रही हो। कुछ नहीं, जो बाई तुम्हें ढूंढ रही है। वांग ये हंसे। यह क्या है? यान सैंकी आगे बढ़ा। हर कदम के साथ जो बैरो का चेहरा थोड़ा उदास हो गया। पैरों के निशान के साथ रेत भी थी, जिससे वह दांत पीसने पर मजबूर हो गया। जो बैरो ने वांग ये की ओर देखा और यान सैंकी की ओर देखा। क्या आप वांग ये से बहुत असंतुष्ट नहीं हैं? अब तो बस हम 3 ही हैं। हम बातें कर सकते हैं। अच्छा आदमी, वह वास्तव में नुकसान सहने को तैयार नहीं था। वांग ये ने अपने दिल में शाप दिया। हालांकि इस मामले को देर सबेर सुलझना ही था। हर कोई एक ही नाव में था। वे अपने विचार केवल अपने तक ही सीमित नहीं रख सकते थे। इसके बारे में बात करना बेहतर था। किससे असंतुष्ट? मुझे असंतुष्ट होने का क्या अधिकार है? यान सैंकी ने ऐसे व्यंग्य किया मानो वह खुद का मजाक उड़ा रही हो। मैं उनके जितना मजबूत या शक्तिशाली नहीं हूँ। उन्हें कप्तान चुनने में क्या गलत है? लेकिन उसके चेहरे पर गलत शब्द स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था। वांग ये ने इसे एक नजर में देख लिया। यह सामान्य था। उसके स्थान पर कोई भी आश्वस्त नहीं होगा। यान सैंकी एक ध्वजवाहक था जो सैन्य शिविर में 300 सैनिकों की कमान संभालता था और उसे एक छोटा नेता माना जा सकता था। वह दशकों से युद्ध के मैदान में थी, अनगिनत दुश्मनों को मार डाला और उसके पास समृद्ध अनुभव था। एक गुलाम के रूप में उसकी पहचान के अलावा उस पर कोई काला निशान नहीं था। फिर भी एक सैनिक जो कहीं से भी शामिल हुआ, उसने कप्तान का पद ले लिया। यह पहले से ही काफी अच्छा था कि वह उसके साथ नहीं गिरी। मैं आपसे पूछता हूँ, 6 सितारा जीवन आकाशगंगा की खोज का क्रम क्या है? वांग ये ने समझाया नहीं बल्कि सीधे यान सैंकी से पूछा। अनुक्रम? कौन सा क्रम? यान सैंकी स्तब्ध रह गया। वांग ये ने आगे कहा, क्या हम मुख्य ग्रह, पिपिनु ग्रह या किनारे पर मौजूद 5 सितारा जीवन वाले ग्रह से शुरुआत करने जा रहे हैं? पिपिनु प्लेनेट, यान सैंकी ने भौहें चढ़ा ली और अस्थायी रूप से कहा। वांग ये ने कहा, हम बिना वर्महोल के वहां कैसे पहुंच सकते हैं? क्या हम सीधे वहां उड़ते हैं? पिपिनु गैलेक्सी का व्यास 123 प्रकाश वर्ष है। अनुमान है कि 1555 सितारा जीवन ग्रह हैं। यदि आप कप्तान होते तो योजना क्या होती? अन्वेषण पूरा करने के लिए आपकी समय सीमा क्या है? यान सैंकी की अभिव्यक्ति ठिठक गई। वह सैन्य शिविर में पली बड़ी थी, इसलिए युद्ध में जाकर दुश्मन को मारना उसके लिए कोई समस्या नहीं थी। वह सैन्य रणनीतियों, संरचनाओं और प्रशिक्षण के बारे में 1 या 2 बातें जानती थी, लेकिन उसके लिए ये करना, वह कुछ नहीं जानती थी। मुझे मत बताओ कि तुम पहले से ही जानते हो। यान सैंकी का व्यक्तित्व गौरवान्वित था और वह अभी भी थोड़ा आश्वस्त नहीं था। बिल्कुल, वांग ये ने बिना किसी हिचकिचाहट के उत्तर दिया। उनकी आत्मविश्वासपूर्ण अभिव्यक्ति ने यान सैंकी के दिल की धड़कन बढ़ा दी। मैं स्वीकार करता हूं कि आपके पास सैनिकों का नेतृत्व करने का अधिक अनुभव है। अगर हमें अब युद्ध के मैदान पर दुश्मनों को मारना होता, तो आप स्वाभाविक रूप से हम तीनों में से कप्तान होते। लेकिन मैं एक मिशन के लिए आपसे अधिक उपयुक्त हूं, वांग ये ने कहा। सीधा। वांग ये ने संकोच नहीं किया। उसे कुछ छूट देते हुए दबंग यान सैंकी की तुलना में अधिक आधिकारिक होना पड़ा। यान सैंकी ने अपने दांत पीस लिए और बहस करना बंद कर दिया। वह घूमी और चुपचाप खेती के कमरे में चली गई। हालांकि वह इसे स्वीकार नहीं करना चाहती थी, वांग ये सही थी। वह युद्ध में सैनिकों का नेतृत्व करने में बेहतर थी। वह भूमि सुधार मिशन में एक नौसेखिया से अलग नहीं थी। जो बैरो ने वांग ये की ओर देखा, वह काफी प्रभावित लग रही थी। आप कल ही एकांत साधना से बाहर आए और आपको मिशन की सामग्री मिल गई, लेकिन आपने आज पूरे मार्ग की योजना पहले ही बना ली है। क्या आपको यह नहीं करना चाहिए? वांग ये ने उसकी ओर देखा। जो बैरो। पॉलवुल्फ नंबर 3 ने मुख्य ग्रह हेटुओ ग्रह की ओर उड़ान भरी। कृत्रिम वर्महोल, साथ ही प्राकृतिक वर्महोल, मूल हेटुओ ग्रह को केंद्र में रखकर बनाए गए थे। हेटुओ गैलेक्सी की सड़कें मकड़ी के जाले की तरह थीं, जो केंद्र से बाहर की ओर फैली हुई थीं। यह अत्यंत कुशल था। क्षेत्र की खोज करने और एक साथ काम करने वाली टीमों के अलावा वे जल्द ही पूरी आकाशगंगा को कवर कर सकते हैं। यह मानव जाति के युद्ध सैन्य शिविर की क्षमता थी। वह अकेले और केवल भाग्य के बल पर ऐसा कभी नहीं कर पाता। यदि यह सिर्फ एक क्षेत्र होता, तो पहले प्रमुख क्षेत्र तक पहुंचने के लिए स्वर्ग विरोधी भाग्य पर भरोसा करना संभव था, लेकिन प्राचीन युद्ध क्षेत्र इतना विशाल था कि सबसे तेज तरीका लगातार लड़ना था। हेतु ग्रह पर पहुंचने में अभी भी 18 ब्रह्मांडीय दिन बाकी हैं। आंतरिक संघर्ष को सुलझाने और रास्ते की योजना बनाने के बाद वांग ये के पास करने के लिए कुछ नहीं था। एक बार जब उन्होंने खोजबीन शुरू कर दी, तो उनके पास ज्यादा समय नहीं बचता था। अब जब वह स्वतंत्र थे, तो उन्हें जो अपग्रेड करना चाहिए उसे अपग्रेड करना चाहिए। जो जितना मजबूत होगा, उतना अच्छा होगा। करिपान तकनीक, वांग ये ने मानव आभासी ब्रह्मांड में प्रवेश किया। उनका लक्ष्य स्पष्ट था। सैन्य शिविर में प्रवेश करने के बाद उसने जो 2 लड़ाइयां लड़ी, चाहे वह झांग यी के खिलाफ हो या यान सैंकी के खिलाफ, उसने उसकी करिपान तकनीकों में उसकी कमियों को उजागर कर दिया था। एक योद्धा के रूप में जिसे निकट युद्ध में पारंगत होना था, इस प्रकार की कमी अच्छी नहीं थी। मार्शल एक स्ट्रीम डोजो की करिपान तकनीकों की दुनिया। करिपान इरादे की दुनिया अनगिनत मनुष्यों से भरी हुई थी, जो करिपान तकनीकों की दुनिया में डूबे हुए थे। आकाश में, जमीन पर और पत्थर की दीवारों पर रहस्यमय नक्काशी के साथ चमकते हुए करिपान के निशान हर जगह थे। दूसरी बार जब वह आए तो एहसास बिल्कुल अलग था। यह अधिक स्पष्ट और निकट था। वह करिपान के निशानों में निहित करिपान के इरादे को भी स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता था। डार्क एनर्जी स्तरीय करिपान तकनीकों का प्रतीक इरादा था।
इरादा उच्च आयामी ऊर्जा को प्रतिबिंबित करता है, भ्रामक फिर भी वास्तविक। यह उसके जीवन स्तर और दायरे में वृद्धि से आया था। यह उस शरीर के लिए विशेष रूप से सच था जो काले पदार्थ के साथ मिल गया था। यह उच्च आयामी ऊर्जा के और भी करीब था। करीपान का इरादा जिसे वह पहले नहीं समझ सका था, अब उसकी पहुंच में था। हालांकि इसे देखना एक बात थी और इसे समझना दूसरी बात थी। करीपान इरादा वाइटव हील ओरिजिन इरादे की तरह करीपान तकनीकों की आत्मा है। वांग ये इधर-उधर घूमते रहे। उसने आकाश की ओर देखा और करीपान तकनीक की रहस्यमय नक्काशी से आकर्षित हो गया। अपना सिर नीचे करते हुए झरने की आंख से पानी बह निकला, जिससे एक अनोखा करीपान आशय बना। जैसे ही वह चला, स्थानिक दरार में अद्वितीय करीपान इरादे ने भी उस पर गहरी छाप छोड़ी। हालांकि उनमें से कोई भी वह नहीं था जो वह चाहता था। वे शुद्ध इरादे वाले थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे कितने सुसंगत थे, यह बेकार था। यदि उन्हें थंडर फ्यूजन तकनीक में शामिल नहीं किया जा सका और थंडर की मौलिक सफेद उत्पत्ति की शक्ति को उजागर नहीं किया जा सका, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसकी समझ कितनी मजबूत थी या अगर उसने इसे सीमा तक विकसित किया था, तो यह सिर्फ एक अतिरिक्त हमला विधि होगी जो भाई तबहील उत्पत्ति के बराबर थी। यह अर्थहीन होगा। वह जिस चीज की तलाश कर रहा था वह या तो एक करीपान तकनीक थी जो उसे पथ को समझने की अनुमति दे सकती थी, जिसे उसकी युद्ध कौशल के साथ जोड़ा जा सकता था और भाई तबहील ओरिजिन की करीपान तकनीक को पार किया जा सकता था, एक अद्वितीय करीपान तकनीक या एक करीपान तकनीक जो गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति की शक्ति को उजागर कर सकती थी। युद्ध कौशल पहली कसौटी थी। बाकी सब कुछ नगण्य था। मार्शल एक स्ट्रीम डोजो में चुनने के लिए कई मार्शल तकनीकें थीं। भले ही उसे 100 साल लग जाए, वह खरबों करीपान तकनीकों में से भी एक को चुनने में सक्षम नहीं हो सकता है। इस स्थान पर कोई भी पूर्णता का पीछा नहीं कर सकता। इस बार वांग ये ने 3 ब्रह्मांडीय दिनों की सीमा निर्धारित की थी। इस अवधि के दौरान वह यथासंभव विभिन्न सेबर तकनीकों को समझने की पूरी कोशिश करेगा और फिर अपने लिए सबसे उपयुक्त तकनीक को चुनेगा। मात्रा से अधिक गुणवत्ता। करीपान तकनीकों की दुनिया में डूबे हुए वांग ये ने उन्हें एक-एक करके आजमाया। यह प्रक्रिया न केवल सेबर तकनीक चुनने की थी, बल्कि विभिन्न सेबर इरादों से खुद को परिचित कराने की भी थी। साथ ही उसे इस बात की स्पष्ट समझ प्राप्त हुई कि वह किस चीज में अच्छा है। अंतिम निर्णय हो गया। यह बात है, वांग ये ने अपना निर्णय लिया। इन 3 ब्रह्मांडीय दिनों में वांग ये कई करीपान इरादों के संपर्क में आए, जिनमें अंतरिक्ष के पथ और समय के पथ से संबंधित लोग भी शामिल थे। उसे यह स्वीकार करना पड़ा कि वह अभी भी समय के पथ से काफी दूर है। जहां तक अंतरिक्ष के मार्ग की बात है, भले ही उनका स्थानिक नियंत्रण चरण 5 तक पहुंच गया था, लेकिन इसमें उनकी प्रतिभा उत्कृष्ट नहीं थी। यदि वह अंतरिक्ष के पथ से जुड़ी एक करीपान तकनीक विकसित करना चाहता था, तो सबसे पहले उसे अंतरिक्ष लॉक करीपान के माध्यम से इसे समझना होगा। शेष करीपान इरादे की सीमा को सीमित करते हुए दोनों रास्तों को एक तरफ रख दिया गया। करीपान तकनीक की ऊपरी सीमा जो शरीर के काले पदार्थ, शुद्ध युद्ध ऊर्जा विस्फोट या युद्ध डोमेन एकीकरण पर निर्भर थी, स्पष्ट रूप से करीपान तकनीक जितनी प्रभावी नहीं थी जो कि अंधेरे पदार्थ और अंधेरे ऊर्जा का संयोजन थी। चूंकि भाई तबहील ओरिजिन को पार करना कठिन था, उसे बस इसके अनुरूप होना होगा। एक करीपान तकनीक जिसने उनकी मौलिक प्रकार की क्षमता, गड़गड़ाहट की उत्पत्ति और मूल कोर को संयोजित किया, वह पसंद थी जो वांग ये पिछले 2 ब्रह्मांडीय दिनों में पहुंची थी। युद्ध कौशल उनकी प्राथमिकता थी। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि करीपान के इरादे को समझना मुश्किल था। शायद अन्य कृषक इस कारक पर विचार करेंगे। आखिरकार शुरुआती दौर में करीपान के इरादे को समझना पहले से ही मुश्किल था। दूसरा और तीसरा चरण और भी कठिन होगा। वे जितना ऊपर जाते थे, आगे बढ़ना उतना ही कठिन होता जाता था और अंत में वे आगे नहीं बढ़ पाते थे। इस प्रकार हानि लाभ से अधिक हो गई। लेकिन उसे ऐसी कोई चिंता नहीं थी। जब तक वह करीपान इरादे को समझ सकता था, भले ही यह केवल एक निशान था, यह ठीक था। शुरुआती चरण तक पहुंचना ही उनकी एकमात्र बाधा थी। इसके बाद की सड़क चौड़ी और चिकनी थी। कोई मवेशी के 6 इरादे, वांग ये का दिमाग अराजक करीपान चिन्हों और नक्काशी में डूबा हुआ था। यह ऐसा था मानो उसने एक हरे सींग रहित दिव्य जानवर को केवल एक खुर के साथ इधर-उधर उछलते हुए देखा हो। एक तूफान भड़क उठा और बिजली चमकने लगी जैसे ही सूर्य और चंद्रमा उस पर चमके। एक प्राकृतिक दिव्य जानवर। वृत्ति से उत्पन्न होने वाला हमला स्वर्ग और पृथ्वी के साथ बेहद अनुकूल था और इसकी आवृत्ति बिजली के समान थी। इसके शक्तिशाली शरीर ने वज्र देवता के अवतार की तरह वज्र की उत्पत्ति को संघनित कर दिया। ब्रह्मांड की 8 महान जातियों में से एक, ब्रह्मांडीय पशु जाति। रहस्यमय उत्कीर्णन में किसी ने करीपान तकनीक का प्रदर्शन नहीं किया। यह सबसे शुद्ध करीपान इरादा था। जिस व्यक्ति ने करीपान का निशान बनाया होगा, उसने शायद कोई मवेशियों के व्यवहार को देखा होगा और इसे उसकी प्रकृति के अनुसार बनाया होगा। यह भी संभव था कि यह केवल दिव्य जानवर कोई मवेशियों का रिकॉर्ड था, या शायद दूसरा पक्ष करीपान तकनीक बनाने में कामयाब नहीं हुआ था और केवल करीपान का इरादा था। फिर भी यह बहुत मजबूत था। यह सबसे मजबूत करीपान इरादा था जिसे वांग ये ने पिछले 2 ब्रह्मांडीय दिनों में महसूस की गई सभी करीपान तकनीकों के बीच समझा था। इसकी शक्ति शीर्ष 10 या यहां तक कि शीर्ष 3 में स्थान पाने के लिए पर्याप्त थी। करीपान इरादे और बिजली का संयोजन निर्दोष था। यह सिर्फ गड़गड़ाहट की उत्पत्ति नहीं है। कोई मवेशी मूल केंद्र है और गड़गड़ाहट की उत्पत्ति को नियंत्रित करते हैं। वांग ये पूरी तरह से इसमें डूबा हुआ था। अनुकूलता की भावना ने उसकी रक्तवाहिकाओं में उछाल ला दिया। कोई मवेशी एक प्राकृतिक दिव्य जानवर था और थंडर की खेती नहीं करता था। संलयन तकनीक। फिर भी इसकी हर चाल में थंडर फ्यूजन तकनीक की सबसे मजबूत उपलब्धियां शामिल थीं। कोई करीपान तकनीक नहीं थी क्योंकि कोई मवेशी अपूर्णीय थे। इसके कार्य अनियमित एवं अप्रत्याशित थे। करीपान के इरादे को समझने से करीपान तकनीक स्वनिर्मित होगी। समझने की एक लंबी अवधि। करीपान इरादे की समझ विकासवादी तकनीकों को विकसित करने से भिन्न थी। किसी राज्य में प्रवेश करना और उसमें खुद को डुबो देना सबसे कुशल था, खासकर मार्शल एक स्ट्रीम डोजो की करीपान तकनीकों की दुनिया में। शुरुआत आसान नहीं थी क्योंकि उनकी दौड़ें अलग-अलग थीं। बस वांग ये के दिव्य जानवर कोई मवेशियों में परिवर्तन में उन्हें कुल 3 लौकिक दिन लगे। अगले 7 लौकिक दिनों में उसे करीपान के इरादे का एहसास नहीं हुआ। इसके बजाय वह दिव्य जानवर कोई मवेशियों के साथ मिल गया। अनंत ब्रह्मांड में वह एक सहज प्राणी बन गया। उन्होंने वज्र की उत्पत्ति को आत्मसात कर लिया और ब्रह्मांड के साथ एक हो गए। यह शांतिपूर्ण और आरामदायक महसूस हुआ मानो वह ब्रह्मांड में स्वाभाविक रूप से मौजूद हो। ब्रह्मांडीय जानवर वास्तव में स्वर्ग से धन्य हैं, वांग ये ने आह भरी। यदि संख्या की कमी नहीं होती, तो ब्रह्मांडीय जानवरों की प्रतिभा क्षमताओं के साथ वे मनुष्यों, राक्षसों और शैतानों से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम होते। 10वें ब्रह्मांडीय दिन पर वांग ये दिव्य जानवर कोई मवेशी में बदल गया। कूदने और सरपट दौड़ने से वह धीरे-धीरे हमला करने और बचाव करने में परिवर्तित हो गया। फिर यह गड़गड़ाहट की उत्पत्ति और शारीरिक शक्ति के विस्फोट का संलयन और उपयोग था। कदम दर कदम वह सुधर गया। वे ब्रह्मांडीय दिन पर कोई मवेशी के 6 इरादों ने आकार लेना शुरू कर दिया। वे लौकिक दिन पर वांग ये ने धीरे-धीरे पहले इरादे को समझ लिया। 17वां लौकिक दिन। झपट्टा मारना। वांग ये इरादे की समझ से चौंक कर जाग गया। ऐसा लगा जैसे उसके दिमाग में बिजली चमक गई और 17 ब्रह्मांडीय दिनों की समझ एकीकृत हो गई। उन्होंने दिव्य जानवर कोई मवेशियों के साथ आत्मसात किया और एक सांस में थंडर फ्यूजन तकनीक की लय में प्रवेश किया। वज्र की उत्पत्ति तुरंत प्रकट हुई, अत्यंत तीव्र। यह उससे भी तेज था जब उसने पहले थंडर फ्यूजन तकनीक का उपयोग किया था। यह एक सहज प्रतिक्रिया की तरह था। इसके लिए किसी विचार या सहायता की आवश्यकता नहीं थी। वांग ये चले गए। बिजली एक तेज ब्लेड में बदल गई और उसके हाथ में आ गिरी।
उसके हमले एक गर्जने वाले दिव्य जानवर कुई मवेशियों की तरह दबंग और दबंग थे। गड़गड़ाहट की उत्पत्ति एक ही स्रोत से हुई और गड़गड़ाहट हुई। कुई मवेशी के छह हिरादे जे। उसके सामने रोशनी और छाया दिखाई दी। वांग ये ने अपना इंटरफेस खोला और प्लस बटन दबाया। सुधार जारी रखें। क्या आप कोई मवेशी के छह इरादों को उन्नत करने के लिए 150000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। चेतना के क्षेत्र में वांग ये ने फिर से खेती करना शुरू कर दिया। एकीकरण का एक गहरा स्तर, गड़गड़ाहट की उत्पत्ति की एक मजबूत समझ और नियंत्रण, और दूसरे इरादे के साथ एकदम फिट। बस एक पल में अपग्रेड पूरा हो गया। क्या आप कोई मवेशी के छह इरादों को उन्नत करने के लिए 100000 संभावित अंक खर्च करना चाहते हैं? हाँ। लागत का 6 गुना। वांग ये खुश थे। प्रत्येक चरण के लिए अपग्रेड की लागत जितनी अधिक होगी उतना बेहतर होगा। डार्क एनर्जी स्तर की दो मूल बातें, एनर्जी कंट्रोल स्पेल और उसका युद्ध डोमेन, दोनों में प्रत्येक अपग्रेड के लिए लागत में 5 गुना वृद्धि हुई थी। यह दिखाने के लिए पर्याप्त था कि कोई कैटल के छह इरादे डार्क एनर्जी स्तर पर एक शीर्ष पायदान की करीबान तकनीक थी। दुर्भाग्य से इसके केवल छह इरादे थे। इस बात की बहुत अधिक संभावना थी कि यह चरण 6 पर अपनी सीमा तक पहुंच जाएगा। आइए देखें कि क्या सीमा तोड़ने का कोई मौका है। वांग ये चिंतित नहीं थे। अपनी प्रतिभा के साथ जब तक वह कोई मवेशियों के पूरे छह इरादों को समझ लेता, वह 7वां इरादा बनाने में सक्षम हो जाता। पॉलवुल्फ N 0.3। पायलट, नाविक और इंजीनियर सभी व्यस्त रहते हुए शू कवर और मास्क पहने हुए थे। जुबैरो अपनी सीट पर बैठे। पूरा रूट मैप उसके सामने स्क्रीन पर चमक उठा। यह पिपिनो गैलेक्सी के प्रत्येक समन्वय बिंदु से सटीक रूप से मेल खाता है और सभी प्रकार की संभावनाओं को सूचीबद्ध करता है। राडार प्रक्षेपण बदलता रहा। जुबैरो ने इसे शांति से देखा और अपनी परिधीय दृष्टि से आसपास का निरीक्षण किया। बेदाग फर्श, करीने से व्यवस्थित अंतरिक्ष यान की वस्तुओं और गलती करने से डरने वाले विनम्र कर्मचारियों को देखकर उन्होंने थोड़ा संतुष्ट भाव प्रकट किया। लेकिन एक ही पल में उसका खूबसूरत चेहरा थोड़ा बदल गया। यान सैंकी को देखकर, जिसने फटे हुए कवच और जूते पहने हुए थे और उसके सिर पर गंदे बाल थे जो पक्षी के घोंसले की तरह लग रहे थे, जुबैरो ने अवचेतन रूप से अपना सिर घुमा लिया। वह चाहता था कि वह अभी यान सैंकी को स्नान करने और उसके बाल ठीक करने में मदद कर सके। जियो बाई, हमें हेतु ग्रह तक पहुंचने में कितना समय लगेगा? यान सैंकी लापरवाही से बैठ गया। वह इस बात की परवाह नहीं कर सकती थी कि जुबैरो को यह पसंद आया या नहीं। सैनिक छावनी में सभी लोग ऐसे ही थे। उनके पास युद्ध प्रशिक्षण के लिए भी समय नहीं था। पूरे दिन कौन सफाई करेगा? तुरंत जुबैरो ने समय देखा। ओह, यान सैंकी ने कहा। उसने चारों ओर देखा और अचानक पूछा, वह आदमी कहाँ है? कौन? जुबैरो ने कहा। यान सैंकी ने अपनी आंखें घुमाई। वह आदमी जो कप्तान है लेकिन कुछ नहीं करता। वहां, जुबैरो ने खेती कक्ष की ओर इशारा किया। वह कभी बाहर नहीं आया। यान सैंकी ने भौहें चढ़ा दी। जुबैरो ने सिर हिलाया। यह साथी। यान सैंकी ने खेती कक्ष की ओर देखा और वांग ये के बारे में उसकी धारणा बेहतर हो गई। हालांकि वह इस बात से खुश नहीं थी कि जनरल जू ने वांग ये को पसंद कर लिया था, लेकिन 18 दिनों के सहयोग से वह काफी सहज थी। हालांकि दूसरी पार्टी कप्तान थी, वांग ये ने उसे इधर-उधर जाने का आदेश नहीं दिया। उसने उसके साथ कुछ भी करने के लिए कैप्टन के नाम का इस्तेमाल नहीं किया, जिससे उसे 18 ब्रह्मांडीय दिनों तक बिना किसी ध्यान भटकाए खेती करने की इजाजत मिली। इस प्रक्रिया के दौरान वह 5 बार बाहर आई थी, लेकिन उसने वांग ये को कभी नहीं देखा था। यह लड़का खेती में उससे भी अधिक मेहनती था। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह सक्षम था या नहीं, यान सैंकी उसकी खेती की प्रशंसा करता था। एक उपनिवेश ग्रह की दासी के रूप में उसने उन लौकिक मनुष्यों का तिरस्कार किया जो पूर्ण और प्रतिभाशाली पैदा हुए थे, लेकिन इसे महत्व नहीं देते थे या कड़ी मेहनत नहीं करते थे। वांग ये ऐसा लग रहा था जैसे उसकी पृष्ठभूमि असाधारण थी और वह स्वाभाविक रूप से प्रतिभाशाली था। उनमें इतनी प्रबल युद्ध भावना होना दुर्लभ था। कुछ समय बाद दरार, खेती कक्ष का दरवाजा खुला और वांग ये बाहर चले गए। यान सैंकी ने चिल्लाकर उसकी ओर देखा। कुछ अलग सा लग रहा था। अच्छा समय, जुबैरो ने मुस्कुराते हुए कहा। मैंने अलार्म लगा दिया है। वांग ये आगे बढ़े और यान सैंकी की ओर सिर हिलाया। फिर वह रडार प्रोजेक्शन स्क्रीन की ओर चला गया। वे हेतु ग्रह पर अंतिम कृत्रिम वर्महोल से 0.001 प्रकाश वर्ष से भी कम दूर थे। जैसा कि प्रभारी कप्तान को उम्मीद थी, जुबैरो ने मुस्कुराते हुए कहा। वांग ये ने उसकी छेड़खानी को नजरअंदाज कर दिया और पूछा, क्या आपने मार्ग की योजना बनाई है? बेशक, जुबैरो ने आत्मविश्वास से कहा। यान सैंकी स्तब्ध रह गया। उसने असमंजस में वांग ये की ओर देखा। क्या आपके पास पहले से कोई योजना नहीं थी? एक और मार्ग, एक और विकल्प। हम सबसे अच्छा मार्ग चुन सकते हैं। वांग ये की अभिव्यक्ति नहीं बदली। साथ ही मैं जियो बाई की क्षमता को भी प्रशिक्षित कर सकता हूं ताकि वह भविष्य में स्वतंत्र हो सके। यान सैंकी प्रबुद्ध था। यह उचित लगा। कप्तान, आपने क्या रास्ता तय किया है? जुबैरो ने मुस्कुराते हुए पूछा। मुझे तुम्हारा देखने दो। वांग ये ने उसकी ओर देखा। जुबैरो ने तुरंत स्क्रीन चालू की और पिपिनो गैलेक्सी की पूरी ड्राइंग प्रदर्शित की। प्रकाश के बिंदु उन 5 सितारा जीवन ग्रहों का प्रतिनिधित्व करते हैं जो पहले अस्तित्व में थे। जो प्राकृतिक वर्महोल मौजूद हो सकते थे, वे सभी चिह्नित थे। पूरा रास्ता सर्पाकार तरीके से जुड़ा हुआ था और बहुत जटिल था। यान सैंकी ने अपना सिर झुकाया और देखा, लेकिन उसे ऐसा लगा जैसे वह स्वर्ग से कोई किताब पढ़ रही हो। वह इसे बिल्कुल समझ नहीं पाई। वांग ये ने मानचित्र का अवलोकन किया और अपने दिल में उसकी प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। जनरल जू सही थे, जुबैरो वास्तव में एक प्रतिभा थी। उनके सूक्ष्म एवं उत्तम व्यक्तित्व ने उन्हें ऐसे कार्य के लिए बहुत उपयुक्त बना दिया। उन्होंने न केवल क्रमबद्ध तरीके से मार्ग की योजना बनाई, बल्कि हर संभावना को एक तालिका में सूचीबद्ध भी किया। अगर कोई दुर्घटना होती भी तो जवाबी उपाय होते। हाँ, यह मूल रूप से मेरे रूट मैप के समान है। वांग ये ने प्रशंसा की। जुबैरो ने अपनी आंखें घुमाई। उसने इतना बेशर्म आदमी कभी नहीं देखा था। चूंकि आपने पहले ही इसकी योजना बना ली है, हम आपकी योजना का उपयोग करेंगे। आप संपूर्ण अन्वेषण प्रक्रिया के प्रभारी होंगे। वांग ये खड़े हुए और यान सैंकी की ओर देखा। आप सभी लड़ाइयों के प्रभारी होंगे। क्या यह ठीक है, सनकी? बिल्कुल, यान सैंकी ने अहंकारपूर्वक अपनी ठुड्डी ऊपर उठाई। मिशन योजना के मामले में वह भले ही वांग ये और जियो बाई जितनी अच्छी न हो, लेकिन जब लड़ने की बात आई तो वह किसी से नहीं डरती थी। यह उसका काम था। तो फिर तुम क्या करोगे? जुबैरो ने वांग ये की ओर देखा। समग्र योजना, वांग ये ने संक्षेप में कहा। यह आदमी किस ब्रह्मांडीय कंपनी से आया है? जुबैरो ने मन ही मन जवाब दिया। ब्रह्मांडीय छलांग के लिए तैयार हो जाओ। अल की आवाज सुनाई दी। 3 2 1। झपट्टा मारना। अंतरिक्ष तरंगित हो गया। लगभग कोई कंपन नहीं था। मूल ऊर्जा जहाज की सामग्री और स्थिरता ने वर्महोल को समतल जमीन जैसा महसूस कराया। जल्द ही एक रोशनी दिखाई दी और रडार की छवि बदल गई। वांग ये ने सीधे आगे देखा। पहले गंतव्य, हेतु ग्रह पर पहुंचना। पूर्व हेतु ग्रह अस्तित्व में नहीं है। वर्तमान हेतु ग्रह एक ऊर्जा ग्रह था जिसे एजियोर माउंटेन मिल्की वे सेना ने अपने शिविर के रूप में उपयोग करने के लिए संशोधित किया था। एक नया मुख्य ग्रह खोजने से पहले यह हेतु आकाशगंगा के अन्य क्षेत्रों का केंद्र और पारगमन बिंदु था। कई तारे जहाज आए और गए और वह स्थान गतिविधि से भरा हुआ था। वरिष्ठ जनरल के युवानबा द्वारा हेतु गैलेक्सी को अगले लक्ष्य के रूप में सूचीबद्ध किया गया था। 10,000 सैनिकों की 10 सेनाओं ने संभावित युद्ध के लिए प्रशिक्षण और तैयारी के लिए पहले ही समय निकाल लिया था। जहां तक निजी गार्डों और विशेष बलों की बात है, उन्होंने भूमि का पता लगाना शुरू कर दिया।
पहली सेना, 7वीं सेना, 10वीं सेना, वांग ये ने ड्रॉप किए गए स्टारशिप को देखा। वे 10,000 लोगों की विभिन्न सेनाओं से थे। 10,000 सैनिकों की कुल 10 सेनाएं, 100 निजी गार्ड टीमें और एजियोर माउंटेन मिलिट्री आर्मी के 3 विशेष बल संयुक्त रूप से 128 सितारा जीवन आकाशगंगाओं की खोज कर रहे थे। उनकी पहचान सत्यापित होने के बाद स्टारशिप ड्रॉप किया गया। वांग ये और अन्य 2 ने अपने मिशन को प्राप्त करने के लिए एजियोर पर्वत शिविर में प्रवेश किया। विभिन्न आकाशगंगाओं की ओर जाने वाले मार्ग और वर्महोल सभी गोपनीय थे और मिशन प्राप्त होने के बाद ही उनके बारे में जाना जा सकता था। जो वुल्फ गार्ड की तीसरी टीम N0.101 भूमि पुनर्ग्रहण मिशन पिपिनो गैलेक्सी की प्रभारी है, मिशन केंद्र के कर्मचारियों ने शीघ्रता से पंजीकरण परीक्षण पूरा किया। फिर उन्होंने तुरंत सैन्य शिविर सुप्रनेट रडार को मार्ग और निर्देशांक के साथ-साथ मिशन रिकॉर्डर वितरित किया। पूर्व के साथ एक रूट मैप संलग्न था, जिसमें हेटुओ गैलेक्सी के बारे में वर्तमान में ज्ञात सभी प्रत्यक्ष जानकारी शामिल थी। बाद वाले ने उन्हें मिशन की पूर्णता दर की जांच करने की अनुमति दी। समय सीमा 101 ब्रह्मांडीय दिन। मूल युद्ध क्रेडिट 100। मिशन युद्ध क्रेडिट कारक 10। वांग ये ने अपना बैच ले लिया। जैसा कि सिस्टर होंग ने कहा था, यह नए लोगों के लिए उपयुक्त एक मानक अन्वेषण मिशन था। मिशन के युद्ध क्रेडिट को 3 भागों में विभाजित किया गया था, मूल युद्ध क्रेडिट, मिशन पूर्णता दर और मिशन पुरस्कार। पहले 2 के बारे में पहले ही पता चल गया था जब एक ने मिशन स्वीकार कर लिया था। बुनियादी युद्ध श्रेय युद्ध के बराबर थे। जब तक कोई मिशन स्वीकार करता है, वह उन्हें प्राप्त करेगा। मिशन पूर्णता दर मिशन युद्ध क्रेडिट कारक को पूर्णता बिंदुओं से गुणा करने के बराबर थी। उदाहरण के लिए, यदि उसका अंतिम पूर्णता प्रतिशत 60% था, तो उसके पास 60 पूर्णता अंक होंगे। उस स्थिति में मिशन को पूरा करने का अंतिम इनाम 600 बैटल क्रेडिट होगा। जहां तक मिशन पुरस्कारों की बात है, उन्हें व्यक्तिगत मिशन पुरस्कारों और कुल मिशन पुरस्कारों में विभाजित किया गया था। सभी मिशन पूरे होने के बाद ही उनकी गणना की जाएगी। उदाहरण के लिए, एक नया 7 सितारा जीवन ग्रह, न्यू हेतु ग्रह खोजना। जिन टीमों ने उनकी खोज की, वे काफी मात्रा में व्यक्तिगत मिशन पुरस्कार प्राप्त करने में सक्षम होंगी, जबकि अन्य टीमों को भी कुल मिशन पुरस्कार प्राप्त होगा। वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, संभावना 1/128 है। अर्थात यदि न्यू हेतु ग्रह मौजूद है। जो बैरो ने कहा, नए हेतु ग्रह के प्रकट होने में बस कुछ समय की बात है। जब 7 सितारा जीवन ग्रह गायब हो जाएगा, तो एक नया 7 सितारा जीवन ग्रह पैदा होगा। यह सिर्फ इतना है कि हम नहीं जानते कि क्या यह इन 5000 वर्षों के भीतर हेतु आकाशगंगा के भीतर पैदा होगा। वांग ये ने कहा, हमारी किस्मत उतनी अच्छी नहीं है। आइए सिर्फ जमीन साफ करने पर ध्यान केंद्रित करें और मिशन को पूरा करने की पूरी कोशिश करें। हाँ, जो बैरो ने सिर हिलाया और सुंदर ढंग से मुस्कुराया। मेरी रूट योजना के आधार पर हमें समय सीमा के भीतर पिपिनो प्लेनेट के 80% से अधिक का पता लगाने में सक्षम होना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हम अन्य टीमों के बीच शीर्ष 10 में स्थान पर रहेंगे। वांग ये की आंखें चमक उठी। यात्रा छोटी नहीं है। पिपिनो आकाशगंगा पहले से ही बाहरी घेरे में थी, केंद्र से 685 प्रकाश वर्ष दूर, वुटाटा आकाशगंगा के निकट। केंद्र तक पहुंचने में 12 ब्रह्मांडीय दिन लगे, जिसमें वापसी का समय शामिल नहीं था। उनके पास अन्य प्रतिस्पर्धियों की तुलना में 10% कम समय था। जो बैरो ने गुनगुनाया, यही कारण है कि मैंने शीर्ष 10 कहा, अन्यथा यह शीर्ष 3 होता। वह बहुत आश्वस्त था। यह अच्छी बात रही। वांग ये को इस तरह की प्रतिभा पसंद थी क्योंकि आत्मविश्वास अक्सर क्षमता का प्रतिनिधित्व करता था। उन्होंने एजियोर पर्वत शिविर छोड़ दिया। पॉलवुल्फ नंबर 3 पर सुप्रनेट रडार स्थापित करने के बाद नाविक और पायलट ने मार्ग की पुष्टि की और वे रवाना हो गए। वांग ये ने एकांतवास के अगले दौर को जारी रखा। कोई मवेशी के 6 इरादे, चरण 4। चरण 5 तक आगे बढ़ने के लिए 32 मिलियन संभावित अंकों की आवश्यकता थी और वह इस समय इसे वहन नहीं कर सकता था। प्रभाव उत्कृष्ट था। आक्रमण शक्ति में वृद्धि के अलावा गड़गड़ाहट की उत्पत्ति के साथ इसके संयोजन का प्रभाव और भी अधिक आश्चर्यजनक था। हालांकि यह अभी भी कोई मवेशियों के 6 इरादों का सबसे मजबूत रूप नहीं था। 2 और कदम। सबसे पहले, कोई मवेशी के 6 इरादों को गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति के साथ मिलाएं। फिर इरादे के माध्यम से मैं एक करीपान तकनीक बनाऊंगा जो मेरे और कोई मवेशी के 6 इरादों के लिए सबसे उपयुक्त होगी। वांग ये अपनी साधना दिशा के बारे में बहुत स्पष्ट थे। गड़गड़ाहट की सामान्य उत्पत्ति के साथ संलयन और गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति के साथ संलयन के बीच की शक्ति और कठिनाई बहुत अलग थी। कोई मवेशियों के 6 इरादे गड़गड़ाहट की उन्नत सफेद उत्पत्ति के साथ विलय करने में सक्षम नहीं हो सकते थे जब यह केवल चरण 1 पर था। लेकिन अब जब यह चरण 4 तक पहुंच गया है, तो वह कोशिश कर सकता है। जहां तक करीपान तकनीक की बात है, यह उसे अपने करीपान इरादे और गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति को उच्च स्तर पर उजागर करने की अनुमति देगा। पहला चरण शीघ्र ही पूरा कर लिया गया। स्टेज 2 हाई टव हील ओरिजिन इंटेंट तक पहुंचने के बाद वांग ये अपनी इच्छानुसार गड़गड़ाहट की सफेद उत्पत्ति को नियंत्रित कर सकते थे। बिजली तत्व के साथ कोई मवेशी की उच्च अनुकूलता के 6 इरादों के अलावा सुधार काफी आसानी से किया गया था। केवल 3 लौकिक दिनों में वह सफल हो गया था। अब चाहे यह झांग ली या सैंकी के खिलाफ हो, मैं करीपान तकनीकों के मामले में नुकसान में नहीं रहूंगा। वांग ये अपनी युद्ध कौशल में वृद्धि से बहुत संतुष्ट थे। एक योद्धा के रूप में जब नजदीकी लड़ाई की बात आती है, तो उसे नुकसान कैसे हो सकता है। कोई कैटल के 6 इरादों ने उसकी मूल थंडर फ्यूजन तकनीक के आधार पर उसकी ताकत को लगभग एक स्तर तक बढ़ा दिया था, जिससे उसकी युद्ध क्षमता दूसरे स्तर तक बढ़ गई थी। अब वह किसी मध्यवर्ती सुपरस्टार स्तर के विशेषज्ञ से कमजोर नहीं था। इतना ही नहीं था, उसके पास अभी भी एक करीपान तकनीक का अभाव था जिसे उसने अभी तक नहीं बनाया था ताकि वह कोई मवेशियों के 6 इरादों को और भी बेहतर तरीके से उजागर कर सके। 12 ब्रह्मांडीय दिन बहुत जल्दी बीत गए और वे पिपिनो आकाशगंगा पर पहुंच गए। वांग ये ने खेती कक्ष का दरवाजा धक्का देकर खोला। जो बैरो ने समय देखा और उसे थम्स अप दिया। न बहुत जल्दी, न बहुत देर, बिल्कुल सही। हम वर्महोल से गुजर चुके हैं और पिपिनो गैलेक्सी में प्रवेश कर चुके हैं। पहला गंतव्य एओटो गैलेक्सी है, जो बैरो ने वांग ये से कहा। ठीक है, जल्दी आ जाओ। वांग ये ने सिर हिलाया और रडार प्रक्षेपण का अवलोकन किया। आकाशगंगाओं का नामकरण और विभाजन उनके जीवन ग्रहों के स्तर पर आधारित था। उदाहरण के लिए, हेतु आकाशगंगा एक 7 सितारा जीवन आकाशगंगा थी। कोर के रूप में 7 सितारा जीवन ग्रह हेतु ग्रह और 1500 प्रकाश वर्ष के व्यास वाले क्षेत्र के साथ इसमें पिपिनो गैलेक्सी के समान 128 6 सितारा जीवन आकाशगंगाएं थीं। पिपिनो आकाशगंगा 123 प्रकाश वर्ष व्यास वाली 6 सितारा जीवन आकाशगंगा थी। इसमें 1555 सितारा जीवन आकाशगंगाएं थीं। एओटीओ आकाशगंगा एक 5 सितारा जीवन आकाशगंगा थी। कोर के रूप में 5 सितारा जीवन ग्रह एओटो ग्रह के साथ इसमें लगभग 104 सितारा जीवन ग्रह शामिल थे। एक 4 सितारा जीवन ग्रह एक कॉलोनी ग्रह था जो सबसे छोटी आकाशगंगा बनाता था। कोई नाम नहीं था, केवल एक क्रमांक था। आसपास की ऊर्जा का पता लगाने के लिए स्टारशिप पर स्थापित सैन्य शिविर सुप्रनेट रडार चुंबकीय तरंगों की तरंगें उत्सर्जित करता है। इसने जीवन ग्रहों, खनिज ग्रहों, ऊर्जा ग्रहों और यहां तक कि विशेष ग्रहों की जांच की। ये अन्वेषण की सामग्री थी। यदि उन्हें कोई 4 सितारा जीवन ग्रह मिलता, तो उन्हें उसका क्रमांक और निर्देशांक लिखना पड़ता। निम्नलिखित प्रक्रिया यह जांच करने के लिए थी कि क्या कॉलोनी ग्रह पर कोई सभ्यता थी और क्या वहां जीवन था। यह प्रक्रियाओं की एक श्रृंखला थी। वांग ये को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी क्योंकि सारा काम जो बैरो को सौंप दिया गया था। क्या प्राथमिक ऊर्जा अवशोषण विधि है? स्टारशिप इंजीनियर ने दूर तारे के बाहर डायसन क्षेत्र को देखा और उपहास किया। वांग ये ने दूर से देखा और कई स्टारशिप को तारों की ओर आते जाते देखा।
एक नीला ग्रह चमकदार रोशनी उत्सर्जित कर रहा था जो उपग्रहों और अंतरिक्ष स्टेशनों से घिरा हुआ था। यह ब्लू प्लेनेट के समान था, लेकिन इसकी तकनीक अधिक उन्नत थी। हालांकि वे वोल्वुल्फ N0.3 को बिल्कुल भी नहीं पकड़ सके। ऊर्जा के स्तर में अंतर बहुत बड़ा था, ठीक उसी तरह जैसे कि निम्न आयामी ब्रह्मांड में मनुष्य अंधेरे पदार्थ को नहीं छू सकते थे। यह अभी भी एक 4 सितारा जीवन ग्रह है। इसे कॉलोनी ग्रह बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। यह हास्यास्पद है कि वे इसके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं और सोचते हैं कि उनकी सभ्यता बहुत उन्नत है, एक रखरखाव कार्यकर्ता ने हंसते हुए कहा। टकराना। इससे पहले कि रखरखाव कर्मचारी अपनी बात पूरी कर पाता, उसकी छाती में छेद हो गया और खून पूरी जमीन पर फैल गया। वह धड़ाम से जमीन पर गिरा और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जुबैरो ने भौहें चढ़ा दी। पानी उसके हाथ में बह गया, जिससे खून धुल गया। वांग ये पलट गया। कुछ ही दूरी पर यान सैंकी था, जिसका चेहरा हत्या के इरादे से भरा हुआ था। उसकी फीनिक्स आंखें शीतलता से भर गईं। अपना काम जारी रखें, वांग ये ने कहा। जैसा कि सैन्य शिविर से किसी से अपेक्षा की जाती है, यह हिंसक स्वभाव। जरा सी असहमति पर हत्या कर देना। सांसों की दुर्गंध के साथ कचरा यान सैंकी ने थूक दिया और उसका चेहरा ठंडा हो गया। उसकी नजर वांग ये पर पड़ी। उसकी शांत अभिव्यक्ति को देखकर यान सैंकी को हीनता की भावना महसूस हुई। उसने अपना सिर उठाया और कहा, मैं एक 4 सितारा कॉलोनी ग्रह पर पैदा हुई थी। क्या गलत है? क्या तुम मुझे नीची दृष्टि से देख रहे हो? नहीं, मैं समझता हूँ, वांग ये ने कहा। वांग ये के शांत शब्दों को सुनकर यान सैंकी और भी अधिक अप्रसन्न हुए। आप महान जन्म के लोग ब्रह्मांड में हम जैसे हीन लोगों की स्थिति को कैसे समझ सकते हैं? आप बिल्कुल चूहे के लिए रोने वाली बिल्ली की तरह हैं। आप इस बात की बहुत अधिक परवाह करते हैं कि दूसरे आपके बारे में क्या सोचते हैं, वांग ये ने यान सैंकी से कहा। यह बहुत थका देने वाला होगा। यान सैंकी ने व्यंग्य किया। तुम्हारे लिए यह कहना आसान है। तुम खुद पर गुलाम का ठप्पा लगाने की कोशिश क्यों नहीं करते? यदि तुम इतने महान हो, तो तुम्हें एक उपनिवेश ग्रह पर जन्म लेना चाहिए और उन श्रेष्ठ मनुष्यों के बदसूरत चेहरों को देखना चाहिए। मुझे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, वांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा। मेरा जन्म एक कॉलोनी ग्रह पर हुआ था। जैसे ही उसने ऐसा कहा, पूरी स्टारशिप शांत हो गई। यहाँ तक कि जमीन साफ कर रही जुबैरो भी हैरान रह गई। उन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वांग ये, जिसे जनरल जू इतना सम्मान देते थे, वास्तव में एक कॉलोनी ग्रह से आए इंसान थे। क्या मजाक? यान सैंकी को अपमानित महसूस हुआ। उसकी छाती ऊपर नीचे हो गई और उसका चेहरा लाल हो गया। मैं इस पर विश्वास नहीं करता और मुझे आपके आराम की जरूरत नहीं है। कोई भी ऐसी चीजों का मजाक नहीं उड़ाएगा। जुबैरो ने वांग ये को गहरी नजर से देखा। हालांकि वह नहीं जानता था कि दूसरा पक्ष वहां तक कैसे पहुंचा जहां वह अब था। रास्ते में कठिनाइयां और खतरे कल्पना से परे रहे होंगे। वांग ये यान सैंकी के पास गए और उसकी ओर देखा। अपने आप को नीचा मत देखो। अब हम सभी लौकिक मनुष्य हैं। हम उनसे कमतर नहीं हैं। लौकिक में रक्तरेखा महत्वपूर्ण है, लेकिन अंततः ताकत खुद बोलती है। यान सैंकी ने अपना जबड़ा भींच लिया। उसका चेहरा उदास था और उसकी सांसें धीरे-धीरे शांत हो रही थीं। उसने जटिल भाव से वांग ये की ओर देखा। इस बिंदु पर उसके बारे में उसकी धारणा ने यूटर्न ले लिया। अपने होठों को कसकर दबाते हुए वह स्वाभाविक रूप से इसे स्वीकार नहीं करेगी। एक ठंडी खर्राटे के साथ वह घूमी और चली गई। जब वह केबिन के दरवाजे पर पहुंची, तो यान सैंकी अचानक मुड़ी और वांग ये की ओर देखा। मैं पहले खेती करूंगा। जब तुम्हें लड़ने की जरूरत हो तो मुझे बुला लेना। कप्तान। दरार बंद हो गया और यान सैंकी गायब हो गया। वांग ये मुस्कुराए। वह चकित होकर जुबैरो की ओर देखने लगा। उसने अपनी भौहें ऊपर उठाई। क्या देख रहे हो? तो क्या हुआ यदि आप एक श्रेष्ठ इंसान हैं? जल्दी करो और काम पर लग जाओ। इतना कहने के बाद वांग ये ने केबिन का दरवाजा खोला और यान सैंकी के खेती कक्ष की ओर चल दिए। आप क्या करने जा रहे हैं? जुबैरो ने संदेह से पूछा। मैं सैंकी से करीपान तकनीकों पर सलाह मांगने जा रहा हूँ। वांग ये ने अपना सिर भी नहीं घुमाया। ऐसा अवसर दुर्लभ था। जब लोहा गर्म हो तो उसे प्रहार करना पड़ा।